ये फाइनल हंटर एग्जाम है जहां सिर्फ सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स इकट्ठा होते हैं अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए। टू पास हर एग्जामिनी को 10 ऑड्स ढूंढकर मारने होंगे। एग्जाम जोन लिटरली एक भट्टी जैसा है। टेंपरेचर इतना ज्यादा है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स को सांस लेने में भी स्ट्रगल होता है और पसीना उनके चेहरे से बहते रहता है। लेकिन ये बंदा अलग है, जहां सब लोग मुश्किल से खड़े हैं वहां इसके चेहरे पर एक बूंद पसीना तक नहीं। पहले के टेस्ट उसकी स्ट्रेंथ को मेजर ही नहीं कर पाए। हर मैजिक स्फीयर उसके छूने की देर में ही फट जाता था। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है हर तरफ chaos मच जाता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और खुद मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते हैं। जो खुद को एलीट बोलते हैं वो भी मुश्किल से कुछ ऑड्स मार पाते हैं। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के किल्स चला रहे होते हैं और फिर भी किसी का ध्यान पर नहीं जाता। पागलपन की स्पीड से मूव करते हुए वो अपना पहला ऑड ढूंढ लेता है और उसे बिल्कुल कीड़े की तरह कुचल देता है। सिर्फ पत्थरों को इतनी जोर से तोड़कर कि उनके टुकड़े ही ऑड को मार देते हैं। लेकिन एक एक करके ऑक्स का शिकार करना उसे जल्दी बोरिंग लगने लगता है। तो इसके बदले हैंड डाइसोंग उनकी पूरी ट्राइब का पता लगाता है। जमीन के नीचे छुपकर सीधा उनके एम्बुश के बीच घुस जाता है और सबको ऐसे जला देता है जैसे कुछ था ही नहीं। बस इतनी सी बात थी, एग्जाम खत्म। इंस्ट्रक्टर्स डिसबिलीफ में खड़े रह जाते हैं। टेस्ट अभी प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं हुआ था और हैंड डाइसन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में कभी किसी ने एग्जाम इतनी जल्दी क्लियर नहीं किया। इवन वो असैसिन जो एक टॉप क्लैन ने चुपके से उसे खत्म करने के लिए भेजा था, वो भी डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। आखिर एक्सट्रीम हीट में एक सिंपल एग्जाम उसके लिए क्या मतलब रखता है जो 80 साल लिटरल हेल में जी चुका हो। तुम समझो, जस्ट उस दिन से थोड़ा पहले जब हैंड डाइसन मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला था, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना दिन गुजार रहा था। चलते हुए अचानक उसका पैर फिसल जाता है। कैसे उसकी सोल बॉडी से अलग हो जाती है और वो खुद को धीरे-धीरे और गहरा डूबता हुआ महसूस करता है। अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो हेल में है। वो डर जाता है जब उसकी नजर खतरनाक और डरावने मॉन्स्टर्स पर पड़ती है जो एक दूसरे से ब्रूटल फाइट में लॉक होते हैं। सबसे डरावनी बात ये थी कि जो हार जाता है उसे वहीं खा लिया जाता है। डाइसन किसी तरह छुपकर 10 दिन तक बिना खाए जिंदा रहता है। रुको, क्या ये मुमकिन भी है? इस जगह की सबसे अजीब बात ये थी, यहाँ दिन और रात का कोई साइकिल ही नहीं था। जब हमारा हीरो फाइनली टूटने की कगार पर पहुंच गया तो जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मॉन्स्टर्स के छोड़े हुए सड़े हुए कच्चे गोश्त को खाना। जितना भी घिन आता था लेकिन जिंदा रहने का यही तरीका था। धीरे-धीरे वो अपने हार्श एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने लगा। अब वो मॉन्स्टर्स पर पलटकर वार करने लगा जो उसे शिकार समझते थे। जमीन से उठाए छोटे पत्थरों का यूज करके भी वो किसी तरह उन्हें भगाने लगता। कोई और ऑप्शन ना होने पर उसे जो मिलता उसी से टेम्परेरी वेपन बनाकर लड़ना पड़ता। उसकी आंखों से आंसू गिरते जब उसे अपनी मां याद आती और उस दर्द भरे पल में उसने कसम खाई कि वो डिस्पेयर के सामने कभी नहीं झुकेगा। दिन धुंधले होने लगे और एक वक्त आया जब उसने अपनी इंसानियत को अलविदा कहने का फैसला किया। वो बिल्कुल नीचे से शुरू करता है और अपने दम पर ऊपर चढ़ने लगता है। जो गोश्त पहले उसे घिन दिलाता था वो अब एक रेयर लग्जरी बन गया जिसे वो सर्वाइवल के लिए अप्रिशिएट करना सीख गया। एक दिन जब वो खा रहा था तो अचानक उसके सामने पैनल अपीयर होता है। उसमें दिखाया जाता है कि वो लेवल 3 तक पहुंच गया है। उस पर सब कुछ एक गेम जैसा लगने लगता है। 7 साल पल भर में बीत गए और वो लेवल 24 तक पहुंच गया। अब इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो उन क्रीचर्स को भी एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता जो कभी उसे डरावने लगते थे। 24 साल झेलने के बाद उसने ड्रैगन नाइट से मिले पत्थर से एक तलवार तक बना ली। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं, हल्का सा झुका बनकर बहते रहता है। अपने 51 साल में डाइसोंग एक एल्डर ड्रैगन को मारकर एक इंपॉसिबल लगने वाला काम कर देता है। 79 साल तक आते-आते आके वो डीमन लॉर्ड तक पहुंच जाता है। वही क्रीचर जिसने उसे इस हेलिश एग्जिस्टेंस में घसीटा था। और सबसे जरूरी बात, बिना किसी परमिशन के वो डीमन लॉर्ड के लेयर की हिफाजत करने वाले बग्स को आराम से काट देता है। और गेट कीपर भी इस बुढ़े पर सरप्राइजिंगली यूथफुल लगने वाले प्रोटैगनिस्ट के सामने टिक नहीं पाता। वो गार्ड को धमकी देता है कि सीधा गेट खोल दे वरना उसकी लाश को यहाँ के मॉन्स्टर्स को खिला दिया जाएगा। लेकिन गार्ड इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता और थोड़ा रेजिस्ट करता है। इसे डीमन लॉर्ड की इज्जत पर पर्सनल अटैक समझकर वो पागलपन में रैम्पेज कर देता है। जब वो बकबक कर रहा होता है अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ उसकी बॉडी के आर-पार हो गया है। नीचे देखने पर उसके सीने में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। डाइसोंग बिल्कुल काम रहता है और बस इतना कहता है कि ये नॉइजी गार्ड उसे इरिटेट कर रहा है। तभी एक फ्लोटिंग स्केलेटन फायरबॉल जो शायद उसका पेट है पूछता है क्या उसे डर नहीं कि डीमन लॉर्ड अपने गार्ड की मौत का बदला लेगा और क्या वो सच में हेल पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन वो फायरबॉल की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसे किसी सुपर रूलर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बताता है कि 80 साल हो गए जब से उसे यहाँ लाया गया और हर मॉन्स्टर जिसे वो मिला अपनी अलग कहानी और वजह के साथ रिमार्केबल था। इसलिए वो डीमन लॉर्ड से मिलकर पूछना चाहता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। फायरबॉल को उसका तरीका थोड़ा फुलिश लगता है और कहता है शायद ज्यादा पोलाइट तरीका भी हो सकता था। वो सजेस्ट करता है कि उसे घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता और कहता है कि बिना कंसेंट यहाँ लाकर जो दर्द दिया गया उसका जवाब वो वायलेंस से ही देगा। इतना कहकर वो अपनी तलवार पकड़कर डीमन लॉर्ड की तरफ चार्ज करता है और अचानक खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो घबरा जाता है, सोचता है कि ये सब एक ड्रीम था क्योंकि उसे अर्थ के ड्रीम्स आए हुए बहुत वक्त हो गया था। पास ही बच्चे खेल रहे होते हैं और वो समझता है कि अपनी बॉडी से वो काफी वीक लगता है, अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता तो खुद को समझाता है कि शायद ये लूसिड ड्रीम है। तभी उसकी मां दरवाजा खोलती है। अपने बेटे को 30 साल बाद जाते देखकर कांप जाती है। आंसुओं में टूटकर उसे जोर से गले लगा लेती है। लेकिन डाइसोंग को ये सपना बचकाना लगता है और उसे इससे नफरत महसूस होती है। उसके सरप्राइज के लिए पता चलता है कि उसने सच में डीमन लॉर्ड को मार दिया था और हेल का एब्सोल्यूट रूलर बन गया था। जब उसका फायरबॉल कंपेनियन पूछता है अब क्या करेगा तो एक मैसेज अपीयर होता है। पूछता है क्या वो अर्थ पर वापस जाना चाहता है। पूरे 80 साल वो बस इसी जगह से निकलना चाहता था। बिना एक पल वेस्ट किए वो ऑफर एक्सेप्ट करता है और तुरंत खुद को हॉस्पिटल में पाता है। 30 साल के कोमेटो स्टेट से जाने के बाद डॉक्टर उसके आई रिफ्लेक्सेस चेक करता है और उसकी मां को पॉजिटिव सिग्नल देता है कि रिहैबिलिटेशन से वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मां के लिए ये ब्लेसिंग है लेकिन डाइसोंग के लिए ये कर्स जैसा लगता है। 30 साल बेड पर वेस्ट करने के बाद इतनी वीक बॉडी में वापस जीना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। वो और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। सोचता है क्या उसका हेल का पूरा सफर सिर्फ एक ड्रीम था। लोग उससे डरने लगते हैं जब वो एक साइकोटिक पेशेंट की तरह बिहेव करने लगता है। फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन में वो डॉक्टर को पास न आने की धमकी देता है। लेकिन जब डॉक्टर आगे बढ़ता है तो हमारा हीरो उसे एक जंगली जानवर की तरह काट लेता है। अपने बॉडी के साथ क्या हुआ ये जानने की जिद करता है। पूछता है क्या वो पैरालाइज है या पॉइजन दिया गया है। अंदर ही अंदर दुआ करता है कि ये सब एक नाइटमेयर हो। अपनी मैडनेस में वो बेड से गिर जाता है जिससे उसकी मां और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हेल में गुजारे 80 साल के लगातार स्ट्रगल को याद करता है और महसूस करता है जैसे सब बेकार चला गया। वहां के सबसे अंधेरे पलों में भी उसने कभी होप नहीं छोड़ी थी कि एक दिन निकल जाएगा और अब वो वापस जाना चाहता है। स्टाफ तुरंत बुलाया जाता है। डाइसोंग के दोनों हाथ पकड़कर उसे बेड पर रोका जाता है। जैसे ही वो विंडो से बाहर झांकता है उसे आसमान में एक बड़ा वर्म होल खुलता दिखाई देता है। कंफ्यूज और डेस्परेट होकर वो अपनी किस्मत पर सवाल पूछता है क्या हेल की जिंदगी सिर्फ कोमा में देखा गया एक सपना थी। जब वो शांत नहीं होता तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इंजेक्शन देकर उसे सुला देता है। जब होश वापस आता है तो टीवी पर न्यूज़ चैनल चल रहा होता है जो उसके डाउट्स कंफर्म करता है। जो सीन उसने देखा था वो सच में गेट था और एक हंटिंग टीम मॉन्स्टर्स को साफ करने के लिए भेजी गई है। टीम का लीडर एक आदमी को रिपोर्ट भेज रहा होता है जो उसे देखने आया है। वो आदमी उसे जाते देखकर शौक और खुशी दोनों महसूस करता है। अभी भी कंफ्यूज डाइसोंग पूछता है कि वो कौन है और एक पल में पहचान लेता है कि ये उसका दोस्त चन्हो है। चन्हो बताता है कि वो 10 साल से इसी सीट में था। वो समझाता है कि 10 साल पहले घर जाते वक्त वो अचानक बेहोश होकर गिर गया था और तब से इसी हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था। 10 साल सुनकर डाइसोंग को कंफ्यूजन के साथ रिलीफ भी मिलता है। उसे लगा था 30 साल बीत गए। सबसे ज्यादा उसे इरिटेट ये बात करती है कि उसने हेल में 80 साल गुजारे। चन्हो बताता है कि उसकी मां ने उसके हॉस्पिटल के खर्चे उठाने के लिए तीन जॉब्स की है। वो उसे एनकरेज करता है कि वो अपनी जिंदगी फिर से संभाले और बताता है कि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी रेडी है। जब हमारा डीमन किंग अपनी मां के साथ फ्रेश एयर लेने बाहर लाया जाता है तो उसे जिम्मेदारी का बोझ और अपनी बॉडी से गहरी नफरत महसूस होती है जो खुद से हिल तक नहीं सकता। अचानक दो आदमी आते हैं और उसकी मां से उधार लिए पैसे मांगते हैं। वो माफी मांगकर सिर्फ 1 महीने का और वक्त मांगती है लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं निकलते। एक थक गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का देता है और धमकी देता है कि पैसा नहीं दिया तो बुरा होगा। उसकी मां के आंसू बहने लगते हैं और वो विनती करती है कि उसके बेटे के सामने उसे जलील ना करे। उसकी आवाज डर और मजबूरी से काम रही होती है लेकिन ठग उसकी एक नहीं सुनता। आस्तीन में चढ़ाकर वो बेचारी औरत को पीटना शुरू कर देता है। अपनी मां की तकलीफ देखकर डाइसोंग के अंदर एक भयानक गुस्सा भरा होता है तो वो उन्हें बक्स कहकर गाली देने लगता है। जब गैंगस्टर में से एक उसकी स्लीव पकड़ता है तो उसकी मां बेचैन होकर उसे माफी मांगने को कहती है। गुंडों से विनती करती है कि उसके बेटे को छोड़ दे और याद दिलाती है कि वो बस एक बच्चा है। डे झुकने से इनकार कर देता है और एक सख्त एक्सप्रेशन अपना लेता है। ठग हल्की सी मुस्कान के साथ उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद गैंगस्टर उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने पुराने बॉडी के लिए तरफता है तभी अचानक स्टेटस विंडो में अराइवल क्वेस्ट पॉप होता है। एक पल की भी देरी किए बिना वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये समझकर कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं। स्टेटस विंडो ही उसका सहारा था जिसने उसे हेल में अपने दम पर सर्वाइव करने दिया। जैसे ही वो क्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। क्वेस्ट की कंडीशंस स्टेटस विंडो के अंदर अनफोल्ड होती है। उसे 1 घंटे के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचना है और सक्सेस पर रिकवरी का एलिक्सर मिलने का प्रॉमिस होता है। डिटर्मिनेशन से भरा वो सोचता है क्या वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ वापस पा सकता है और सिर्फ 10 मीटर दूर एक रेड मार्कर देख लेता है। वो खड़े होने की कोशिश करता है फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ टारगेट की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। इतनी छोटी बात पर शिकायत करना उसे घिन दिलाता है। आखिर वो वही है जिसने हेल को जीत लिया है।
कीड़े से भी धीरे रेंगते हुए सेंटीमीटर्स मीटर्स बन जाते हैं और मीटर्स एंडलेस किलोमीटर जैसे लगते हैं। इस स्पीड पर उसे डाउट होने लगता है कि वो टाइम पर पहुंच भी पाएगा या नहीं। फिर भी वो खुद को कंपोज रखता है क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से वो जानता है कि सिस्टम कभी इंपॉसिबल टास्क असाइन नहीं करता। जैसे जैसे सेकंड्स बीतने लगते हैं उसे अचानक एक लूप होल दिखता है। क्वेस्ट के टर्म्स याद करते ही उसे समझ आता है कि बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना जरूरी है, चाहे कैसे भी। हमारा रेंगता हुआ हीरो इरिटेट हो जाता है। ये समझकर कि सॉल्यूशन शुरू से ही इतना ऑब्वियस था। अपने कमजोर हाथों से वो व्हीलचेयर की तरफ हाथ बढ़ाता है। धीरे धीरे मूव करता हुआ आखिर उसमें बैठ जाता है, लेकिन सिर्फ 35 सेकंड्स बचे होते हैं। बिना हिम्मत हारे वो व्हीलचेयर को पकड़कर खुद को आगे धकेलना शुरू करता है। उम्मीद न छोड़ते हुए वो आगे बढ़ता रहता है और सब ऑड्स के खिलाफ लास्ट सेकंड में लोकेशन तक पहुंच जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वो रिवॉर्ड पकड़कर तुरंत उसे पी लेता है। तुरंत एक राहत की लहर उसके बॉडी में दौड़ जाती है। उसका दर्द कम हो जाता है और छोटी सी ही सही उसकी पुरानी फिजिकल स्ट्रेंथ वापस आने लगती है। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही टाइम स्टॉप का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठग्स इधर-उधर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देसोंग को ढूंढने लगते हैं जो जैसे हवा में गायब हो गया हो, लेकिन सर्च शुरू करने से पहले ही पुलिस आ जाती है। शायद उन्होंने पूरा इंसिडेंट देख लिया था। कोई और ऑप्शन न देखकर ठग्स जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उस रात बाद में हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए डीमन लॉर्ड बार-बार स्टेटस विंडो समन करने की कोशिश करता है, लेकिन सब एफर्ट्स बेकार जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि वो पहले कैसे खुली थी। बेचैन होकर वो क्वेस्ट और मिशंस जैसे कमांड्स ट्राई करता है, लेकिन आखिर में वो कोशिश छोड़ देता है। उसका दिमाग बस नए क्वेस्ट की जरूरत पर अटक जाता है। उम्मीद करता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ वापस लाने में मदद करेंगे पहले कि ठग्स दोबारा आ जाएं। अचानक एक अजीब सी आवाज खामोशी तोड़ती है और वो खुद को एक जगह पर तैरता हुआ पाता है जिसे पैंथियन कहा जाता है। शुरू में वो इसे बेकार सा ड्रीम समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं, उसे यहाँ किसी टास्क को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। बिना झिझके वो एक और क्वेस्ट मांगता है और एक पंचिंग बैग या सही कहे तो पंचिंग मॉन्स्टर उसके सामने मटेरियलाइज हो जाता है। वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करता है और टास्क कंप्लीट करते ही उसे एक रिवॉर्ड में मेमोरी चिप मिलता है। क्वेस्ट खत्म होते ही एक और आ जाता है। इस बार उसे 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। क्वेस्ट एक के बाद एक आते रहते हैं और हर कंप्लीट टास्क के साथ उसे एक और रिवॉर्ड मिलता है। पूरे 10 दिन तक वो लगातार पुश करता रहता है। क्वेस्ट के बाद क्वेस्ट कंप्लीट करता है, फिर भी सिर्फ ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन का 55% ही कंप्लीट कर पाता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है क्योंकि ये लो लेवल टास्क उसे बोर करने लगते हैं और आखिर वो एक प्रॉपर चैलेंज मांग लेता है। जवाब में सिस्टम उसे एक नया क्वेस्ट देता है, एक क्राइंग डीमन को मारने का। अचानक उसके सामने बिजली गिरती है और क्राइंग डीमन मटेरियलाइज हो जाता है। ये सो कॉल्ड डीमन याद करता है कैसे पहले इस ओपोनेंट से लड़ते वक्त वो मौत के कितने करीब आ गया था और रीमैच का चांस मिलते ही एक्साइटमेंट से भर जाता है। थंडर से गिरा मॉन्स्टर एक बहरा कर देने वाली गरज निकालता है और फिरोशियस क्लॉ अटैक के साथ ड्यूल शुरू करता है। देसोंग मुश्किल से टाइम पर डॉज करता है, ये जानते हुए कि एक भी स्ट्राइक उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। वो आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर आराम से उसे हटा देता है और वो जमीन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलता है जब वो खड़े होने की कोशिश करता है। क्राइंग डीमन के हाथों यूं उछाले जाने की बेइज्जती उसके प्राइड को चुभने लगती है। लड़ाई लंबी खिंच जाती है। देसोंग जो एक डीमन लॉर्ड है जिसे विलन की तरह डरना चाहिए, उसे मजबूरी में बस डॉज करने का फ्रस्ट्रेटिंग गेम खेलना पड़ रहा होता है, लेकिन आखिर उसकी किस्मत साथ छोड़ देती है और डीमन उसे पकड़ लेता है, अपने पंजों में जोर से जकड़ लेता है। उस डेस्परेट मोमेंट में देसोंग को याद आता है कैसे उसने पहली बार में इस मॉन्स्टर को कुचल दिया था। वो लगभग भूल ही गया था कि वो स्वॉर्ड समन कर सकता है। बिना देर किए वो तलवार बुलाता है और एक तेज डिसाइसिव मूव में डीमन के लेफ्ट क्लॉ को काट देता है। बिना किसी रहम के देसोंग तुरंत डीमन को वापस उसी जगह भेज देता है जैसे वो बस एक कीड़ा हो। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वो खुद को वापस हॉस्पिटल रूम में पाता है। सुबह हो चुकी होती है। वो विंडो खोलता है जिसकी आवाज से उसकी मां जाग जाती है। नींद में ही वो पूछती है कौन खड़ा है और फिर शॉक में जम जाती है जब देसोंग को देखकर उसका फिजिक एक बॉडी बिल्डर जैसा लगने लगता है। हॉस्पिटल स्टाफ जो उसकी रिहैबिलिटेशन के जिम्मेदार थे वो सब स्पीचलेस रह जाते हैं। उनके हिसाब से उसकी रिकवरी में कम से कम 6 महीने लगने चाहिए थे। उनके लिए समझना मुश्किल है कि देसोंग ने सिर्फ 15 दिन में इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली। उसकी मां अभी भी परेशान होकर अपनी चिंता जाहिर करती है, लेकिन डॉक्टर प्यार से उसे तसल्ली देता है और कहता है डरने की कोई बात नहीं। इस दौरान देसोंग अपने क्वेस्ट के इफेक्ट्स महसूस करता है, कुछ स्ट्रेंथ वापस आती हुई महसूस होती है। वो स्ट्रेच करता है और रूम में इधर-उधर देखता है जब तक उसकी नजर उसकी मां पर नहीं पड़ती जो एक नर्स से बात कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं जब वो नर्स का शुक्रिया अदा करती है और नर्स भी उसकी तकलीफ समझकर उसे तसल्ली देती है। ये देखकर देसोंग को समझ आता है कि पिछले 10 साल उसकी मां के लिए कितने मुश्किल रहे होंगे। उसका दिल भर आता है और मुट्ठी भींचकर वो चुपचाप कसम खाता है कि अब जब वो वापस आ गया है तो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो वॉशरूम की तरफ जाता है और चिल्लाता है पैंथियन। तुरंत उसकी सोल पैंथियन में खींच ली जाती है। वहां पहुंचकर वो पूछता है क्या सिस्टम इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकता है। सिस्टम हां में जवाब देता है और उसे रैंडम क्वेस्ट के लिए डिफिकल्टी लेवल चूज करने देता है। अपने डीमन लॉर्ड स्टेटस को याद करते हुए वो सीधा हेल डिफिकल्टी सेलेक्ट कर लेता है जो सबसे हाईएस्ट और टफेस्ट टियर है। जवाब में उसके सामने एक डार्क ऑर्ब मटेरियलाइज होता है। जैसे ही वो टूटता है जो नजारा सामने आता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके सामने खड़ा होता है हेल का एब्सोल्यूट रूलर, एक एग्जैक्ट मिरर इमेज देसोंग की, लेकिन अपनी फुल स्ट्रेंथ में। देसोंग तलवार समन करता है और लड़ाई के एक्साइटमेंट से भर जाता है। बिना वक्त गवाए उसका रेप्लिका आगे झपटता है और एक फियर्स ओवर अटैक करता है। वीकेंड देसोंग मुश्किल से उस ब्लो को ब्लॉक कर पाता है। प्रेशर महसूस करते हुए रेप्लिका लगातार हर एंगल से अटैक करते रहता है। देसोंग की डिफेंस में वीकनेस ढूंढने के लिए अपने डॉपलगैंगर की शेयर पावर से दबकर वो समझ जाता है कि जितनी देर ये फाइट चलेगी उतना ही उसके खिलाफ जाएगी। अचानक रेप्लिका एक ओपनिंग पकड़ लेता है और देसोंग की तरफ हाथ घुसा देता है। उसे अरीना में दूर तक उड़ा देता है। भारी सांसें लेते हुए देसोंग बोलता है कि ये रेप्लिका असली जैसा लग रहा है। फिर भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जैसे उसके पास कोई ट्रिक हो। फ्लो बदलने के लिए वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, ब्लड न्यूट्रलाइजेशन, जो उसे अपने डबल के अटैक से इम्यून बना देता है। तलवार से काटने पर भी उसे कुछ महसूस नहीं होता और वो मोमेंटम पलटकर रेप्लिका का चेहरा जमीन पर दे मारता है, लेकिन ये एडवांटेज ज्यादा देर नहीं टिकता। हैरानी से वो देखता है कि रेप्लिका इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वो भी वही स्किल रखता है। लड़ाई दोबारा इंटेंस हो जाती है और जल्द ही देसोंग तलवार से घायल हो जाता है। दर्द उसे स्टिक्स याद दिलाता है। इसी दौरान एक क्लीनिंग लेडी वॉशरूम की तरफ आती है। अंदर से कोई रिस्पांस न मिलने पर दरवाजा खोलने को होती है। जैसे ही वो हैंडल पकड़ने वाली होती है उसे अचानक अर्जेंट बेसिस पर थर्ड फ्लोर पर बुलाया जाता है। वापस पैंथियन में देसोंग खुद को कॉर्नर्ड महसूस करता है। हारने का बोझ उसे दबाने लगता है और वो समझ जाता है कि अगर अब हार गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। डेस्परेशन में वो टाइट पलटने का तरीका ढूंढता है, चाहे उसके लिए लकी क्यों ना हो। वो जल्दी से अपनी इन्वेंटरी खोलता है और एक न्यूट्रिशनल टॉनिक निकालता है जो क्वेस्ट कंप्लीट करने पर मिला था। इस पोर्शन में 20% स्टैमिना वापस लाने की ताकत होती है। ये समझकर कि 5 बॉटल्स उसे 100% तक रिफिल कर सकती है, उसे एक छोटी सी उम्मीद मिलती है। लड़ाई के बीच वो रिस्क लेता है और एक बॉटल पी जाता है। रिजुवेनेटिंग इफेक्ट तुरंत उसके बॉडी में दौड़ जाता है। अपने फेक डबल को इंटरप्ट करने पर भी हमारा हीरो बिना डरे सीधा मुक्का चला देता है, अपनी लो हेल्थ को इग्नोर करते हुए। एक ही पंच में अपने डबल को उड़ाकर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। बिना वक्त गवाए वो 2 और टॉनिक्स निकालकर दोनों बॉटल्स एक साथ पी जाता है। उसका डबल हालांकि इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता और एक विशिष्ट राउंड हाउस किक से उसे लगभग पकड़ ही लेता है। स्किलफुली अटैक डॉज करते हुए वो तीसरा टॉनिक पी लेता है। उन्हें रुकने का कोई मौका नहीं मिलता और दोनों इतनी तेज स्पीड से एक दूसरे पर वार करते हैं कि आंख फॉलो भी नहीं कर पाती। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट चौथा टॉनिक भी फिनिश कर लेता है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि इतना रिकवर करने के बाद भी वो अपनी डबल गैंगर को हरा नहीं पा रहा, जो बिना टाइम वेस्ट किए उसे चोक होल्ड में जकड़ लेता है। उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान फैल जाती है जब उसकी ब्लेड हमारी डीमन किंग की तरफ बढ़ती है। आखिरी ऑप्शन के रूप में हमारा बंदा एक 200 आई की प्लान एग्जीक्यूट करता है जो पूरा गेम ही पलट देता है। उसके डबल के श्रेडेड एब्स ओरिजिनल की ब्लेड से छेद दिए जाते हैं और वो हैरान रह जाता है जब उसका अपना वेपन गायब होकर देसोंग की इन्वेंटरी में चला जाता है। एक चीकी सी मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पहले के ओवर कॉन्फिडेंट डबल गैंगर पर हंसता है। उसे घुटनों पर गिरते देखकर वो लास्ट सेकंड विक्ट्री का मजा लेता है जो उसके गैम्बल ने दिलाई। हेल्थ डिफिकल्टी क्वेस्ट कंप्लीट हो गई। एक ब्लेजिंग ब्लू विंडो डिक्लेयर करता है कि यूजर ने 100% इंप्लीमेंटेशन रेट अचीव कर लिया है और उसका बॉडी अब अपनी पीक पर रिस्टोर हो चुका है। बोनस में उसे अर्थ पर हेल्थ सिस्टम यूज करने की एबिलिटी भी मिल जाती है। अचानक उसके हॉस्पिटल के कपड़े फट जाते हैं। उसके बैटल स्कार बॉडी को देखते ही यादों का तूफान लौटाता है। हमारे डीमन किंग को हर वो दर्द याद दिलाता है जो उसे यहां तक ले आया। एक अजीब सा डेजा वू महसूस होता है। फिर भी जब वो सिस्टम को अर्थ पर वापस भेजने का ऑर्डर देता है तो एक पैनल आता है जो पूछता है क्या वो 100 मैसेजेस देखना चाहता है। यस सेलेक्ट करते ही मैसेजेस उसे मोनार्क बनने पर बधाई देते हैं। समझाया जाता है कि मोनार्क के चले जाने के बाद हेवनली बीइंग्स ने हेल का कंट्रोल ले लिया और डीमंस वहां फंस गए। इंप्लीकेशन समझकर हमारा प्रोटैगनिस्ट उस हेल पर हंस पड़ता है जिसने उसकी जिंदगी के 80 साल छीन लिए। अब उसी जगह को उसकी मदद चाहिए। ये सोचकर वो चीकी ग्रिन के साथ हेल के मोनार्क की तरह अपने सब्जेक्ट्स को मिडिल फिंगर दिखाकर उन्हें गाली देता है और बदले की संतुष्टि में सिस्टम को ऑर्डर देता है कि उसे पैंथियन से बाहर निकाले। हेल के मॉन्स्टर्स को शॉक में छोड़ते हुए जो समझ जाते हैं कि उनका फेट सील हो चुका है। वापस हॉस्पिटल में हमारा बंदा कैजुअली एक हाथ से इंसेन वर्टिकल पुशअप्स कर रहा होता है जब उसकी मां और डॉक्टर उसे चुपचाप हैरानी से देख रहे होते हैं। शर्लॉक होम्स लेवल डिडक्शन स्किल्स लगाते हुए डॉक्टर कंक्लूड करता है कि देसोंग जाग चुका है, लेकिन उसकी मां अभी भी अपने बेटे के अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन पर यकीन नहीं कर पाती। डॉक्टर की तसल्ली देने के बाद भी वो उदासी में पूछती है कि ये सब कैसे हो सकता है। आखिर डॉक्टर सजेस्ट
करता है कि वो अवेकनर एसोसिएशन विजिट करे, जो उसका बेटा सुन लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी मां के साथ टैक्सी में होता है। डॉक्टर से हुई बात याद करते हुए वो सोचता है कि उसकी मॉम उससे क्या छुपा रही है। इस कंफ्यूजन में वो विंडो के बाहर देखते हुए सोचता है कि जब वो कोमा में था तब अर्थ पर क्या क्या हुआ। हर तरफ बदलाव महसूस होता है। घर पहुंचने पर उसकी मॉम कहती है वो जल्दी वापस आएंगी और निकल जाती है। घर में एंटर करते ही वो हैरान हो जाता है जब एक कॉटन कैंडी हेयर वाली लड़की ड्रॉर से पैसे निकाल रही होती है। वो अपना दिमाग जोर से लगाता है याद करने के लिए कि ये मिस्टीरियस लड़की कौन हो सकती है। तभी उसकी मां दौड़ते हुए आती है और ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ देती है। वो बताती है कि ये हान जीसू है, उसकी बहन। ये बात समझते ही उसे एहसास होता है कि जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था वो उसकी अपनी सिबलिंग है। अपनी ब्राटी बेटी को फिर से पैसे लेते देखकर उनकी मॉम इरिटेट हो जाती है। जीसू उसे इग्नोर करती है और निकलने लगती है। इधर हमारा बड़ा भाई अभी भी शॉक में होता है कि वो अपनी बहन को पहचान नहीं पाया। जब वो उसके पास से गुजरती है तो वो कड़वाहट के साथ उसे याद दिलाती है कि पिछले 10 साल उसकी मां और उसके लिए हेल जैसा रहा है। डीसोंग उदासी से नीचे देखने लगता है। उसे अफसोस होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे ही वो निकलने लगती है उनकी मॉम पूछती है कम से कम बता तो जा कहां जा रही है। तभी एक तेज आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। डेट कलेक्टर्स फिर से आ गए होते हैं। वो धमकी देते हैं कि 3 तक गिनती में दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ देंगे। सब चुप हो जाते हैं लेकिन हमारा लड़का गुस्से से जल रहा होता है, बदले के लिए तैयार। बाहर वेट करते करते तंग आकर सिल्वर सूट वाला आदमी दरवाजा लात मार कर करता है। मां अपनी बेटी से अंदर आने को कहती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती। सिल्वर सूट अपने साथी थक से पूछता है क्या दरवाजा तोड़ दें। उनके सरप्राइज के लिए जीसू बाहर आकर कंप्लेन करती है कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रहे हैं। कुछ पल के लिए स्पीचलेस होकर सिल्वर सूट समझ जाता है कि ये बेटी है। मौका पकड़कर वो गुस्से में घर के अंदर घुस जाता है जबकि उसका अगली लेक्चरर्स पार्टनर जीसू को घूरता रहता है। उनकी मां कांपते हुए अपने पर्स से पैसे निकालकर बार-बार माफी मांगती है लेकिन अगली ही पल पैसे हवा में उड़ जाते हैं। जब सिल्वर सूट छोटी सी अमाउंट देकर गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मारता है। कमजोर औरत जमीन पर गिर जाती है। अपनी मां को यूं ट्रीट होते देखकर हमारा हीरो गुस्से से भरकर एक ही पंच में सिल्वर सूट को हवा में उड़ा देता है। मोटा और अगली थक समझ नहीं पाता क्या हो रहा है जबकि पहले एरोगेंट सिल्वर सूट अब अपने डैडी को रोकर कंप्लेन कर रहा होता है। थक शॉक में खड़ा रह जाता है जब हमारा डीमन किंग दोनों का शुक्रिया करता है कि वो सीधा उसके पास आ गए। छोटी सी टॉन्ट के बाद वो थक को जड़ से पकड़ लेता है और अपनी मां के लिए उसे अच्छी तरह पीटने की तैयारी करता है। वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है न 5 न 10 बल्कि 100 बार जब तक वो ब्रूट दर्द में गिर नहीं जाता। पिटा हुआ खून से भीगा थक एक वुडन चेयर देख लेता है। आखिरी कोशिश में वो इसे पकड़कर हमारे लड़के पर मारने की कोशिश करता है लेकिन टोटल बैडास की तरह हमारा बंदा सीधा चेयर के आर पार पंच मार देता है। थक को दीवार से टकराकर उसके पार्टनर के पास गिरा देता है। घबराकर सिल्वर सूट वाला आदमी डैगर निकालता है और हमारे लड़के का मजाक उड़ाता है। बिना डरे हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी कलाई पकड़कर प्लेटों की तरह मोड़ देता है। अपनी मां पर हाथ उठाने का बदला लेते हुए आदमी दर्द से चीखने लगता है। अपना बेकार हो चुका हाथ पकड़कर उगली फैट थक उसे वार्न करता है कि वो बच नहीं पाएगा। इन दोनों से भी ज्यादा सैवेज हमारा डीमन किंग एक सिंपल सॉल्यूशन बताता है, कोई गवाह न छोड़ो। जैसे ही वो थक को खत्म करने वाला होता है अपनी मां की चीख सुनकर जम जाता है। वो उसे रुकने की भीख मांगती है और दोनों डेट कलेक्टर्स आंसू में भागते हुए घर से निकल जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए अपनी कार तक पहुंचते हैं और शौक में बात करते हैं कि एक हॉस्पिटलाइज्ड लड़का 10 साल कोमा में रहने के बाद इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। अपनी जॉब फेल होने के डर से सिल्वर सूट वाला घबराकर पूछता है अब क्या करे। जख्मों को संभालते हुए मोटा आदमी बात बदलने की कोशिश करता है लेकिन सिल्वर सूट उसे रोक देता है क्योंकि उसने अभी डीसोंग की बहन को देख लिया है। वापस घर पर मॉम बताती है कि जब वो गिरा था तो उसे घर और स्टोर बेचना पड़ा। वो आगे बताती है कि जब सेविंग्स खत्म हो गई तो उसे 3 अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ा। ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़कर इतना हो गया कि वो चुकाना नामुमकिन सा हो गया। जीसू के बारे में जानने पर हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि उसे स्कूल छोड़कर रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा ताकि कर्ज चुका सके। आंखों में आंसू लेकर उसकी मां बताती है कि जीसू दिन रात मेहनत करती रही सिर्फ उसे सपोर्ट करने के लिए। डीसोंग अपने दांत भींच लेता है और अफसोस करता है कि उसे स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। उसकी मॉम फिर बताती है कि इतनी मेहनत के बाद भी जीसू उतना नहीं कमा पा रही थी और पिछले कुछ महीनों से वो कहीं अनजान जगह जा रही है। अपने परिवार को यूं तकलीफ में देखकर हमारा लड़का चाहता है कि काश उसे मरने दिया होता लेकिन उसकी मां प्यार से उसे तसल्ली देती है। गंभीर खामोशी को एक फोन कॉल तोड़ देती है। जैसे ही पता चलता है कि डेट कलेक्टर का कॉल है हमारा लड़का कहता है फोन दे दो। फ्रस्ट्रेशन में वो उनका मजाक उड़ाता है लेकिन बुरी खबर सुनते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है उसकी बहन पर जो बंधी हुई और डक्ट टेप में है। अगली थक कॉल पर बात करते हुए उसका सिर पकड़े रहता है और धमकी देता है कि 24 घंटे में 100 मिलियन ला वरना उसकी बहन ठीक नहीं रहेगी। गुस्से में हमारा लड़का फोन कसकर पकड़ लेता है। जब मॉम पूछती है क्या हुआ तो वो बस कहता है थोड़ी देर में वापस आऊंगा। उसकी मां उसे किसी को हर्ट या किल ना करने की वार्निंग देती है। कहती है अगर ऐसा किया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन मुनाक जानता है कि उन्हें मारने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। हेल की तरह नहीं। जैसे ही वो हेल शब्द बोलता है एक फाइल पैनल अपीयर होता है। अपनी मां को तसल्ली देते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बेसिक स्किल लेने का ऑफर एक्सेप्ट करता है। 4 ऑप्शंस मिलते हैं। वो सोचता है कौन सा बेस्ट होगा लेकिन आखिर में कंक्लूड करता है कि कोई भी खास नहीं। इस दौरान गैंगस्टर्स उसकी रोती हुई बहन को ले जा रहे होते हैं। एलिवेटर में चढ़ते वक्त अगली थक उसे याद दिलाता है कि वो एक हॉस्टेज है। अचानक स्पार्क्स निकलते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। एलिवेटर रुक जाता है। अपने पैर के पास स्पार्क्स देखकर मोटा आदमी घबरा जाता है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट मैजिक की तरह अपीयर हो जाता है वो सार्कास्टिकली कहता है कि वो पैसे देने आया है। पता चलता है हमारे हीरो ने शैडो रेट स्किल चुनी थी जो टारगेट का ब्लड मिलने पर उसकी शेप लेने वाली रेट समन कर सकती है। अब जब उसने टारगेट लोकेट कर लिया तो रेट सिल्वर सूट वाले का सिर मेटालिक वॉल से दे मारती है। इधर अगली आदमी पैनिक कर जाता है। ये समझकर कि डीसोंग शुरू से हिडन देखना था। उसकी बहन भी शॉक में आ जाती है लेकिन रेट अनजान बनकर एक्ट करता है। जैसे ही एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं मोटा आदमी बाहर लड़खड़ाते हुए निकलकर गैंग मेंबर्स को बताता है कि एक अवेकनर घुसाया है लेकिन वो और बोल पाता उससे पहले उसकी गर्दन पर एक तेज स्ट्राइक पड़ती है और वो जोर की आवाज के साथ गिर जाता है। अपने एरिया में इंसल्ट होने पर गैंगस्टर्स अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। रेट उनका खौफनाक स्वागत करता है और पहला बंदा अटैक करने आता है लेकिन तुरंत उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर एक किक से उसे बेहोश कर दिया जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिक डाइसोंग पूरे मॉब में तबाही मचा देता है। आखिर में सिर्फ एक बंदा बचता है। वो जीसू के पास जाकर चेक करता है कि वो ठीक है। वो जल्दी से उसकी रस्सी और टेप हटा देता है और उसे घर जाने को कहता है लेकिन वो अपने प्यारे भाई के लिए चिंता जताती है। एक ठंडी ऑरा के साथ वो उसे यकीन दिलाता है कि अपना काम खत्म करने के बाद वो उसे मिलने आएगा। तो जैसे ही एलिवेटर का डोर उस पर बंद होता है रेत एक और पिटाई के लिए तैयार हो जाता है। दर्द भरी कराहें कॉरिडोर्स में गूंजने लगती हैं जहां सिर्फ बेहोश पड़े हुए बॉडीज दिखते हैं। लगता है हमारा हीरो सीढ़ियां चढ़ते हुए एक फ्लोर क्लियर करता जा रहा है। जैसे ही वो एक और ग्रुप के पास पहुंचता है जो आराम से स्मोक एंजॉय कर रहे होते हैं वो मजाक में बोलता है कि सब इतने वीक हैं कि चैलेंज ना मिलना ही उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इंसल्ट से चिढ़कर पहले के सब गैंगस्टर्स की तरह ये भी पूरी तरह से तबाह कर दिए जाते हैं। उनमें से एक अपने बॉस को कॉल करता है। एक आदमी जिसके पूरे जॉइंट मसल्स पर टैटूज फैले हुए हैं वो फोन उठाता है और अपने आदमी को डांटता है। याद दिलाता है कि जब वो सोना में रिलैक्स कर रहा हो तो कभी कॉल ना करे। लेकिन घबराए हुए गैंगस्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि वो जल्दी आए। उसे बुलाया जाना बॉस को और गुस्सा दिलाता है लेकिन जैसे ही वो अपने अंडरलिंग को पिटते हुए सुनता है उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। अपनी सीट से उठकर वो गुस्से में अपनी जॉइंट फिस्ट कस लेता है और फ्रस्ट्रेशन में फोन तोड़ देता है। बात ही वेस्ट हो गई। इधर गैंग के हेडक्वार्टर्स में जमीन पर खून से भरी बॉडीज पड़ी होती हैं। शैडो रेट के एक और मेंबर के पास जाता है जो भीख मांगता है कि उसे भी वही फेट ना मिले लेकिन अचानक एक दीवार फटकर उड़ जाती है। हैरान इलेक्ट्रिक डॉग मुड़कर देखता है तो एक जायंट आदमी उसका चेहरा पकड़कर सीधा उसका सिर जमीन में दे मारता है। बॉस गुस्से में डॉग के किए गए मेस पर चिल्लाता है। इस दौरान हमारा हीरो सोचता है कि उसकी मां और बहन उसकी पावर से ज्यादा हैरान भी नहीं हुई। ये समझकर कि उस जैसे और लोग भी मौजूद हैं उसकी शैडो रेट पावर्स उसे सेफली रिट्रीट करने देती हैं। बॉस हैरान हो जाता है जब वही बंदा उसके सामने खड़ा अपने कपड़े झाड़ता हुआ दिखाई देता है जो अकेला ही इतना केओस कर रहा था। शैडो रेट पूछता है क्या बॉस भी एक अवेकनर है। बॉस गर्व से मुस्कुराता है और वादा करता है कि वो हमारे लड़के को हेल्प भेजेगा। ये जाना पहचाना शब्द सुनते ही हमारा हीरो उस मस्कुलर मॉन्स्टर की तरफ आके तीखी कर लेता है जिसके कपड़े उसके फिजिकल एनहांसमेंट से फट जाते हैं। हमेशा की तरह उसके साइज की परवाह किए बिना हमारा हीरो सीधा बॉस के चेहरे पर पंच मार देता है और उस जायंट वीकलिंग का मजाक उड़ाता है। दीवार में धंसा हुआ बॉस कहता है कि वो इतनी आसानी से हारा नहीं और गुस्से में उठकर काउंटर अटैक करता है लेकिन तुरंत उसके चिजल चेहरे पर एक किक पड़ती है और वो फिर दब जाता है। लगातार किक्स की बारिश के साथ हमारा बंदा उसे पीटते हुए समझाता है कि असली हेल्प क्या होता है और कितनी मिजरी देता है। इस बीच जायंट आदमी बस बचने के बारे में सोचता है और टाइम आउट मांगता है। अपनी टूटी हुई हिम्मत के साथ वो पैसे और जो कुछ भी उसके पास है सब देने की ऑफर करता है अपनी बेकार सी जिंदगी बचाने के बदले। पैसे की बात सुनते ही हमारे लड़के की इंटरेस्ट जाग जाती है। वो बॉस से गैंग के सेफ के बारे में पूछता है। प्रोटैगनिस्ट को क्लोजेट में रखे सेफ की तरफ पॉइंट करके बॉस रोते हुए छोटी लड़की की तरफ भाग जाता है और पार्किंग में अपनी व्हाइट कार तक पहुंच जाता है। खुद को सेफ समझकर वो बकबक करता है कि वो हमारे लड़के का शिकार करेगा लेकिन उसका दुश्मन पीछे से आकर धीरे से कहता है कि वो सेफ का पासवर्ड पूछना भूल गया। बॉस डर से पागल होने लगता है। तभी शैडो रेट उसे आखिरी बार टॉर्मेंट करता है। कहता है कि वो उसे कभी भी कहीं भी मिल सकता है। बाद में पोर्टल
बादल से जादुई तरीके से पैसे गिरते हैं जो टोटल 500 मिलियन से ज्यादा होते हैं। हमारा हीरो लालची गॉब्लिन की तरह मुस्कुराता है, सोचता है इन पैसे से कितनी चीजें और अपार्टमेंट्स खरीद सकता है। वो एक मॉल में जाता है और एक नया लॉन्च हुआ फोल्डिंग फोन देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। शॉपकीपर बताता है कि उसकी प्राइस 2.99 मिलियन है। क्यूरियोसिटी से वो एक और मॉडल चेक करता है जो सैमसंग Z Flip जैसा लगता है। शॉपकीपर परचेज आसान करने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान सजेस्ट करता है, लेकिन डायसन बिना सोचे समझे 5 मिलियन काउंटर पर पटक देता है और दोनों मॉडल सीधा खरीद लेता है। शॉपकीपर थोड़ी शक भरी नजर से पैसे ले लेता है, जैसे उसने किसी को ठगा हो या ज्यादा चार्ज किया हो। हमारा डेविल घर आता है और कैजुअली अपनी शॉपिंग कर देता है। जब उसकी मां उसे खाने के लिए बुलाती है, वो कहता है उसे बाहर जाना है। वो पूछ भी नहीं पाती कि कहां जा रहा है कि वो हाइव हो जाता है। असल में उसके दोस्त ने डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुलाया होता है। चन्हो उसके ट्रांसफॉर्मेशन से विजिबली हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिन में उसका फिजिक बहुत बदल चुका है। दोनों ड्रिंक शेयर करते हुए खाना शुरू करते हैं। चन्हो बात छेड़ता है और डेसन से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है, याद दिलाता है कि अब वो केयरफ्री स्कूल किड्स नहीं रहे। लेकिन डेसन बात को मोड़ देता है और पूछता है 500 मिलियन में कितने अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। चन्हो थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है क्या डॉन के पास सच में इतना पैसा है। फिर तुरंत इन्फ्लेशन की बात करने लगता है। वो बताता है कि इतनी अमाउंट बस सिटी के बाहर एक छोटे अपार्टमेंट के लीज के लिए ही मुश्किल से काफी होगी। ये सुनकर डीमन लॉर्ड परेशान हो जाता है और घबरा कर पूछता है सिटी में प्लेस खरीदने के लिए कितना चाहिए। चन्हो बताता है कम से कम 2 बिलियन। फिर उसे रिलैक्स करने को कहता है, याद दिलाता है कि जब से वो कोमा में गया था तब से दुनिया बहुत बदल गई है। बात को आगे बढ़ाते हुए चन्हो सीधा पूछ लेता है क्या डेसन अवेकनर है। डेसन जवाब देता है कि कंफर्म करने से पहले उसे समझना होगा कि अवेकनर का मतलब क्या है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त चन्हो सब समझाता है। वो बिल्कुल शुरू से बताता है कि डेसन के कोमा में जाने के थोड़े टाइम बाद ही मिस्टीरियस पोर्टल्स जिसे गेट्स कहा गया हर जगह अपीयर होने लगे। शुरू में उन्हें छोटा थ्रेट समझा गया और कंट्रोल में रखा गया, लेकिन बाद में सब बदल गया जब मॉन्स्टर्स गेट से निकलकर अर्थ पर फैलने लगे, जिसे गेट फ्रैक्चर कहा गया। इन मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा दी और किसी को नहीं बख्शा। इंसानों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही पता चला कि उनके मैन मेड वेपन्स इन क्रीचर्स पर बिल्कुल काम नहीं करते। डेसन क्यूरियोसिटी में पूछता है कि गन्स या कैनन्स भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। चन्हो कंफर्म करता है कि नॉर्मल वेपन्स बिल्कुल बेकार थे। वो आगे बताता है कि वक्त के साथ एक नया वेपन डिस्कवर हुआ, स्पेशल ऑरा वेपन्स, जो मॉन्स्टर्स के बाई प्रोडक्ट से बने थे और उन पर इफेक्टिव थे। जो लोग उन्हें यूज कर सकते थे उन्हें अवेकनर कहा गया। वो हीरोज जिन्होंने ह्यूमैनिटी के नियर एक्सटिंक्शन के वक्त फ्रंट पर खड़े रहे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बिल्कुल सच साबित हुआ जब मैनकाइंड ने सर्वाइव करने के लिए अडैप्ट किया। इंप्रेस करने के लिए डीमन लॉर्ड अपना कटिंग एज फोल्डेबल फोन निकालकर चन्हो को दिखाता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है जब पता चलता है कि ऐसे फोन्स अब फ्री में दिए जा रहे हैं। उसे समझ आता है कि वो ठग लिया गया। शर्मिंदगी में वो चुप हो जाता है और अपने दोस्त को नहीं बताता कि उसने कितने पैसे दिए। चन्हो बात को वापस अवेकनेस पर ले आता है और बताता है कि चाहे ऑरा वेपन ना भी यूज करे, इंसान ऑरा से अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकता है। वो ये भी कहता है कि उसने सिर्फ डेसन का इंप्रूव फिजिक ही नहीं बल्कि ये भी सुना है कि उसने एक नोटोरियस थग ग्रुप को डरा दिया। डेसन हल्का ब्लफ करते हुए चन्हो से पूछता है अगर वो अवेकनर ना होता तो क्या चन्हो उसे पैसे देता और ऐसे ही बिहेव करता। अपनी दोस्ती का फायदा उठाने की नियत सरल दिखाते हुए चन्हो का गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन उनका झगड़ा बढ़ने से पहले ही उनके ऊपर अचानक एक गेट फ्रैक्चर हो जाता है और मॉन्स्टर्स उनके बीच करने लगते हैं। मॉन्स्टर्स अपने वुडन वेपन जमीन पर पड़ते हैं और जमीन भूकंप की तरह कांपने लगती है। उनकी पावर से आसपास के लोग डर से कांपने लगते हैं। डेसन इन मॉन्स्टर्स को पहचान नहीं पाता। ये उन मॉन्स्टर्स से अलग लगते हैं जो उसने हेल में देखे थे। बिना टाइम वेस्ट किए डेसन अपना पैर जमीन पर पटकता है, रोड का एक टुकड़ा तोड़कर मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, लेकिन डेविल लगने से पहले चमकता शील्ड अपीयर होकर अटैक रोक देता है। चन्हो जल्दी से याद दिलाता है कि ऐसे वेपन्स इन क्रीचर्स पर काम नहीं करते। जैसे ही एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है चन्हो आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन खून छिड़कने की आवाज सुनकर वो आंखें खोलता है और देखता है मॉन्स्टर का सिर कटा हुआ है और डेसन सीधा खड़ा है। उसने सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से साबित कर दिया कि बेयर हैंड से भी इन्हें मारा जा सकता है। चन्हो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जब वो डेसन को आराम से पूरे ग्रुप के मॉन्स्टर्स को गिराते देखता है तो सोचने लगता है शायद उसका दोस्त बी क्लास तक अवेकन हो गया है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि अब सोचने का वक्त नहीं। वो लोगों की सेफ्टी पर फोकस करता है। पैनिक में भरे लोगों को वो जोर से आवाज देकर फॉलो करने को कहता है, अश्योर करता है कि सीवर सिस्टम से सेफ जगह ले जा सकता है। जैसे ही लोग रिएक्ट करने लगते हैं वो खुद को मॉन्स्टर से गिरते हुए पाते हैं। एक छोटी लड़की डर के मारे रो पड़ती है और जैसे ही उस पर अटैक होने वाला होता है चन्हो तुरंत कूदकर उसकी जान बचा लेता है। मौका देखकर डेसन आगे बढ़कर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। स्मर्किंग करते हुए चन्हो का मजाक उड़ाता है कि वो उसके रास्ते में आ गया और उसे कहीं छुपने को कहता है। याद दिलाता है कि वो अभी भी ओपन में एक्सपोज है। लीड लेते हुए चन्हो जल्दी से लोगों को सेफ जगह इवैक्यूएट करने लगता है। इस दौरान एक यंग ब्लॉगर मौका देखकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है जहां डेसन अकेला मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। पब्लिक लाइव स्ट्रीम देखकर उसकी ब्रेवरी के लिए चीयर करने लगती है। अचानक ब्लॉगर चीख कर डेसन को पीछे देखने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। डीमन लॉर्ड को एक मॉन्स्टर सीधा गाड़ी से टकरा देता है और इंपैक्ट का झटका पूरे कियोस्क में गूंज उठता है। व्लॉगर जो मुस्कुराता हुआ हंस रहा होता है बस अपने कंटेंट और व्यूज पर फोकस रखता है, ये जानते हुए कि एक हीरो को पटकता हुआ दिखाना जबरदस्त फुटेज बनेगा जो पक्का अटेंशन खींच लेगा। इस बीच भीड़ सीवर में घुसकर बच निकलती है। चैन्हो छोटी लड़की को उसकी मां से मिलवाता है जो उसे जोर से गले लगाकर आंसुओं के साथ माफी मांगती है कि वो अलग हो गई थी। एक आदमी चैन्हो से पूछता है क्या वो वापस जाएगा और वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे क्योंकि उसका दोस्त अभी भी वहां मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सीन वापस डाइसॉन पर आता है जो मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। उनमें से एक स्मर्क के साथ अटैक करने को तैयार होता है और व्लॉगर बच्चा आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है हीरो खत्म हो गया, लेकिन व्लॉगर्स और मॉन्स्टर्स दोनों की हैरानी के लिए डाइसॉन फुर्ती से अटैक डॉज कर लेता है। वो मॉन्स्टर से कहता है कि उसने अनजाने में उसकी थोड़ी सी माना वापस लौटा दी, इसके लिए शुक्रिया, और बदले में उसे एक पेनलेस डेथ ऑफर करता है। उसकी आवाज शांत और अथॉरिटी से भरी होती है। डीमन लॉर्ड बिना रहम के मॉन्स्टर से लड़ता है और प्रिसिजन के साथ उन्हें खत्म करता है। इस दौरान लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं पुअर इमेज क्वालिटी की कंप्लेंट करते हुए और व्लॉगर को और पास जाने को बोलते हैं। व्यूअर्स में से एक स्लेयर नाम का बंदा 5 मिलियन डोनेट करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर डेसॉन को क्लियर शॉट में कैप्चर किया तो और 5 मिलियन देगा। एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। स्टेक्स व्लॉगर और हीरोइक डीमन लॉर्ड दोनों के लिए ऊपर चढ़ते हैं। 5 मिलियन की डोनेशन सुनकर व्लॉगर की रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है। उसे एक्साइटमेंट होती है लेकिन उसकी कावर्डिस उसे एक्शन के पास जाने नहीं देती। इस बीच डेसॉन पावरफुल पंचेस से मॉन्स्टर्स के सर उड़ाता रहता है और जल्दी समझ जाता है कि ये लगातार लड़ाई उसकी माना को बहुत तेजी से खा रही है। एक और व्यूअर एक्स्ट्रा पैसे ऑफर करता है क्लियर पिक्चर के लिए और व्लॉगर का ईमेल मांगता है। स्पॉन्सरशिप नोटिफिकेशंस की बारिश से व्लॉगर एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों में उलझ जाता है। फेम की चाहत और सामने खतरे के डर के बीच फंसा हुआ वो एक और 20 मिलियन की डोनेशन देखता है जहां एक व्यूअर हीरो के बारे में डिटेल इन्फो मांगता है और पैसे देने का वादा करता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स पर जो डे सॉन्ग पर बिडिंग वॉर कर रहे होते हैं। ये लोग क्लियरली हॉटशॉट क्लैन लीडर्स होते हैं जो उसे अम्यूजिंग और इंप्रेसिवली स्ट्रांग दोनों समझ रहे होते हैं। उनकी इंटरेस्ट डे सॉन्ग में बढ़ रही होती है जब उसकी पावर देखकर सोचने लगते हैं कैसे उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर डे सॉन्ग इतने मॉन्स्टर्स गिरा चुका होता है कि जो बचे हैं वो उसे डरने लगते हैं, लेकिन एक क्रीचर जो शायद उनका लीडर है अपने ही मिलियन को मार देता है और बिना डर के डे सॉन्ग से लड़ने को तैयार होता है। इस दौरान व्लॉगर की पैसे की भूख इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो इस वंस इन अ लाइफटाइम चांस के लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो हिम्मत जोड़कर पास जाने लगता है चैन्हो अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसे डरा देता है। पूछता है अब तक इवैक्यूएट क्यों नहीं किया। अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर से व्लॉगर का फोन हाथ से गिर जाता है और व्यूअर्स कमेंट्स में उसे लूजर और चिकन कहकर गाली देते हैं। चैन्हो उसे खींचकर एक बिल्डिंग की तरफ ले जाता है लेकिन बच्चा पैसे और व्यूज के चक्कर में रेजिस्ट करता है। जब उसे जबरदस्ती खींचा जा रहा होता है तो एक मॉन्स्टर आकर उसके फोन पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। शॉक में व्लॉगर बेहोश हो जाता है, लेकिन कोई और नुकसान होने से पहले डे सॉन्ग आकर मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है। जब बाकी मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं तो डे सॉन्ग चैन्हो से पूछता है वो वापस क्यों आया इतने डेंजर में। चैन्हो अपनी चिंता बताता है, कहता है वो डे सॉन्ग के लिए परेशान हो गया था। जवाब में डे सॉन्ग कहता है क्या वो 20 मिनट तक वेट कर सकता है क्योंकि उसे एक जगह जाना है। चैन्हो उसे तसल्ली देता है कि क्लैंस जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। दोस्त की क्लूलेसनेस देखकर डे सॉन्ग कहता है बाद में सब बताएगा। वो जल्दी से पैंथियन में एंटर करता है और चैन्हो हैरान होकर देखता है कि डे सॉन्ग खुद एक गेट खोल रहा है। वो सोचता रह जाता है कि वो खुद गेट कैसे खोल सकता है और उसके साथ आखिरी मुलाकात के बाद क्या हुआ। पैंथियन में पहुंचकर हमारा डीमन किंग अपनी बॉडी की हालत पर नाराज होता है। इतनी छोटी सी लड़ाई के बाद भी एक पैनल आता है जो बताता है कि उसकी माना सिर्फ 10% पर है। अपनी इतनी कम माना से खुश ना होते हुए वो जल्दी से उसे वापस लाने का तरीका ढूंढता है। उसे पता चलता है कि अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने के लिए उसे अपने जर्नल में रिकॉर्ड की गई एक्सपीरियंसेस को दोबारा जीना होगा जहां रिवॉर्ड्स उन ट्रायल्स के बराबर होंगे जो वो झेलेगा। डेजावू की लहर उस पर छा जाती है जब उसे हेल में सीन रखने वाला जर्नल याद आता है। बिना देर किए वो ट्रायल एक्सेप्ट कर लेता है। तुरंत एक जर्नल उसके सामने अपीयर हो जाता है। बुक से एनर्जी के तेज झोंके निकलते हैं और चैलेंज शुरू
हो जाता है। उसकी सफरिंग की यादें उसके दिमाग में वापस भरने लगती हैं। जैसे ही जर्नल अपना कंटेंट रिलीज करता है, वो आग पकड़ लेता है और दर्द भरी यादों का कड़वा एहसास छोड़ जाता है। अपनी माना बढ़ाने के लिए हेल का रूलर पेज 16 रिक्रिएट करने का ऑर्डर देता है, जिसमें हेल के 5 दर्दनाक साल लिखे हैं। इस दौरान अर्थ पर चैन हो व्लॉगर बच्चे को ले जा रहा होता है, जो ऑकवर्डली उस हीरो के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। झिझकते भरे अंदाज में वो पूछता है, वो बैड एस मॉन्स्टर फाइटर कहां गया? चैन हो से तिरछी नजर से देखता है और कहता है, कोई 20 मिलियन सिर्फ उसके दोस्त के फेस की फोटो के लिए क्यों देगा? जवाब से इंप्रेस न होते हुए बच्चा अनजान बन जाता है, लेकिन उनकी बात एक बहरा कर देने वाली आवाज से रुक जाती है। चैन हो शांत होकर उसे चुपचाप इवैक्यूएट के पास चलने को कहता है। फोन वाइब्रेट होता महसूस कर चैन हो मैसेज पढ़ता है, जहां उसका लीडर बताता है कि वीकेंड होने की वजह से रीइंफोर्समेंट्स लेट होंगी और उसे जल्दी से एस्केप करने को कहता है। परेशान चैन हो बस यही उम्मीद करता है कि उसका डीमन हंटिंग दोस्त जल्दी वापस आ जाए। इस दौरान एक दूसरी डायमेंशन में हमारा हीरो खुद को प्रेडेटर्स के फॉरेस्ट में अपना वक्त दोबारा जीते हुए पाता है। हल्का सा हवा का झोंका गुजरता है, लेकिन आसपास की eerie खामोशी उसे बेचैन कर देती है। एक पैनल अपीयर होता है और उसका टास्क अनाउंस करता है, 10 व्हाइट कोलोसाई को सब्जुगेट करो, जो फॉरेस्ट के डिवाइन बीइंग्स हैं। अनजान डीमन किंग सोचता है उसके दुश्मन कहां होंगे। उसे पता नहीं होता कि उसके ऊपर एक मैसिव शैडो मंडरा रही है। रोबोट अपने टारगेट को लॉक करता है, उसकी आंखें खौफनाक लाल रोशनी से चमकती हैं और एक डैज़लिंग एनर्जी बीम छोड़ देता है। खतरे को वक्त पर महसूस कर हमारा हीरो मुश्किल से बच जाता है, बस जलने से बचता है। धुंध के बीच हमारा डीमन किंग व्हाइट कॉलोसस राइटिस को देख लेता है, एक मशीन जिसका चेहरा शायद किसी को पसंद न हो। और जब वो इस डिवाइन क्रिएशन को देख ही रहा होता है, उसका हाथ ड्रिल की तरह हवा चीरता हुआ उसकी तरफ आता है। बिना इंप्रेस हुए वो काउंटर अटैक करता है और अपना मुक्का उस मेटल के फेस पर दे मारता है। डीमन किंग के डिस्ट्रक्टिव ब्लो का इम्पैक्ट झेलकर वो जायंट रोबोट पीछे लड़खड़ा जाता है। आखिरी डेस्परेट मूव में उसकी उंगलियां तीखी ब्लेड्स की तरह फैलकर उसे घेर लेती हैं, लेकिन वो आराम से प्रोजेक्टाइल्स डॉज कर देता है और उसके एब्डोमेन पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। इस स्ट्राइक की ताकत से वो डिवाइन मशीन ऊपर से नीचे तक फट जाती है और सिर्फ स्क्रैप्स और धुआं छोड़ देती है। जब वो अगले चैलेंजर का इंतजार करता है तो उसकी नजर डेब्री के बीच पड़े एक अजीब रेड कोर पर पड़ती है। इस दौरान अर्थ पर चैन हो और व्लॉगर बच्चा रूफटॉप पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कत्ल की गई बॉडीज का डरावना मंजर दिखाई देता है। डर से जमकर चैन हो एक आदमी को देखता है जो अभी जिंदा है। वो दोनों उसके पास दौड़ते हैं। कांपते होठों से वो आदमी चैन हो को पीछे के खतरे के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है। कंफ्यूज चैन हो मुड़ता है और अपने सामने एक जायंट गॉब्लिन मॉन्स्टर को देखता है जो बड़ा वुडन क्लब पकड़े खड़ा होता है। व्लॉगर बच्चा कहता है इंजर्ड आदमी को हिला दे, लेकिन चैन हो कहता है अब देर हो चुकी है। वो बच्चे को गलत मूव न करने को कहता है और बच्चा डर के मारे पीछे देखते ही कांप उठता है। फ्रोजन बच्चे को देख चैन हो कहता है अगर मरना नहीं है तो होश में आओ। जब एक बहरा कर देने वाली गरज के साथ जायंट मॉन्स्टर हवा में कूदकर उन्हें कुचलने को तैयार होता है, तो अब चलते हैं पैंथियन में, जहां हेल का रूलर रेड बॉल को एनालाइज कर रहा है। पता चलता है कि डिवाइन मशीन्स खुद को रीबिल्ड कर सकती हैं और हर बार और स्ट्रांग और अडैप्टेड हो जाती हैं। कई पैनल्स इस इरिटेटिंग फीचर को डिटेल में बताते हैं। जल्दी समझकर हमारा हीरो डैश करता है और कोर पर पंच मारता है, लेकिन जेली की तरह वो अटैक को वापस कर देता है। 3% रेस्टोरेशन पर वो कोर पर वार करता है, विजिबल इरिटेशन के साथ। रेज से भरे पावरफुल पंच से वो बस कुछ लाल बिजली के स्पार्क्स ही निकाल पाता है। हेल का मोनार्क लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन कोर की रिकवरी स्मूथली चलती रहती है। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेशन 70% के पास पहुंचती है, एरर अलार्म्स बजने लगते हैं और जैसे ही हमारा बंदा फाइनल डिसाइसिव ब्लो देने को होता है, एक लेजर बीम उसके पास से निकल जाती है, बस थोड़ा सा मिस करते हुए। वो मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि वो पूरे टाइम रोबोट से गिर चुका था। कलोसाई एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड अटैक में हर डायरेक्शन से फायर करते हैं। निंजा जैसी एजिलिटी से लेजर की बैराज डॉज करते हुए वो समझ जाता है कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। और बुरी बात यह कि कोर चुपचाप 98% तक पहुंच चुका होता है। फिर भी हेल का रूलर हार मानने को तैयार नहीं। हर तरफ से आ रहे लेजर्स के बीच घुसते हुए वो लास्ट सेकंड पर कोर तक पहुंचकर उसे तोड़ देता है। इस अनफेयर मैचअप से फ्रस्ट्रेट होकर हमारा हीरो सॉल्यूशन के लिए अपनी यादों में झांकने लगता है, लेकिन पूरी तरह सोच भी नहीं पाता कि एक जलता हुआ दर्द भरा हेडेक उसे झटके से पकड़ लेता है। किस्मत और थोड़ी सी प्लॉट आर्मर से रोबोट्स उस मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं और इसी दौरान पुरानी यादें वापस उभरते ही वो इन बदसूरत मशीन्स को सही सबक सिखाने का प्लान बना लेता है। इस बीच अर्थ पर चोंग हो और व्लॉगर बच्चा जान बचाकर भागते हैं। ऊपर मंडराता हुआ मॉन्स्टर उनके पीछे होता है, तो दोनों स्ट्रेटजी से अलग-अलग भाग जाते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए किसको चेज करे। उनका प्लान होता है घूमकर दोबारा बिल्डिंग में घुसना, जहां ये ओवरसाइज्ड हल्क जैसा ब्रूट उनका पीछा नहीं कर सकता। मॉन्स्टर का बड़ा हाथ उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह फिसलकर बच निकलते हैं और कुछ पल के लिए सांस ले पाते हैं। जब क्रीचर हार मान लेता है तो चोंग हो मौका देखकर तुरंत आगे बढ़ने का फैसला करता है। इधर दूसरी डायमेंशन में हमारा हीरो डिवाइन मशीन्स के बीच कूदता फिर रहा होता है। उनकी लगातार लेजर बीम से मुश्किल से बचता हुआ उसका ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा हंगामा करना, ताकि आसपास के सब ऑटोमेटॉन्स का ध्यान उस पर आए। जब उसे लगता है काम हो गया तो वो स्वॉर्म से दूर भागकर फॉरेस्ट के खाली एरिया में लैंड करता है। वो रुक जाता है और एनिमीज को लॉक ऑन करने और अपने लेजर्स चार्ज करने देता है, लेकिन अचानक एक जायंट रोबोट घुटनों पर गिर जाता है। बाकी मशीन्स अपने एलाई को इग्नोर करते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड आराम से बैठकर उन ब्रेन डेड मशीन्स को मिडिल फिंगर दिखा देता है। एक-एक करके लाइन में खड़ी मशीन्स गिरने लगती हैं। जब स्वॉर्म वेल फॉरेस्ट के नाम का असली रीजन दिखाई देता है, जमीन से एक जायंट जॉ निकलता है और डिवाइन मशीन्स को एक-एक करके निकल जाता है। अपनी डरावनी यादों को दोबारा जीते हुए हमारा लड़का दूर से कैजुअली देखता रहता है जब ये बेहेमोथ वेल उसके लिए चैलेंज कंप्लीट कर देता है। जब सब 10 हेवनली बीइंग्स खत्म हो जाते हैं तो एक कांग्रेचुलेटरी पैनल अपीयर होता है। रिवॉर्ड के रूप में उसे एनहांस्ड फिजिकल एबिलिटीज, माना रिजर्व्स का बूस्ट और डैगर ऑफ जजमेंट मिलता है। जैसे ही वेपन मटेरियलाइज होता है वो उसकी स्पेशल एबिलिटी चेक करता है। सिस्टम बताता है कि ये डैगर 100 मीटर रेडियस में रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन की तरह काम करता है। वाह, क्या बर्थडे प्रेजेंट है। नए वेपन को टेस्ट करने के बाद हेल का रूलर अर्थ पर वापस आने का फैसला करता है। सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पर, जब गेट पहली बार खुला था। एंकर सीरियस टोन में उस ट्रैजिक रिपोर्ट देता है जिसमें कई लोग मरे थे। वो एक फीके प्रोफेसर से सॉल्यूशन पूछता है जो बर्थडे पार्टीज में पॉलिटिक्स शुरू करने वाले अंकल जैसा लगता है। वो अवेकनर्स एसोसिएशन पर उंगली उठाता है और कहता है ये डिजास्टर उनकी वजह से हुआ है। वो कहता है वो ज्यादा वेकेशंस लेते हैं और जब हंटर्स की शॉर्टेज होती है तो प्रॉब्लम्स को बस टाल देते हैं। वो जोर देकर कहता है फ्रैक्चर्स को फर्क नहीं पड़ता कि हंटर्स हवाई में चिल कर रहे हैं या ड्यूटी पर हैं, इसलिए उन्हें रिस्पांसिबल ठहराना चाहिए। फिर एक मन वाला आदमी न्यूज़ देखते हुए उस प्रोफेसर से इरिटेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है एसोसिएशन हंटर्स को प्लान्स के मुकाबले पीनट्स मिलते हैं। उसके पार्टनर की वाइनिंग सुनकर टीम लीडर उसे कहता है अभी रिजल्ट्स पर फोकस करे वरना जॉब जा सकती है, लेकिन उनकी बात एक ब्रेकिंग न्यूज़ से रुक जाती है जहां बताया जाता है कि एक अवेकनर ने अकेले ही मॉन्स्टर्स को संभाल लिया। इधर डिजास्टर साइट पर व्लॉगर बॉय और चोंग हो एक रूम में छुपे रेस्क्यू का वेट कर रहे होते हैं। अचानक जोर-जोर की आवाजें आती हैं और पूरा कमरा कांपने लगता है। वो डर-डर कर बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ पाने से पहले ही रूफ गिर जाता है और दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। डर के मारे चोंग हो सोचता है शायद अब उनका एंड आ गया, लेकिन पता चलता है कि वो बस भूखा डेसोंग है जो एक्स्ट्रा लार्ज हल्की बेहेडेड बॉडी पर खड़ा है। चोंग हो अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है इतने मुश्किल वक्त में। उसे देखकर हमारा लड़का भी थकावट के बावजूद कूल सी स्माइल देता है। कुछ अजीब महसूस कर चोंग हो पूछता है क्या वो ठीक है। दर्द से कराते हुए हेल का रूलर फास्ट फूड वाले बच्चे को बोलता है उसके लिए मीट पका दे। दोनों से घूरकर देखते रह जाते हैं और पागल हो जाते हैं कि वो ऐसी डू और डाई सिचुएशन में ग्रिल्ड बर्गर एंजॉय करना चाहता है। जब चिकन नहीं मिलता तो हमारा डीमन कॉन्जर मॉन्स्टर मीट एडिबल है या नहीं ये एनालाइज करता है। फिर वो सीधा खाना शुरू कर देता है और बाकी दोनों उल्टी करने जैसा महसूस करने लगते हैं। खुशकिस्मती से एक सोल्जर आ जाता है और व्लॉगर बॉय खुशी से पागल हो जाता है कि वो बच जाएगा। जब हमारा हीरो चुपचाप अपना मील एंजॉय कर रहा होता है तो सोल्जर उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोलता है, लेकिन रियलाइज होने से पहले कि वो मॉन्स्टर गट्स खा रहा है। चोंग हो आगे बढ़कर उसका ध्यान हटा देता है। अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन देकर वो हमारे भूखे हीरो को साइड ले जाकर कहता है पेट भरकर खा ले। बाद में सोल्जर अपना एटीट्यूड चेंज करके कहता है वो लोग सीधा नहीं जा सकते। तो चोंग हो प्राउडली अपना क्लैन आईडी कार्ड दिखाता है। उसका क्लैन स्ट्राइक देखकर सोल्जर मुस्कुराता है और उन्हें सेफ जगह ले जाने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ मन वाला बंदा मॉन्स्टर के कटे हुए बॉडीज देखकर उल्टी कर रहा होता है। टीम लीडर इरिटेट होकर उसे कहता है जमीन पर कीड़े की तरह मत पड़ और सर्वाइव स्टोन। मन तुरंत एक सोल्जर को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने के लिए मना लेता है क्योंकि वो एसोसिएशन हंटर है। इस बीच
बीच ग्रेसफुल टीम लीडर सोच रहा होता है कौन सा मॉन्स्टर ऐसा हो सकता है जो कॉर्प्सेस को इस तरह फाड़ दे। सीन शिफ्ट होता है जब लड़के जॉन्गो की कार में होते हैं। हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड कहता है उसके अपार्टमेंट में रुक जाए, लेकिन फैमिली मैन होने के नाते वो कहता है उसे अपने घर वालों से मिलना है। दोस्त याद दिलाता है कि उसकी करंट हालत देखकर फैमिली डर जाएगी। अपने आप को देखकर हेल्थ का रूलर डिसाइड करता है कि मां को बस कॉल ही करे और दोनों फ्रेश फ्राइड चिकन खाने निकल जाते हैं। इन होने के बाद जब वो जॉन्गो के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो हमारा बंदा उसकी लग्जरी देखकर इंप्रेस हो जाता है। नहाकर दोनों टेबल पर बैठते हैं जहां महंगी डिशेस लगी होती हैं। क्यूरियोसिटी में हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है दोस्त ने बताया था हंटर्स बहुत पैसा कमाते हैं। जॉन्गो हां कहता है, लेकिन ये भी बोलता है कि हंटर्स इतना कमाकर भी थोड़े स्कैमर्स जैसे लगते हैं। जब पूछा जाता है क्या वो हंटर बनना चाहता है तो हमारा लड़का चिकन विंग खाते हुए बस ग्रंट करता है। थोड़ा परेशान होकर जॉन्गो बताता है अगर वो अप्रेजल करवा ले तो काफी हाई रैंक मिल सकता है। इतनी पावर के साथ वो ए रैंक से कम नहीं होगा। टर्म्स न समझ आने पर जॉन्गो बताता है बेटर रैंक का मतलब बड़े प्लान्स ज्वाइन करना होता है और मंथली इनकम क्रेजी होती है। इंटरेस्टेड होकर डेसुंग पूछता है क्या ए से भी ऊपर कोई रैंक है तो जॉन्गो बताता है दुनिया में 200 मिलियन अवेकेंड में से सिर्फ 5 ही एस रैंकर्स हैं। शैतानी मुस्कान के साथ जॉन्गो मजाक करता है कि उसका दोस्त 6th एस रैंकर बनने का सपना न देखे, ए रैंक ही काफी है। वो फिर पूछता है क्या वो हंटर बनेगा। आर्गुमेंट में जॉन्गो कहता है वो सब में हेल्प करेगा और दोनों टोस्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जब कुछ मॉब्स्टर्स एक फैंसी रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं। लंबे बालों वाला एक अजीब आदमी अपनी बात एक गंजे गैंगस्टर से रिपीट करता है जो उससे बहुत डरा हुआ होता है। वो पूछता है क्या सच में एक लड़के ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन गिरा दी। टैबलेट पर देखकर वो कहता है ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है। ब्राउन हेयर्ड आदमी हंग मकलान का मैनेजर लीसिया को उठकर पूछता है बैली उसके पास रोकर क्यों नहीं आया। बैली कांपते हुए माफी मांगता है जब वो आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है। ठंडी नजर से वो पूछता है क्या वो उस बॉडी की वजह से कांप रहा है जो कुछ फीट दूर पड़ी है। गंजा आदमी पसीना छोड़ देता है। रोते हुए वो सियाकू से कहता है उसे उस डेड बॉडी की तरह मत मारना। जीसू के सर पर हाथ फेरते हुए सियाकू शांत टोन में कहता है उसे बस चोरी हुआ पैसा चाहिए। वो क्लियर करता है कि वो गैंग का हिडन स्टैश भी लेने वाला है, लेकिन डर के मारे बैली अनजान बन जाता है। डर से जमकर चुप रहता है और सियाकू चुपचाप उसका फेट डिसाइड कर लेता है। अचानक लंबे बालों वाला आदमी पीछे हटकर कहता है वो बैली की बात पर यकीन करता है, लेकिन शुक्रिया बोलने के कुछ ही पल बाद सियाकू के हाथ में पकड़ा उसका गंजा सर फट जाता है। खून का फव्वारा निकलता है और वो बिना रिएक्ट किए अपना टैबलेट उठा लेता है। देशों की फोटो दिखाकर वो अंधेरे में छिपी एक औरत को कहता है कल्प्रिट को नीटली हंट कर। इस दौरान हमारा लड़का फाइनली हंटर्स एसोसिएशन पहुंचता है। जॉन्गो उसे अवेकनिंग टेस्ट देने को कहता है, लेकिन जब वो उसे इग्नोर करता है तो जॉन्गो कहता है फॉर्मल बोल वरना आउटकास्ट लगेगा। नर्वस बाप की तरह वो कहता है रिजल्ट टेक्स्ट करना। गेट के पास पहुंचकर हमारा लड़का अजीब से एप्लीकेंट्स की भीड़ देखकर सिर्फ पेचेक के बारे में सोचता हुआ सीधा लैब नंबर 3 की तरफ चला जाता है। लाइन में जगह पकड़कर वो फोन चेक करता है जहां मां का मैसेज होता है पूछती है कब घर आएगा। उसे टेंशन न देने के लिए वो रिप्लाई करता है नहाकर धीरे धीरे घर आएगा। हर मां की तरह वो ये भी पूछती है क्या वो ठीक से खा रहा है। ये देखकर हमारा लड़का मुस्कुराता है और घर जाने का मन और बढ़ जाता है, लेकिन उसका होलसम मोमेंट तब टूट जाता है जब क्लर्क कहता है अब उसकी टर्न है और एक पागल सा बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है कि वो अवेकंट है। एम्प्लॉइज बार-बार समझाते हैं मीटर ठीक काम कर रहा है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी शिकायतें बंद नहीं करता। वो आगे बढ़कर ये तक कह देता है कि एक रात में बाल झड़ जाना ही उसके अवेकंट होने का सबूत है और जो लोग पहले इरिटेट हो रहे थे सब हंस पड़ते हैं। जिद्दी बूढ़ा कहता है जब तक उसकी कंप्लेंट एक्नॉलेज नहीं होगी वो नहीं हटेगा। बोझ से तंग आकर हमारा बंदा उसकी चमकती गंजी खोपड़ी पकड़कर अपनी ओवरवेलमिंग ऑरा से उसे चुप करा देता है। फिर भी बूढ़ा मानता नहीं और जिद करता है कि मीटर ही खराब है। तो हमारा जनरस डीमन किंग उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट देता है और एक हंटर को चेक करने आता है। जैसे ही वो अपना हाथ और पर रखता है वो चमककर ग्रीन हो जाता है और दिखाता है कि वो सी रैंक का है। शर्म से पानी पानी होता बूढ़ा पसीना छोड़ देता है। क्लर्क लेडी खुशी खुशी उस गीजर को बाहर का रास्ता दिखा देती है। साफ दिख रहा होता है कि वो है, लेकिन बूढ़ा फिर भी इनकार में रोते हुए बकबक करता रहता है और हमारा लड़का क्रिंज करता है। आखिर उसकी बारी आती है। क्लर्क लेडी अपनी कॉलीग से गॉसिप करती है कि शायद हमारा हीरो आज का टॉप रैंक हो सकता है क्योंकि उसने उसकी टेरिफाइंग ऑरा महसूस की, लेकिन वो बस उसके सर पर हल्का सा बॉन्क मारकर बात टाल देता है। पूरी सपोर्ट के साथ क्यूट क्लर्क लेडी के साथ हमारा हीरो मोनोमीटर की तरफ बढ़ता है। तभी कोरियन हंटर एसोसिएशन में अचानक केओस मच जाता है और हर तरफ कमोशन शुरू हो जाता है। ब्रांच मैनेजर को अर्जेंट कॉल्स मिलने लगते हैं जहां उसे तुरंत 6th फ्लोर के एग्जामिनेशन रूम 3 में आने को कहा जाता है। अचानक कॉल की अर्जेंसी से सस्पिशियस होकर वो सोचता है कहीं कोई 6th एस रैंक हंटर तो अवेकन नहीं हो गया, लेकिन तुरंत इस थॉट को इंपॉसिबल समझकर टाल देता है। 6th फ्लोर पर पहुंचकर वो एग्जामिनेशन रूम 3 की तरफ बढ़ता है जहां पहले से ही बड़ी भीड़ जमा होती है। लोगों को धक्का देते हुए जब वो आगे पहुंचता है तो देखता है क्रिस्टल बॉल टूटकर बिल्कुल अंडे के छिलके जैसा हो गया है। मैनेजर घबराकर तुरंत एम्प्लॉई से एक्सप्लेनेशन मांगता है। स्टाफ बताता है कि देसन नाम का आदमी एग्जामिनेशन के लिए क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा था। पहले ऑर्ब के अंदर कलर्स अजीब तरह फ्लिकर करने लगे, फिर अचानक बिना वार्निंग के वो धुएं के साथ फट गया और सब लोग कंफ्यूजन में रह गए। फ्रस्ट्रेशन में मैनेजर कहता है शायद मीटर डिफेक्टिव होगा, लेकिन स्टाफ बताता है कि उन्होंने 3 अलग क्रिस्टल मीटर्स ट्राई किए और तीनों का वही हाल हुआ। ये सुनकर मैनेजर मान लेता है कि सब डिफेक्टिव होना मुमकिन नहीं। इधर हमारा लड़का टेंशन में सोच रहा होता है कहीं उससे 3 टूटे क्रिस्टल बॉल्स का पैसा न भरना पड़े। इसी फिक्र में वो मैनेजर से अपने रिजल्ट के बारे में पूछता है, लेकिन मैनेजर खुद कंफ्यूज होता है। वो देसन को बताता है कि और मीटर्स यूज करने से भी शायद वही एक्सप्लोजन हो सकता है और ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन देखी है, इसलिए उन्हें बॉर्डरलाइन जजमेंट लेना पड़ेगा। वो समझाता है कि जब क्रिस्टल बॉल प्रॉपर असेसमेंट नहीं दे पाती तो लाइसेंस टेस्ट के रिजल्ट्स ही इवैल्यूएशन के लिए काफी होंगे। नॉर्मल केसेस में टेस्ट बस एक पार्ट होता है रैंक डिसाइड करने का, लेकिन देसन के केस में वही फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर होगा। देसन अभी भी अनश्योर होता है और लाइसेंस टेस्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाता है। तभी एक स्टाफ मेंबर डिटेल में सिस्टम समझाता है और उसे तसल्ली देता है कि चिंता की बात नहीं, अब और कुछ करने को ना बचा तो डीमन लॉर्ड सर हिलाकर प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। ब्रांच मैनेजर अभी परेशान होता है और जो हुआ उसे समझने की कोशिश करता है। इस बीच क्लर्क जो पहले क्रिस्टल बॉल के मैकेनिज्म की बात कर रही थी एक थियरी देती है। वो कहती है शायद क्रिस्टल बॉल एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा पावर मेजर ही नहीं कर पाती। मैनेजर क्यूरियोसिटी से पूछता है क्या वो कह रही है कि देसन ट्रिपल एस रैंक हो सकता है। क्लर्क हां में सर हिलाती है, लेकिन उसका कॉलीग तुरंत मजाक उड़ा देता है और कहता है दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन देसन का ट्रिपल एस रैंक होना उसे मुश्किल लगता है। सीन शिफ्ट होता है जब देसन एसोसिएशन बिल्डिंग से बाहर निकलता है। अभी भी जो हुआ उसके बारे में सोचता हुआ तभी उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ चानो होता है। देसन बताता है कि फिलहाल उसे बॉर्डरलाइन स्टेटस दिया गया है। चानो को अजीब लगता है और पूछता है क्या मीटर अटक गया था। देसन हल्का सा हंसकर कहता है मीटर अटका नहीं बल्कि टूट गया। केओस के लिए मशहूर देसन को चढ़ाते हुए चानो मजाक करता है कहीं वो शैतानी तो नहीं कर रहा था, फिर खुद ही कहता है शायद ऐसा मुमकिन नहीं। देसन कहता है उसने बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और हाथ रखा था। चानो बोलता है उसे शुरू से ही लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। देसन प्रॉमिस करता है बाद में एग्जाम की डिटेल्स बताएगा और कॉल खत्म हो जाता है, लेकिन कॉल करते ही डीमन लॉर्ड के शार्प सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। वो तुरंत महसूस कर लेता है कि दूर कहीं एक स्नाइपर बैठी है। ट्रिगर पर उंगली रखे सीधा उस पर एम किए। स्नाइपर लेडी धीरे से बोलती है। देसन बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लगता, उसे लगता है एक बुलेट ही काफी होगी। ट्रिगर दबाने से पहले ही उसे कुछ गलत महसूस होता है और वो शॉक में आ जाती है जब समझ आता है कि वो डिटेक्ट हो चुकी है। किसी हंटर ने कभी उसे पहले नहीं देखा था। देसन अपने सर की तरफ इशारा करता है, गुस्से भरे चेहरे के साथ उसे देखने को कहता है। स्नाइपर डर जाती है क्योंकि सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं बल्कि इतनी दूर से उसकी आवाज भी उस तक पहुंच रही होती है। वो डर के बावजूद खुद को संभालती है और ट्रिगर दबाती है। एक एक्सप्लोजन होता है और वो खुश हो जाती है कि शायद काम हो गया, लेकिन धुआं हटा तो देसा बिल्कुल ठीक खड़ा होता है और बुलेट भी बेकार हो गई। ये देखकर वो डरकर भागने का सोचती है, लेकिन जैसे ही मुड़ती है देसन अपना डैगर भेज देता है जो उसकी टांग में घुसकर उसे गिरा देता है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसका टारगेट बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है जैसे कोई हॉरर सीन हो। देसा ब्लफ करता है कि बुलेट उसके सर पर लगी थी लेकिन उसे मार नहीं सकती। स्नाइपर तुरंत गन निकालकर उस पर तान देती है और पूछती है वो कहां से आया। डीमन लॉर्ड सच बोलता है कि वो हेल से आया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। डर और एंजाइटी में वो लगातार ऑरा बुलेट्स चलाती है। उसे लगता है वो मर जाएगा। तभी अचानक उसके पीछे अपीयर हो जाता है और वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लग रहा था वो गिर चुका है, फिर भी वो बिल्कुल ठीक खड़ा होता है।
हमारा लड़का उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से टकरा देता है और अपनी पावर से उसे एक डेमोनिक स्लो मटेरियल में लपेट देता है जो उसे डरा देता है। वो बेहोश हो जाती है। डोंग कहता है उसका उसे मारने का इरादा नहीं। वो बुलेट्स उठाकर उसका सामान तलाश करता है क्लूज के लिए। फिर बुलेट्स उसके सर पर रखकर उसे होश में लाता है। पसीने में भीगी वो चिल्लाने लगती है क्योंकि डेसन के बुलाए क्रीचर के गंदे हाथ उसके पास आ रहे होते हैं। डोंग गैंगस्टर जैसे टोन में कहता है अगर जिंदा रहना है तो शांति से सब सवालों के जवाब दे। लगेज में फैमिली पिक्चर्स देखकर वो पूछता है किसने उसे और उसके फैमिली को मारने भेजा। वो घबराकर सोचती है होमवर्क क्लैन का नाम नहीं ले सकती। तभी उसे एक मिसिंग गैंगस्टर याद आता है और वो उसका नाम यूज करने का मौका देख लेती है। वो कहती है किम शोंग योंग ने भेजा था, वही नूब जिसे डेसन ने प्राइवेट लोन ऑर्गेनाइजेशन में पीटा था और जिसका सेफ उसने लूटा था। इसके बदले वो अपनी फ्रीडम मांगती है। जवाब में डायसन एक बुलेट फेंककर उसके कंधे में छेद कर देता है। वो कहती है उसने सब सच बता दिया। हमारा लड़का गैंगस्टर एक्ट जारी रखते हुए कहता है इतनी आसानी से सेंसिटिव इन्फो देना सस्पिशियस है और उसे उसकी बात में शक लगता है। डर से कांपकर वो समझ जाती है उसने जल्दी कर दी। डेसा फिर से पोलाइटली पूछता है कि किसने मर्डर ऑर्डर दिया। वो सोचती है अब वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है और अगर बच भी गई तो होमवर्क क्लैन का साइकोपैथ हेड उसे मार देगा। अपनी मौत को पक्का समझकर वो चिल्लाती है वो कभी नहीं बताएगी और सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले हमारा गैंगस्टर एक बुलेट चला देता है जो उसके बॉडी ट्रंक में बड़ा होल कर देता है। असैसिन खून उगलकर गिर जाती है और मर जाती है। डोंग इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो पता नहीं लगा पाया कौन पीछे है। फिर वो उसकी लाश को देखकर सोचता है इसे कैसे डिस्पोज करे। उसे एक आइटम याद आता है जो काम आ सकता है लेकिन उसे यूज करने में हिचक होती है। इसलिए वो अपने जर्नल की यादों में खोज करने लगता है डेड कीवर्ड से रिलेटेड रिकलेक्शंस ढूंढने के लिए। 134 पेजेस स्कैन करने के बाद वो पैंथियन का पोर्टल खोल देता है। ये जानते हुए भी कि ये एरिया गेट फ्रैक्चर्स की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, वो फिर भी बॉडी को कवर करने का फैसला करता है। नीले कपड़े से लाश ढककर वो पैंथियन में एंटर करता है। अंदर पहुंचते ही उसका वेलकम होता है और वो सिस्टम से कहता है जर्नल का 134 पेज रिक्रिएट करे जहां सोल प्रिजन रिकॉर्ड हुआ था। जैसे ही वो यादों को खंगालता है उसे याद आता है कि सोल प्रिजन हेल के 15 रूलर्स में से एक घोस्ट किंग का प्राइमरी वेपन था। उसे अपनी फाइट याद आती है और वो समझता है कि जो वेपन उसने लिया था वो एक आर्टिफैक्ट है जो अपने खून से इम्ब्यू करने पर डेड को समन कर सकता है। शुरू में जब हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये आइटम मिला था उसे लगा था ये बहुत यूजफुल होगा, लेकिन बदकिस्मती से जो कमांडर उसने समन किया वो इतना वीक निकला कि कोई काम का नहीं था। जब 67th ईयर के 198th डे को रिक्रिएट किया जाता है तो वो सोचता है शायद ये आइटम बॉडीज डिस्पोज करने के काम आ सकता है। हमारा हीरो खुद को रिवर ऑफ द डेड के सामने पाता है। उसे याद आता है घोस्ट किंग का टेरिटरी इस नदी के उस पार है। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो एक बोट थी जिससे पार जा सकते थे, लेकिन इस बार वहाँ कुछ भी नहीं होता। नदी में तैरकर पार जाने का सोचता है लेकिन तुरंत समझ जाता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि एक बूंद पानी में गिरते ही बॉडी डिसइंटीग्रेट हो सकती है। जब वो सोच रहा होता है कैसे दूसरे साइड पहुंचना है तब क्वेस्ट का पहला पार्ट शुरू होता है और छोटे छोटे हेवनली बीइंग्स जो इंसेक्ट्स जैसे लगते हैं उसकी तरफ झुंड में आने लगते हैं। इन बग्स को राइटियस व्हाइट पिलर्स कहा जाता है और ये उसकी तरफ टॉक्सिक स्लज बॉल्स फायर करने लगते हैं। डिसाउंग एक्सपर्ट तरीके से अटैक्स डॉज करता है और सोचता है शायद इन मॉन्स्टर्स को हराने पर रिवॉर्ड में बोट मिल जाए। वो अपना वेपन निकालकर एक बग को काट देता है। जैसे ही क्रीचर मरता है वो फट जाता है और उसमें से कई पॉइजन बॉम्ब्स निकलते हैं जो पॉइजन बुलेट जैसे लगते हैं। अटैक्स डॉज करने के बजाय वो एक सिंपल बैरियर से सबको रोक देता है, लेकिन उसे ये प्रोसेस स्लो और इरिटेटिंग लगता है क्योंकि एक एक करके बग्स को मारना पड़ रहा है। तो वो तुरंत दूसरे बग को टारगेट करता है और आगे डैश करके बाकी सब बग्स को भी पल भर में काट देता है। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही उसे इंप्लीमेंटेशन रेट का 50% मिलता है और रिवॉर्ड में एक आर्मर मिलता है जिसका नाम वर्मिन्स ब्लेसिंग है। आर्मर का स्टेटस बताता है कि ये यूजर को डेड एनर्जी से इम्यून बना देता है, मतलब शायद वो इसे पहनकर नदी में तैर सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो आर्मर पहनकर नदी में तैरकर पार निकल जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि पैंथियन के डीमन बीस्ट उसकी स्विमिंग स्किल से इंप्रेस है और हेल्प ना कर पाने के लिए माफी मांगते हैं। ये सुनकर वो और इरिटेट हो जाता है। वो जल्दी से घोस्ट किंग के टेरिटरी में पहुंचता है और हैरानी से देखता है कि अंडर कासल गायब हो चुका है। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें डीमन बीस्ट फिर माफी मांगते हैं कासल के गायब होने के लिए, जो उसे और चिढ़ाता है। वो सोचता है शायद कुछ साइड क्वेस्ट कंप्लीट करने से कासल वापस मिल जाए। तभी उसके सामने एक लंबी स्ट्रक्चर अपीयर होती है जिसे हेवनली ऑबलिस्क कहते हैं, जिसके बेस पर एक गेट होता है। जैसे ही वो सोचता है नेक्स्ट क्वेस्ट कब शुरू होगा एक सिस्टम विंडो खुल जाता है जो कहता है 2 घंटे में 1000 हेवनली क्रीचर्स मारने होंगे सेकंड क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। ये मैसेज आते ही एक मॉन्स्टर उसके सामने मटेरियलाइज होता है और वो तुरंत पहचान लेता है कि ये कमांडिंग जनरल है। उन्हें डीमन समझकर वो चिल्लाता है अपने लॉर्ड के सामने घुटनों पर आओ। लेकिन एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें डीमन बीस्ट उनके साथियों के बिट्रेयल के लिए माफी मांगते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं वो कई को मार देता है लेकिन नोटिस करता है उनके कोर्स गायब हैं। उसे शक होता है शायद ये आर्किटेक्चरल पिलर ही इस एनोमली की वजह है। वो ब्लड न्यूट्रलाइजेशन एक्टिवेट करता है और खुद को हाफ ह्यूमन हाफ डीमन हाइब्रिड में बदल देता है, जिससे उसके स्टैट्स और स्किल अटैक पावर 300% बढ़ जाती है। इस नई स्ट्रेंथ के साथ वो आगे डैश करता है और कमांडिंग जनरल के ग्रुप को गिराता चला जाता है। जब वो पिलर के पास पहुंचता है तो सोचता है शायद इसे अंदर से तोड़ना ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो गेट की तरफ दौड़कर टावर में घुस जाता है और जो भी सामने आता है उसे मार देता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्ट्रक्चर तोड़ देता है। जैसे ही टावर गिरता है सस्पिशियस कोरलेस डीमंस हवा में खुलकर गायब हो जाते हैं। इसके साथ सेकंड क्वेस्ट भी खत्म हो जाता है और सोल प्रिजन का इंप्लीमेंटेशन रेट कंप्लीट हो जाता है। रिवॉर्ड में उसे 2 ऑब्स मिलते हैं, एक पर्पल और एक ऑरेंज। वो सोचता है एक रिवॉर्ड होगा और दूसरा इंप्लीमेंटेशन आइटम। पहले वो पर्पल ऑब उठाता है और चेक करता है। उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वही वेपन होता है जो वो ढूंढ रहा था। ये उसे 3 स्किल्स देता है, पहला डेड टारगेट को इंप्रिजन करने का, दूसरा उसे रिजरेक्ट करने का और तीसरा उसकी मेमोरी में झांकने का। जबकि उसका मेन पर्पस कॉप्सेस कलेक्ट करना था इंफॉर्मेशन के लिए, उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि वो एक टाइम में सिर्फ 20 सोल्स इंप्रिजन कर सकता है। फिर वो दूसरा और उठाता है जो रून ऑफ एक्सपेंशन निकलता है। वो रून को सोल प्रिजन आर्टिफैक्ट में एनग्रेव करता है और उसकी कैपेसिटी 20 से बढ़कर 100 हो जाती है, जो उसके काम के लिए काफी है। सैटिस्फाइड होकर वो सोल प्रिजन लेकर पैंथियन से निकलने का फैसला करता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन अचानक डिमोनिक बीस्ट एक और मैसेज भेजते हैं और उसे सावधान रहने को कहते हैं। वो बस उन्हें न्यूसेंस समझता है। एक गोल्डन पैनल उसके सामने खुलता है लेकिन वो उसे टाइम वेस्ट समझकर इग्नोर कर देता है। उनकी बेकार रिडल्स को झाड़कर वो पैंथियन से बाहर आ जाता है। जब वो वापस उस जगह पर आता है जहां उसने स्नाइपर लेडी की बॉडी छोड़ी थी तो देखता है वो वहां नहीं है। लाश खुद चलकर नहीं जा सकती या जा सकती है। डेसाउंग थका हुआ था और घर लौटने का डिसाइड करता है। घर में एंटर करते ही उसकी बहन झांक कर कहती है वो लेट आया है, राइस सूप ठंडा हो रहा है कहकर वो उसे बुलाती है और सूप गर्म कर देती है। जब वो खाना शुरू करते हैं तो मां टीवी बंद कर देती है। हमारा लड़का बात शुरू करता है और कहता है दुनिया कितनी बदल गई है। मां कहती है उसे डर था वो शॉक हो जाएगा इसलिए उसने सब नहीं बताया। वो एक मां के रूप में खुद को यूजलेस महसूस करने के लिए माफी मांगती है। डेसाउंग उसे तसल्ली देता है और कहता है वो थैंकफुल है कि वो इतने साल सर्वाइव कर गई। फिर वो मां और बहन से पूछता है क्या वो अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं। मां शर्माकर उसे और सूप ऑफर कर देती है। लंच के बाद चानू को कॉल करता है और बताता है वो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड जा रहा है। चानू पूछता है क्या ये लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन है। डीमन लॉर्ड कहता है ये ट्रेनिंग जैसा ही है लेकिन असल में उसे एक बग मिला था जो गायब हो गया है और उसे ढूंढना है। दोस्त को कुछ समझ नहीं आता। डेसाउंग फिर चानू से कहता है उसकी मां और बहन का ख्याल रखे जब तक वो वापस आए और डिसाइड करता है थोड़ा ज्यादा विजिबल होकर उन लोगों को बाहर निकाले जो स्नाइपर लेडी के पीछे थे। सीन शिफ्ट होता है होमवर्क क्लैन बिल्डिंग पर जहां नए पावरफुल हंटर को कैसे हैंडल करें इस पर बात हो रही होती है। बी रैंक असैसिन लेडी की मरने की बात सुनकर सिया को कहता है उसे भूल जाओ। विलेन वाली मुस्कान के साथ वो रैंकिंग टेस्ट सबराज करने का आइडिया देता है। ये कहकर वो वाटर टैंक में खड़े ए रैंक पंक जिनॉल की तरफ मुड़कर पूछता है क्या वो रेडी है। वो कहता है वो हमेशा से रेडी था। एक साइंटिस्ट उसे एक मिस्टीरियस सीरम देने की तैयारी करता है। सैडिस्टिक स्माइल के साथ सिया को उसे वार्न करता है कि उससे दिमाग तोड़ देने वाला दर्द होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली कहता है जब से ज्वाइन किया तब से प्रिपेयर था। सिया को सिग्नल मिलते ही मैड साइंटिस्ट प्रोसेस शुरू करता है। पानी में बबल्स फटने लगते हैं और जिंदगी की वेन्स डाइविंग सूट के अंदर से उभरने लगती हैं। दांत भींचकर उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वेन्स पर मैजिकल एनर्जी चमकने लगती है। अचानक साइंटिस्ट घबराकर कहता है अगर प्रोसेस चलता रहा तो वो मर सकता है, लेकिन सिया को बिल्कुल काम रहता है और कहता है वो इतना वीक बंदा रिक्रूट ही नहीं करता। जब 90% सीरम इंजेक्ट हो जाता है तो जिंजल दर्द में चीखने लगता है और उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। तभी उसका हार्ट रेट फ्लैटलाइन हो जाता है। जिंजल बिल्कुल ढीला पड़ जाता है और साइंटिस्ट कहता है वो मर गया, लेकिन सिया को उसे चुप रहने को कहता है। अचानक ए लैंकर के हाथ हिलने लगते हैं और साइंटिस्ट शॉक में रह जाता है जब उसका हार्ट दोबारा धड़कने लगता है। अब चमकती हुई ग्रीन आंखों के साथ जिंजल एक पावरफुल पंच में टैंक तोड़कर बाहर आ जाता है। उसकी बॉडी से एनर्जी फूट रही होती है। सिया को क्रीपी स्माइल के साथ उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और आने वाले दिनों में उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड होता है। इधर हमारा प्रोटैगनिस्ट रूफ
पर चानों से चैट कर रहा होता है। दोस्त कहता है उसे एसोसिएशन का इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। ये पढ़कर वो खुद एक एक्सपेरिमेंट करता है। एक स्टिक पकड़कर हमारा लड़का एक ओपी लूप होल डिस्कवर करता है, इनविजिबल हेल आर्मर। जब उसे पता चलता है आर्मर इनविजिबल है तो जजमेंट डैगर इन्वेंटरी से निकालता है। सिस्टम को कमांड देकर वो वुडन स्टिक को डैगर के रूप में रिकॉग्नाइज करवाता है और असली वेपन गायब हो जाता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि स्टिक अब डैगर से ओवरराइड हो चुकी है। अब हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट की तरह एक छोटी सी बॉन्ड से वो डिस्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये उसे एक नया आइडिया देता है तो वो फिर से पैंथियन में एंटर करता है और इस बार फ्लेम किंग की टेरिटरी में कदम रखता है। वहां दोबारा आकर वो अपनी डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करता है। अचानक ऑर्गेल के सर्वेंट्स की पूरी आर्मी बर्फ जैसी सफेद आर्मर पहने लाल आंखों वाले वुल्व्स उसे घेर लेती है। सिस्टम तुरंत रिक्वेस्ट देता है उनमें से 1000 को गिराने का। बदले में उसे मिलने वाली वेपन हेलफायर ग्रेट सोर्ड का आधा हिस्सा। हमारा हीरो अपना हाथ काटकर खून बहा रहा है, ये सोचकर नाराज कि इतने छोटे दुश्मनों के लिए सोल प्रिजन यूज करना पड़ेगा। एक वुल्फ तुरंत उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह रहता है और अपनी किलिंग स्प्री शुरू करने को रेडी हो जाता है। अपनी इनसेन स्पीड और फ्लाइंग डैगर के साथ वो इन हेवी आर्मर्ड वुल्फ्स को बटर की तरह काटने लगता है। 33 के हुए सोल्जर्स को कंट्रोल में लेकर वो उन्हें कॉप्स प्रिजन से समन करता है। फिर से वुल्फ्स का झुंड उस पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार उनके ही जैसे शैडोज उनके सर कुचल देते हैं। ऑर्गेल की आर्मी कंफ्यूजन में जम जाती है जब उनके एग्जैक्ट रेप्लिकास जमीन से निकलकर खड़े हो जाते हैं। अपने मास्टर के कमांड पर शैडो आर्मी उनकी जगह लड़ने लगती है। दोनों तरफ से खूनी टकराव शुरू होता है और हेल का रूलर आराम से स्मोक निकाल लेता है, लेकिन तुरंत खांस कर उसे फेंक देता है। ये समझ नहीं पाता चन्हो कैसे इस घटिया चीज का मजा लेता है। थोड़ी देर में एक दुश्मन उसकी मिनियन आर्मी को चीर कर उसके पास पहुंचता है, लेकिन अटैक करने से पहले ही शैडो आर्म्स उसे पीछे से पकड़ लेती हैं जब वो रीजनरेट कर रहा होता है। हेल का रूलर इस मोमेंट का मजा लेता है अपने फियरलेस और अनडाइंग मिनियंस को काम करते देखकर। फिर भी स्लो प्रोग्रेस से तंग आकर उसे याद आता है कि वेपन तक पहुंचने के बीच एक और क्वेस्ट है। एक फायरी ऑरा उसके अराउंड फैल जाता है और वो जमीन को किक करके पटाखे की तरह आसमान में शूट हो जाता है। उसे लगता है इन दुश्मनों पर 2 घंटे बर्बाद करना बेकार है। वो डिसाइड करता है एक ही बार में सब खत्म करे। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो रॉकेट स्पीड से नीचे गिरता है, एक ब्लाइंडिंग गोल्डन कॉमेट डेजर्ट प्लेन्स पर गिरता है और एक जबरदस्त शॉकवेव के साथ सारे मॉन्स्टर्स को मिटा देता है। सीन सोल क्लैन HQ में शिफ्ट होता है, जहां सैमुराई लेडी शिन चोयोंग एक पर्पल डमी मॉन्स्टर को काटकर प्रैक्टिस कर रही होती है। सिमुलेशन खत्म होने पर ग्लास के पीछे खड़े 2 आदमी उसकी एबिलिटीज असेस करते हैं। सोल क्लैन लीडर हैंग जून योंग कहता है उसने कुछ डेंजरस हैबिट्स डेवलप कर ली हैं। डिपार्टमेंट हेड कहता है 10 दिन में ये फ्लॉ सुधारा जा सकता है, तो क्लैन लीडर ऑर्डर देता है उसकी सिमुलेशंस की डिफिकल्टी बढ़ाओ क्योंकि उन्हें हुंगमा क्लैन के मैड डॉग को हराना है। चश्मा एडजस्ट करते हुए डिपार्टमेंट हेड पूछता है क्या वो गिंजियोल की बात कर रहा है। लीडर कहता है चोयोंग अनबीटेबल होती अगर हुंगमा क्लैन का केस ना होता। गुस्से में वो उनकी डर्टी टैक्टिक्स को कर्स करता है। डिपार्टमेंट हेड उसे शांत करने की कोशिश करता है और पुरानी बैंक की याद दिलाता है, लेकिन जून योंग कहता है हुंगमा हमेशा की तरह इस कंपटीशन में भी गंदी चाले चलेगा। डिपार्टमेंट हेड कहता है फाइनल स्टेज तो चोयोंग और गिंजियोल के बीच ही होगी, लेकिन स्मार्ट क्लैन लीडर कहता है ये तभी होगा अगर कोई और मॉन्स्टर्स अंडरडॉग सामने ना आए। इस बीच हमारे हीरो को डेमन्स के मैसेजेस मिलते रहते हैं क्वेस्ट एंड होने पर ग्रेटिट्यूड के। अनोइंग होकर वो कॉप्सेस पर बैठकर स्मोक करता हुआ कहता है सिस्टम में म्यूट बटन होना चाहिए। एक आधा हमारा वुल्फ ग्राउल करता है तो वो उसे चुप रहने को बोलकर एक स्टैब में उसकी जान ले लेता है। यही उसका 1000वां किल होता है और उसे हेलफायर ग्रेट सोर्ड का आधा हिस्सा मिल जाता है। दुश्मनों की सोल्स एक और में जमा होने लगती हैं और एक स्पेशल आइटम बन जाता है। पढ़कर पता चलता है इसे एक ऑल्टर पर चढ़ाना होगा। डेमन लॉर्ड को पसंद नहीं आता उसे किसी पेजेंट की तरह ऑल्टर ढूंढना पड़े, लेकिन जैसे ही वो सोल स्टोन उठाता है एक जायंट स्ट्रक्चर जमीन से निकल आता है और काम आसान हो जाता है। अब ग्रेट सोर्ड के सेकंड क्वेस्ट की शुरुआत होती है। उसे सोल स्टोन ऑफर करना होगा और गार्डियन सर्पेंट द्वारा पहचाना जाना होगा। वो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोन को सैक्रिफिशियल बोल में डाल देता है। तुरंत एक जायंटिक स्नेक समन हो जाता है। आंखें सिकोड़कर हमारा लड़का उससे स्टेयर डाउन करता है। तब एक पैनल आता है जिसमें विक्ट्री कंडीशन होती है उसके सवालों का जवाब देना। डेमन किंग हैरान हो जाता है और क्विज देने वाली बात पर स्कॉफ करता है। वो सीधा स्नेक को क्वेश्चन पूछने को बोलता है, लेकिन जो आवाज निकलती है वो डबल स्पीड चाइनीज रैप से भी ज्यादा बेकार लगती है। फ्रस्ट्रेशन में वो सीधा डैगर उसकी आंख में घुसा देता है। स्नेक दर्द में चीखता है लेकिन वो रुकता नहीं, दूसरी तरफ इशारा करके डैगर उसकी दूसरी आंख से बाहर निकाल देता है। डैगर वापस बुलाकर वो रेज में सर्पेंट पर टूट पड़ता है और सिस्टम पर गुस्सा करता है जैसे वो सोच रहा हो वो सॉफ्ट हो गया है। उसे चैलेंज करता है अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए और बार-बार उसका सर पीटता है। सर्पेंट का सर मफिन की तरह फूल जाता है और फिर फट जाता है और हमारा हीरो उसके खून में नहा जाता है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से उसे ये फाइट सस्पिशियसली इजी लगती है। मुड़कर वो रीजनरेट होने वाले एंशिएंट पैटर्न को पहचान लेता है। कॉन्फिडेंट होकर वो बीस्ट को अटैक करने को बुलाता है। स्नेक मुंह खोलकर उस पर झपटता है और उसे अपने जबड़े में पकड़ लेता है। अंदर ब्लू रीजनरेशन फ्लेम जल रही होती है, लेकिन हमारा हीरो सब समझ चुका होता है। वो सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। स्नेक कंफ्यूज होकर सर हिलाता है, तभी उसकी प्यूपल्स फट जाती हैं और वो उसे उल्टी कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एपिक लैंडिंग करता है और उसके हाथ में एक फायरी ब्लू वेपन होता है, हेलफायर ग्रेट सोर्ड। सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन कहता है स्किल्स अभी सील रहेंगी जब तक क्वेस्ट कंप्लीट ना हो। फिर भी वो कहता है इतना ही काफी है इस बड़े वर्म को हराने के लिए। वो ग्रेट सोर्ड को दोनों हाथों से पकड़कर सर्पेंट पर वार करता है। आग जैसी एनर्जी सर से पूंछ तक दौड़ती है और बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। क्वेस्ट यही खत्म हो जाता है। स्नेक जिंदा नहीं तो आंसर सुन नहीं सकता। पूरी एक्टिव ग्रेट सोर्ड को पकड़कर डेमन किंग पागल सी स्माइल देता है और अगले स्टेप का इंतजार करता है। तभी पैनल अनाउंस करता है ट्रायल ऑफ स्कॉचिंग फायर। उसे 10 दिन तक जलती हुई एग्नी झेलनी होगी वेपन को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए। आग उसे घेर लेती है, लेकिन वो बिल्कुल काम रहता है। वो सोर्ड को कमांड देता है जलना बंद करे और अपने राइफल ओनर को ना जलाए, लेकिन टाइमर चल रहा होता है। सोर्ड से भी ज्यादा फायर एटीट्यूड में वो फ्लेम किंग को होश में आने को कहता है और तुरंत टाइमर 0 हो जाता है। सोर्ड अपने मास्टर से माफी मांगता है। ये देखकर वो शांत हो जाता है और अपने पुराने पार्टनर को ग्रीट करता है क्योंकि सब डेमन्स को हेल के फाइनल डेस्टिनेशन में भेज दिया गया था उसके जाने के बाद। उसके डिपार्चर के बाद हेल में कियोस मच गया था। हमारा हीरो रिलीव होता है कि उसे उस खतरनाक जगह वापस जाए बिना अपना वेपन मिल गया। डेमन सोर्ड कहता है वो अपने रूलर का इंतजार कर रहा था, जिससे वो सोचता है कहीं उसका पार्टनर उससे नाराज तो नहीं। फ्लेम किंग कहता है वो उससे नफरत नहीं करता बल्कि उससे करता है जो उसके बाद हुआ। कंफ्यूज होकर मोनार्क उसे डिटेल में बताने को कहता है। सोर्ड बताता है हेवनली बीइंग्स ने रूलर की एब्सेंस में हेल पर हमला किया और सब डेमन्स को सील करके पैंडेमोनियम में भेज दिया। वो कहता है वो खुद स्नेक के अंदर छुपकर बच गया और अपने लॉर्ड का इंतजार करता रहा। वो पूछता है वो वापस क्यों आया। हमारा लड़का कहता है वक्त आने पर बताएगा। फिर वो सब्जेक्ट बदलकर सोल से गिरे एनर्जी ऑफ के बारे में पूछता है। फ्लेम किंग वॉर्न करता है और कहता है उसने सेम एनर्जी हेवनली बीइंग से महसूस की थी। जरा सा अनईजी होते हुए भी हेल का रूलर हाथ उठाकर और एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सोचकर सिस्टम फेक रिवॉर्ड नहीं देगा। पैनल आता है जिसमें लिखा होता है एक और चाहिए, एक हिडन एरिया एक्सेस करने के लिए। जब पूछा जाता है क्या वो अर्थ वापस जाएगा, वो कहता है अभी और रिवॉर्ड्स लेने बाकी हैं। अर्थ पर सोल प्लान का एक एम्प्लॉई चन्हो से वायरल मैसेकर वीडियो पर बात कर रहा होता है और चन्हो ऑकवर्डली अपने दोस्त की आइडेंटिटी छुपा रहा होता है। तभी डायरेक्टर आता है और उसे प्राइवेट बात के लिए बुलाता है। चन्हो पूछता है उसे ही क्यों बुलाया गया। डायरेक्टर कहता है बस साथ में स्मोक एंजॉय करना है। रूफटॉप पर सिगरेट शेयर करते हुए वो पूछता है क्या चन्हो वाकई मैसेकर के सेंटर में था। चन्हो समझ जाता है वो इनफेमस अवेकन को रिक्रूट करना चाहता है। दोस्त को बचाने के लिए वो कहता है कुछ खास नहीं हुआ। डायरेक्टर फिलोसॉफिकल टोन में कहता है वो किसी भी प्राइस पर उस लड़के को रिक्रूट करेगा। चन्हो ऑकवर्ड स्माइल देता है और बात को चोयोंग की तरफ मोड़ देता है। ये सुनकर डायरेक्टर चुप हो जाता है। जब चन्हो दोबारा पूछता है तो वो कहता है वो लड़की खुद को बहुत पुश कर रही है। दिसाओ की लाइसेंसिंग टेस्ट से 7 दिन पहले चोयोंग सोल क्लैन HQ में सबसे टफ सिमुलेशन में ट्रेनिंग करती दिखती है। बी रैंक सैमुराई लेडी प्रैक्टिस डमीज को अपीयर होते ही काट देती है, लेकिन जब ज्यादा दुश्मनों से घेर लेते हैं तो वो ओवरवेल्म हो जाती है और एक डमी उसके कंधे को काट लेता है। इसी वक्त डायरेक्टर तुरंत सिमुलेशन बंद कर देता है। चौंक कर चोयोंग उसे रोकने और एक और चांस देने की भीख मांगती है, लेकिन जैसे ही एनिमीज गायब हो जाते हैं
वो क्लैन लीडर की तरफ मुड़कर उसे अपनी परफॉर्मेंस पर बात करते हुए सुनती है। फ्रस्ट्रेशन में चोयोंग कहती है अगर उसे और मौका मिलता तो वो बेटर करती। शांत अंदाज में चोयोंग कहता है वो खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। इस पर चोयोंग कंप्लेन करती है कि वो हमेशा उसे एनकरेज करता था, जो चाहे हासिल करने के लिए चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े। अपना काम टोन बनाए रखते हुए क्लैन लीडर कहता है कि ये एडवाइस सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए थी। थोड़ी सी सरकाज़म के साथ चोयोंग कहती है उसे अपनी बॉडी की लिमिट्स उससे ज्यादा अच्छे से पता है और इंसिस्ट करती है कि उसने कुछ ओवर नहीं किया। चोयोंग थोड़ा सरकास्टिक होकर पूछता है क्या उसे लगता है वो खुद को एक एआई से ज्यादा जानती है। वो उसे कहता है अपनी करंट मेंटल स्टेट को नॉर्मल स्टेट से कंपेयर करे। जब वो अपना हेवायर ग्राफ देखती है तो चोयोंग रिग्रेटफुली अपनी गलती मान लेती है। चोयोंग दांत खींचकर पूछता है क्या उसे अभी तक एआई द्वारा फ्लैग की गई अब नॉर्मल मेंटल स्टेट नजर नहीं आई, लेकिन वो उदास टोन में कहती है सब टॉप 5 में पहुंचने के लिए है। ये सुनकर क्लैन लीडर उसे पूछता है क्या उसका असली मोटिव रैंक अप करना है, क्या वो ए रैंक गेट्स तक पहुंचना चाहती है जहां उसे ज्यादा ग्लोरी और पैसा मिल सके। लेकिन चोयोंग बॉटल इतनी जोर से पकड़ती है कि वो टूट जाती है और होठ दबाते हुए कहती है उसकी इच्छा पैसा या फेम नहीं बल्कि दुनिया के सब मॉन्स्टर्स को मिटा देना है। 2 दिन बाद होमा क्लैन बिल्डिंग में स्योको एक हेवीली सिक्योर्ड एरिया में जाता है। अपने फिंगरप्रिंट से वो हाई सिक्योरिटी डोर खोलता है जो धीरे से खुलता है और एक मिस्टीरियस रूम दिखाता है। बुरी स्मेल से परेशान होते हुए स्योको देखता है उसका सब्जेक्ट सरप्राइजिंगली ठीक चल रहा है। वेंटिलेशन और लाइटिंग चेंज करने की बात करते हुए उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो झुककर लाश खा रहा होता है। जिन स्कोल कच्चा गोश्त चबाते हुए जानवर की तरह उसे घूरता है जो उसके बारे में बोल रहा होता है। स्योको बिल्कुल बेपरवाह रहकर कैजुअली कहता है ए रैंकर को खाते रहना चाहिए और अच्छे से रेस्ट करना चाहिए ताकि मॉन्स्टर सीरम काम करता रहे। खून में डूबे डेमोनिक हंटर को देखकर वो लॉन्ग हेड साइको कहता है वो एक्साइटेड है कि उसका पेट लाइसेंसिंग टेस्ट का स्टार बनेगा। ऐसे ही 2 और दिन बीत जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट पैंथियन में क्वेस्ट ग्राइंड करके अपनी पावर बढ़ाता रहता है। जब फ्लेम किंग पूछता है वो हेल से कब निकलेंगे तो एब्सोल्यूट रूलर कहता है अब वक्त आ गया है। आखिरी 3 दिन भी निकल जाते हैं और टेस्ट का दिन आ जाता है। अरीना में कमेंटेटर अनाउंस करता है कि हर साल ज्यादा लोग अवेकन हो रहे हैं और कंपटीशन इंटेंस होता जा रहा है। जर्नलिस्ट कैंडिडेट्स की फोटोज खींच रहे होते हैं लेकिन अचानक एक स्लीक व्हाइट लैम्बोर्गिनी आती है। क्राउड तुरंत उसके ओनर को पहचान लेता है और होमा क्लैन के 2 स्टार्स को ग्रीट करने दौड़ पड़ता है। एक जर्नलिस्ट सबसे पहले स्योको का इंटरव्यू लेती है और सीधा पूछती है चीटिंग बैन के बाद 2 साल बाद वापस आने पर उसे कैसा लग रहा है। अंदर ही अंदर इरिटेट होते हुए स्योको कामली कहता है उसे पुराने सो कॉल्ड एक्सीडेंट पर रिग्रेट है। एक और जर्नलिस्ट उसे टॉन्ट करता है और कहता है वो जिम्मेदारी से बच रहा है। स्योको बिल्कुल अनफेज्ड रहकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कॉन्फिडेंटली कहता है इस बार सब फेयर होगा। इतना कहकर वो दोनों स्टेडियम में चले जाते हैं। क्रिटिसिज्म से इरिटेट जिनशियल गुस्से में होता है और कहता है स्योको को जवाब देना चाहिए था, लेकिन स्योको उसे शांत रहने को कहता है और एंजॉय करने को बोलता है। साथ ही वार्न करता है इमोशनल ना हो और कॉशियस रहे क्योंकि वो दूसरा बैन अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी बात एक बड़ा आदमी सफेद कपड़ों में सुन लेता है। होमा लीडर तुरंत उस हेवीली डिस्गाइज्ड सिलुएट को पहचान लेता है जो सोल क्लैन लीडर जुनियोंग होता है। वो उसे टॉन्ट करता है कहता है वो गोरिल्ला जैसा लग रहा है, लेकिन ओल्ड मैन कहता है पपराजी से बचने का तरीका है। जुनियोंग तुरंत जवाब देता है उसे किसी की तरफ फेम दिखाना पसंद नहीं। टोपी झुकाकर वो जिनशो की ओर एनालाइज करता है और तुरंत समझ जाता है ये एब्नॉर्मल है जो क्लेवरली छुपाई गई है। स्मग ग्रिन के साथ स्योको ब्रैग करने लगता है और कहता है जुनियोंग अपने कैंडिडेट पर काफी फोकस कर रहा है, लेकिन ओल्ड मैन मजाक में कहता है उम्मीद है इस बार कोई चीटर नहीं लाया होगा। इस बातचीत के बाद होमा मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। जिनशियल कंप्लेन करता है सोल क्लैन लीडर उसे क्रीप की तरह देख रहा था, लेकिन स्योको उसे इग्नोर करने को कहता है और उसका ध्यान रियल टारगेट पर लाता है जो पास से गुजरती शिन चोयोंग होती है। जिनशो से घूरकर कहता है उसे गिराना आसान होगा, लेकिन स्योको वार्न करता है उसे अंडरएस्टिमेट ना करे क्योंकि सोल क्लैन लीडर ने उसे अच्छे से ट्रेन किया है। ये सुनकर जिनशियल और एक्साइटेड हो जाता है और उसका गंदा चेहरा और ट्विस्टेड हो जाता है। जुनियोंग दूर से जियाल को ऑब्जर्व करता रहता है और समझने की कोशिश करता है होमा क्या प्लान कर रहा है। तभी उसका ध्यान अचानक किसी और पर पड़ता है। डीसन अराइव करता है और उसके अराउंड मॉन्स्टर्स और फैल रही होती है। जैसे ही वो पास से गुजरता है सोल क्लैन लीडर कांप जाता है उस डार्क एनर्जी से शॉक होकर। हैरान होकर चोयोंग पूछती है क्या हुआ। जुनियोंग उसे कॉशियस रहने को कहता है। वो कॉन्फिडेंटली कहती है वो होमा क्लैन को कोई ट्रिक नहीं करने देगी, लेकिन जुनियोंग आंखें सिकोड़कर कहता है वो होमा से नहीं बल्कि उस दूसरे आदमी से ज्यादा परेशान है जो अभी गुजरा था। 30 मिनट बाकी होने पर अनाउंसमेंट होती है कि सब कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल 3 में इकट्ठा हो। फिनिश कॉल करके हमारा हीरो फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और एक वेंडिंग मशीन जैसी स्टेशन से स्पेशल यूनिफॉर्म ले लेता है। नए साइबरपंक स्टाइल सूट्स में सब कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग हमारा ग्रम्बलिंग गाइजर एग्जाम हॉल में जमा हो जाते हैं। बुढ़ा आदमी प्राउडली याद करता है कैसे उसने हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स करके एंट्री की। अब वो डिसाइड करता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को हराएगा क्योंकि उसने उसके सर को छुआ था, लेकिन तभी एक बड़ा आदमी उसे खोपड़ी से पकड़कर साइड में हटा देता है और वो चुपचाप अपनी रिवेंज भूल जाता है। इस दौरान हमारा बंदा अपनी नई सूट में एंट्री करता है सबको डोमिनेट करने के लिए रेडी। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है कंपेटिटर्स अरीना में इकट्ठा होते हैं जहां ऊपर से पर्पल रिंग्स नीचे आती हैं। सुपरवाइजर क्राउड को ग्रीट करके एक्सप्लेन करता है कि रिंग्स गेट के 3 फ्लोर्स रिप्रेजेंट करती हैं जो लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। हर फ्लोर का अलग एनवायरनमेंट और क्लियर कंडीशन होगा। पार्टिसिपेंट्स में खुशबू शुरू हो जाती है। तभी घोस्ट जैसा पेल लड़का पूछता है वेपन्स कब मिलेंगे। सुपरवाइजर तुरंत कहता है कोई वेपन नहीं दिया जाएगा और सूट्स के अलावा कोई इक्विपमेंट अलाउड नहीं। ये सुनते ही सब कंप्लेन करने लगते हैं क्योंकि बिना वेपन्स के कैसे लड़ेंगे। तब ये क्यूट एआई होलोग्राम अपीयर होती है जो अनाउंस करती है वो सबकी प्रोग्रेस ट्रैक करेगी। वो चीयरफुल टोन में कहती है टेस्ट फाइटिंग एबिलिटी का नहीं बल्कि हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने की नेचुरल स्किल का है। ये सुनते ही गेट खुल जाता है और सब पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जो एक रेन फॉरेस्ट होता है। कुछ ही देर में सब पसीने में भीग जाते हैं और सांस लेने में स्ट्रगल करने लगते हैं। इस बीच एनालिस्ट कैमरा से देखते हुए एप्लीकेंट्स की लो क्वालिटी पर हंस रहे होते हैं। वो सोच रहे होते शायद सब फेल हो जाए। तब एक मशरूम हेडेड बंदा चोयोंग को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो काम रहकर एनर्जी कंजर्व कर रही है और सब अपनी एस को अप्रिशिएट करते देख जुनियोंग सैटिस्फैक्शन से मुस्कुराता है। मीनवाइल बाकी लोग होमा क्लैन की जोड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं। सियाको एक साइड से जुनियोंग का रिएक्शन देख रहा होता है। उसे लगता है उसका शौक जिंचो की परफॉर्मेंस की वजह से है, लेकिन बुढ़े आदमी का चेहरा बिल्कुल जम सा जाता है और भीड़ में धीरे-धीरे पैनिक फैलने लगता है। सबकी नजर एक ठंडे दिमाग वाले लड़के पर टिक जाती है। सियाको का दिल घबरा जाता है क्योंकि वो तुरंत पहचान लेता है कि ये वही बंदा है जिसके पीछे उसने असैसिन भेजा था। ये बात बिल्कुल ही अजीब लगती है कि डेसिडिएट्स की बॉडी से एक भी ऑरा फील नहीं हो रहा और उसके शरीर पर पसीने की एक बूंद तक नहीं है। मीनवाइल पता चलता है कि हमारे लड़के ने एक पोशन पी ली थी जो उसे हर तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर से इम्यून बना देती है। वो अंदर ही अंदर हंसता है ये जानते हुए कि ये फॉरबिडन है, लेकिन तभी जब पकड़ा जाए तो जैसे ही सबके हाथों पर पर्पल बैंड्स दिखते हैं क्यूट एआई पहले राउंड के स्टार्ट का अनाउंसमेंट करती है। वो बताती है कि फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने की कंडीशन है 20 स्वॉम्प ओक्स का शिकार करना। एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ हमारा हीरो राउंड स्टार्ट होते ही तुरंत निकल पड़ता है जिससे बाकी सब लोग पीछे न रह जाएं, इसलिए भागदौड़ में लग जाते हैं। ये एक असली टेस्ट होता है जो बेवकूफों को फिल्टर करने के लिए बना है। एक प्यासा हंटर एक ऑब्वियस वाटर फाउंटेन ट्रैप का शिकार बन जाता है। जमीन से एक चिपचिपा वर्म निकलता है और उसे पूरा निकल जाता है। उसे एलिमिनेट कर देता है, लेकिन सूट की सेफ्टी मेजर्स की वजह से वो बच जाता है। मीनवाइल हमारा हीरो जंगल में अपने टारगेट की तलाश में तेजी से दौड़ता रहता है। उसी वक्त रेस्क्यू टीम जो एलिमिनेटेड कैंडिडेट को निकाल रही होती है उन्हें अचानक एक सिग्नल मिलता है। उन्हें ऑर्डर मिलता है कैंडिडेट 104 हान देसों को ट्रैक करने का। अब चलते हैं वापस अपने प्रोटैगनिस्ट की तरफ जिसे आखिरकार एक स्वॉम्प आउट मिल जाता है। वो एक बड़े पत्थर को पकड़कर उस बड़े सुअर जैसे मॉन्स्टर को चढ़ाता है। वो पत्थर को बॉल की तरह आसानी से हवा में उछाल देता है। एक पंच के साथ वो पत्थर को हजारों टुकड़ों में तोड़ देता है जो सीधा मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। ये देखकर रेस्क्यू वाला समझ जाता है कि उसे किसी कैंडिडेट पर नजर रखने के लिए क्यों भेजा गया था। मीनवाइल हमारा डीमन किंग समझ जाता है कि ओक्स को एक एक करके शिकार करना ही सबसे एफिशिएंट तरीका है। स्पीड बढ़ाने के लिए वो मजबूरी में अपना माना यूज करता है और एक शैडो रेस को समन करता है। वक्त के साथ वो एक केव तक पहुंचता है जो स्वॉम्प ऑर्क से भरी होती है। केव हिलने लगती है और मॉन्स्टर समझ नहीं पाते कि क्या होने वाला है। अचानक सीलिंग फट जाती है और हमारा लड़का एक एपिक लैंडिंग करता है इतना जोर से कि उसे जमीन में गहरा घुसना पड़ता है जैसे कोई मजदूर मिट्टी खोद रहा हो। वो क्लियरली अनॉयड होता है। मॉन्स्टर्स खुश हो जाते हैं, सोचते हैं उनका शिकार खुद उनके पास आ गया, लेकिन वो अपनी वॉन्ड जैसी स्टिक से कैजुअली उन्हें गिनने लगता है। जब उसे लगता है कि मिशन कंप्लीट करने के लिए काफी टारगेट्स हैं तो वो फ्लेम किंग से मॉन्स्टर्स के लास्ट वर्ड्स ट्रांसलेट करने को बोलता है। जब उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर्स हेल के रूलर का शिकार करने की बात कर रहे हैं तो डेमन सूट ऑर्डर देता है कि सबको राख बना दे। जंगल के दूसरे हिस्से में चोयोंग अपनी ऑरा से टारगेट्स ढूंढ रही होती है। जैसे ही उसकी स्किल एक को डिटेक्ट करती है वो बुलेट की स्पीड से ट्रीज को किक करते हुए उस तरफ निकल पड़ती है। सोल क्लैन की कॉन्फिडेंट एस अंदाजा लगाती है कि वो 1 घंटे में फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लेगी। जैसे ही चोयोंग अपनी फोर्थ किल के पास पहुंचती है एक हंटर अचानक आकर उसे छीन लेता है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं जब एक डरावना सा फिगर उसके पास से फ्लैश करता है।
वो नफरत से हुंगमा के उस गंदे आदमी को देखती है जो जोर जोर से अपनी फिफ्थ किल का डंका बजाता है। गुस्से में वो कहती है कि किल्स चुराना हुंगमा के कचरे से एक्सपेक्ट किया जाता है। जवाब में वो उसे बेवकूफ बोलता है जो सोच रही थी कि किल उसकी थी। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए बकवास बातें करते रहते हैं। ड्रग्स के नशे में गिंचिल सोचता है उसे मार ही दे ताकि परेशानी खत्म हो, लेकिन वो डिसाइड करता है कि सेकंड फ्लोर तक रुकेगा। इसके बाद चोयोंग एक साई लेती है, पीछे मुड़ती है और एक स्मग ग्रिन के साथ मिडिल फिंगर दिखा देती है। गुस्से से पागल शॉर्ट टेम्पर चीटर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक दोनों रुक जाते हैं। उनका ध्यान एक जोर की गरज पर चला जाता है। उनकी मुलाकात से कुछ मिनट पहले डांग अपनी फ्लेम सोर्ड से दुश्मनों को जला रहा था और हेल फायर ग्रेट सोर्ड की पहली स्किल यूज करता है। अचानक उसकी छोटी सी स्टिक से भयंकर आग का ब्लास्ट निकलता है जो टारगेट को घेर लेता है और आसमान तक उठने वाला टॉर्नेडो बना देता है। देखने वाले शॉक में चुप हो जाते हैं। इस डिस्प्ले के बाद एआई अनाउंस करती है कि हमारा फायरी हीरो सेकंड फ्लोर पर प्रमोट हो गया है। जजेस में हंगामा मच जाता है क्योंकि उन्हें उसके बारे में कोई इंफो नहीं मिलती और कुछ लोग उसे रिक्रूट करने के लिए भागते हैं। सोल क्लैन का लीडर ग्रिन करता है हमारे डीमन लॉर्ड की पावर से इंट्रीग होकर। गिंचो की स्पॉटलाइट छीनने से चिढ़कर सियाकू नफरत से हंसी उड़ाकर डिसअपॉइंटमेंट में भाग से चला जाता है। रैंकिंग प्लेस की क्लर्क लेडी अपने कलीग को झटके देती है जिसने डेसन को लेकर उसकी हंच का मजाक उड़ाया था। मीनवाइल एक और ऑब्जर्वर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब उसे पता चलता है कि कमजोर सा दिखने वाला बुढ़ा जिन सांग पूरे टाइम उसका पीछा कर रहा था। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो बेवकूफ बुढ़ा हमारे लड़के के छोड़े हुए आधे जले लाशों को खत्म करना शुरू कर देता है और 11 किल्स जोड़ लेता है। रैंकिंग प्लेस के एम्प्लॉइज डिस्कस करते हैं कि वो अंदर आया कैसे। तब क्लर्क लेडी उसके लगातार कंप्लेंट्स के बारे में बता देती है। तभी ब्रांच मैनेजर आता है और बताता है कि उसने खुद उस बुढ़े को अप्रूव किया था। वो रिवील करता है कि बुढ़ा गेट में डायनामाइट बांधकर घुस गया था। क्लर्क लेडी हैरान होकर पूछती है क्या वो पागल सुसाइड करना चाहता था। मैनेजर उस गंजे बुढ़े की ट्रैजिक बैक स्टोरी बताता है। कहता है उसने गेट फ्रैक्चर में अपनी फैमिली खो दी और अब सिर्फ बदले के लिए जी रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि वो एक कैंडिडेट पर इतना फेवर क्यों कर रहा है तो वो गर्व से कहता है कि डेसन को नॉमिनेट करना उसका फैसला था और 3 महीने की सैलरी कट उसके लायक थी। जैसे ही उसका नाम लिया जाता है स्क्रीन पर हमारे हीरो का व्यू ब्लर होने लगता है। स्टेडियम के एक और कोने में सियाकू एक हिटमैन जैसे आदमी को हिडन मैसेज देता है और बताता है कि कंट्रोल रूम का फीड डाउन हो गया है। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि प्लान था कि हमारे हीरो को सेकंड या थर्ड फ्लोर पर खत्म करना है। सियाकू बताता है कि प्लान बदल गया है क्योंकि डेसन ने जिंचल को पीछे छोड़ दिया। हुंगमा लीडर क्रीपी स्माइल के साथ कहता है उसे एलिमिनेट करना थोड़ा हार्श लगता है। आखिर में वो गार्ड को ऑर्डर देता है कि सेकंड फ्लोर गेट के मॉन्स्टर्स में म्यूटेंट सीरम इंजेक्ट करे। इसका नतीजा ये होता है कि जो स्काउट हमारे हीरो का पीछा कर रहा होता है वो ये काम कर देता है। तो जैसे ही हमारा हीरो सेकंड फ्लोर गेट की तरफ बढ़ता है सियाकू एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ उसकी फेलियर का इंतजार करता है। जैसे ही म्यूटेंट एम्प्यूल्स गोलेम मॉन्स्टर में इंजेक्ट होते हैं वो क्रीचर इवॉल्व होकर म्यूटेंट स्वॉर्म फ्लोटिंग गोलेम बन जाता है। अब वो फॉग क्रिएट कर सकता है जो पास आने वालों को कंफ्यूज करे। सियाकू का हायर किया हुआ आदमी म्यूटेंट को देखकर खुश होता है और सोचता है इस काम के बदले अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन उसके हाथ में जो आइटम होता है वो अचानक फट जाता है और पता चलता है उसमें पैरालिसिस एजेंट मिला हुआ था। शायद खुद सियाकू ने सबूत मिटाने के लिए। हिल ना पाने की हालत में वो आदमी हेल्पलेसली देखता है जब स्वॉर्म गोलेम उसकी तरफ बढ़ता है। मीनवाइल डीमन लॉर्ड को लगता है कि वो काफी देर से गोल गोल घूम रहा है। उसके इक्विपमेंट में लगा मैप काम नहीं कर रहा और वो डिसोरिएंटेड हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे सियाकू के आदमी की सड़ी हुई लाश मिलती है। उसे तुरंत शक होता है कि टेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ऐसी बॉडी यहां नहीं छोड़ते। अचानक मॉन्स्टर का शैडो उसके सामने आता है और एक सरप्राइज अटैक करता है। वो टाइम पर अपनी फ्लेम सोर्ड से जो उसे नॉर्मल स्टिक की तरह डिस्गाइज की गई थी डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही गोलेम एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ फेंकता है जो टकराते ही ब्लास्ट हो जाता है और धुआं और आग छोड़ देता है। जिंदा रहने के लिए हीरो अपनी एब्जॉर्ब फ्लेम स्किल एक्टिवेट करता है और खुद को बचाता है। वो सोचता है वही फ्यूरी स्किल यूज करे जो ओर्क्स को हराने में काम आई थी, लेकिन वो अभी कूल डाउन पर है। और बुरी बात यह है कि गोलेम रुकने के मूड में नहीं है। फ्लोटिंग स्वॉर्म गोलेम लगातार अटैक्स करता रहता है जिसे डीमन लॉर्ड मुश्किल से डिफ्लेक्ट करता है और इरिटेट होने लगता है। बारात से तंग आकर डेसन डिसाइड करता है कि ब्लेड को उसके कोर में घुसाकर फाइट खत्म करे। वो गोलेम की तरफ रश करता है और एक पावरफुल पंच से कोर पर वार करता है, लेकिन उसका सॉलिड रॉक बॉडी पर कोई खास असर नहीं होता। गोलेम पलटकर उसे जोर से हवा में उड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है चीटर गिंचल पर जिसने अभी अपना लास्ट ओगर हराकर सेकंड फ्लोर पर जाने की कंडीशन पूरी कर ली है। रिवॉर्ड में उसे एक छोटा स्पेशल बॉक्स मिलता है जिसमें नेविगेशन के लिए कंपास, एक एम्प्यूल और एक क्रिप्टिक नोट होता है। बेसिकली चीटिंग टूल्स। नोट पढ़कर जब उसे पता चलता है कि डाउन अभी फर्स्ट फ्लोर पर है तो वो बिना सोचे उसे जला देता है। सीन वापस हमारे हीरो पर आता है जो अभी ट्री से टकरा कर गया था। वो जल्दी से खड़ा होता है और स्मोक के साथ अपना स्लज जैसा शैडो घोस्ट समन करता है और उसे गोलेम को खाने का ऑर्डर देता है। सोड निकालकर वो उसके लिए रास्ता बनाता है और डबल रिवॉर्ड का प्रॉमिस करता है। फ्लेम शैडो घोस्ट को छोटा कर देती है, लेकिन जैसे ही गोलेम पास आता है वो फिर से अपने फुल साइज में फैल जाता है। तेजी से थ्रो करके वो मल्टीपल शैडो हैंड्स निकालता है और गोलेम के जलते हुए स्टोन्स को पकड़ लेता है। मीनवाइल डेसा की स्क्रीन फिर से ऑन हो जाती है, लेकिन एग्जाम फैकल्टी को बस घना फॉग दिख रहा होता है। एक एम्प्लॉय कहता है फर्स्ट फ्लोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा होना चाहिए था, तो कुछ गड़बड़ जरूर है। अचानक गोलेम स्क्रीन पर आ जाता है और सब लोग शॉक में पूछते हैं ऐसा मॉन्स्टर टेस्ट में क्यों है। ब्रांच मैनेजर का अटेंडेंट बोलता है ये हर सेंस में म्यूटेंट है और पूछता है क्या करना चाहिए। मैनेजर बिल्कुल चुप रहता है और स्क्रीन में घुसा रहता है। तभी एक और एम्प्लॉय आकर बताता है कि एग्जामिनर्स ने डेसोन को घेर लिया है और पूछते हैं क्या फोर्स से टेस्ट रोक दे। मैनेजर माफी मांगता है और कहता है अब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तभी क्लर्क लेडी स्क्रीन पर कुछ नोटिस करती है। लगता है गोलेम पहले ही हराया जा चुका है। जलते हुए टुकड़े हवा में उड़ते दिखते हैं और फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इस मोमेंट पर मैनेजर को हमारे डीमन लॉर्ड की असली पावर समझ में आती है जिसे वो पहले मेजरमेंट एरर समझ रहा था। अब वो साफ दिख रहा है डेसोन की पावर उनकी ग्रेडिंग से बाहर है। उनके सारे अटेम्प्ट्स बेकार हो जाते हैं। ब्रांच मैनेजर डेसोन के बारे में सोचता है और उसे एक ऐसा मॉन्स्टर मानता है जो इमेजिनेशन से परे है, बेमिसाल ताकत के साथ। मीनवाइल क्लर्क लेडी जो पहले देसुन से काफी इंप्रेस हो चुकी थी चुपचाप उसके लिए रूटिंग करती हुई दिखती है, लेकिन उसका कॉलीग उसे वार्न करता है कि पावर होने के बावजूद देसुन शायद बड़े पिक्चर से अनजान हो क्योंकि गिंचल लगता है उससे पहले सेकंड फ्लोर तक पहुंचने वाला है। एक एम्प्लॉय ब्रांच मैनेजर से पूछता है क्या वो देसुन के आसपास तैनात पर्सनल को वापस बुलाना चाहते हैं। मैनेजर मना कर देता है और कहता है कि जब तक उन्हें पता न चल जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है तब तक वो लोग रिपोर्ट सबमिट करें। सीन शिफ्ट होता है चीटर नंबर 14 गिंचल पर जो गुस्से से भरा हुआ इधर उधर दौड़ रहा है गेट को ढूंढते हुए जो पास ही होना चाहिए। वो देख लेता है कि फॉग धीरे धीरे पतली हो रही है, इसका मतलब गोलेम डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहता है कि सेकंड फ्लोर तक सबसे पहले वही पहुंचेगा। मीनवाइल डीमन लॉर्ड म्यूटेंट गोलेम के बचे हुए हिस्सों पर अपना खून डालता है, उस पर सोल प्रिजन यूज करने की तैयारी में। एक कमांड भरी आवाज में वो कहता है समन, और ये देखकर सारे स्पेक्टेटर्स शॉक में मुंह खोलकर रह जाते हैं। जब सब डिसबिलीफ में देखते हैं तो मॉन्स्टर दोबारा जिंदा हो जाता है। डीमन किंग उस क्रीचर को ऑर्डर देता है कि नाटक बंद करे और अपना असली रूप दिखाए। ये कहकर कि वो पहले ही उसका काफी टाइम वेस्ट कर चुका है। गोलेम झुक जाता है और देसुन उस पर चढ़कर उसे गेट की तरफ दौड़ने को बोलता है। गेट पर पहुंचकर गिंचल को एक एक्साइटमेंट का झटका लगता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वो सबसे पहले पहुंचा है, लेकिन उसकी खुशी तुरंत कंफ्यूजन में बदल जाती है जब उसे आसपास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सीन फिर सियाकू पर शिफ्ट होता है जो अपने आदमियों के साथ स्क्रीन रूम में एंटर करता है और कहता है कि उसे लगा था टेस्ट अब तक खत्म हो चुका होगा। जैसे ही वो स्क्रीन की तरफ देखता है और अपने पॉन को बिल्डर देखता है उस पर गुस्सा चढ़ जाता है अपनी ही कमी से परेशान होते हुए। सीन वापस देसुन पर आता है जो शांति से फ्लोटिंग कॉलम पर राइड कर रहा है और फ्लेम स्किन की ब्रेथ से रास्ता साफ करता जा रहा है। वो स्किलफुली सबसे छोटा रास्ता बनाता है जो सीधा गेट की तरफ ले जाता है। वो गोलेम के सर पर पंच मारता है उसे तेज दौड़ने को बोलते हुए, बिल्कुल उस राइडर की तरह जो गधे या घोड़े को चलाता है। वो आगे का रास्ता साफ करते हुए फ्लेम्स यूज करता रहता है और गोलेम को आगे बढ़ाता रहता है। उसी वक्त एम्प्लॉइज और ऑनलुकर्स कंक्लूड करते हैं कि नंबर 10-4 ने शायद कोई समनिंग टेक्निक यूज की है। इस दुनिया में ऐसी टेक्निक बिल्कुल नई और अनहर्ड है। एक स्टाफ मेंबर सजेस्ट करता है कि ये शायद कोई और बेस्ड टेक्निक हो। क्लर्क के पास खड़ा कॉलीग बोलता है कि ये टेस्ट पक्का YouTube पर वायरल होने वाला है और देसुन को एक फैंटेसी मूवी की हीरो जैसा बताता है। फ्रस्ट्रेशन में सियो को कंट्रोल रूम के डेस्क पर जोर से मुक्का मारता है। एक एम्प्लॉय आगे आकर शांत टोन में कहता है कि अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहेंगे तो रूम छोड़ दे। सियो को अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और पोलाइट टोन में प्रिटेंड करता है कि नंबर 10-4 की परफॉर्मेंस देखकर वो बस मोमेंटरीली अपना कंपोजर खो रहा था। उसके पास खड़ा सोल क्लैन लीडर जुयोंग हल्का सा ब्लफ करते हुए कहता है कि सियो को इस चीज को पहले से नहीं देख सकता था और कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करता है कि चोयोंग जल्द ही गेट एंट्रेंस तक पहुंच जाएगी। जिंचल भी देसुन से चिढ़कर खड़ा होता है जब
जब अचानक चोयोंग पीछे से उसके पास आ जाती है। उसे देखते ही वो गेट की तरफ दौड़ पड़ता है, पीछे न रह जाए। इस मोमेंट को एक अचानक रेस में बदल देता है। मीनवाइल हमारा हीरो अपने गॉलम पपेट के साथ सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका होता है। वो देखकर हैरान होता है कि यहाँ ब्लिज़र्ड चल रही है, जो फर्स्ट फ्लोर के बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की क्रिएटिविटी का मजाक उड़ा देता है। गॉलम को डिसमिस करते ही उसे बधाई मिलती है कि वो सेकंड फ्लोर पर सबसे पहले पहुंचा है। गाइडिंग एआई जल्द ही नेक्स्ट पार्ट की कंडीशंस बताती है। एआई एक्सप्लेन करती है कि टॉप 5 प्लेयर्स अलग-अलग एंट्रेंसेस से स्टार्ट करेंगे और सबका एक ही गोल होगा, स्नो कवर्ड माउंटेन के पीक तक पहुंचना। डीमन लॉर्ड अंदाजा लगाता है कि डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर है और चढ़ाई शुरू कर देता है। उसे नंगे हाथों से चढ़ना इरिटेटिंग लगता है, खासकर जब उसे पता है कि हर जगह कैमरास लगे हैं जो उसे अपनी एबिलिटीज फ्रीली यूज करने से रोक रहे हैं। सीन गिंचिल पर शिफ्ट होता है, जो माउंटेन पर अपनी पोजीशन से इरिटेट हो रहा होता है। टेस्ट ने उसके नर्व्स को हिला दिया है और वो फ्रस्ट्रेशन में डूब गया है। उसे डर है कि अगर वो नंबर 10 4 को एलिमिनेट ना करे तो वो अपना कंट्रोल खो देगा, क्योंकि सारी डर्टी ट्रिक्स के बाद भी वो उससे पहले गेट तक पहुंच गया। अचानक गिंचिल को थोड़ी दूर पीछे मूवमेंट सुनाई देती है। गुस्से में वो चिल्लाता है, पूछते हुए कौन है। वो शॉक में देख लेता है कि वही पुराना बाडी है। कैसे भी करके वो आदमी सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया, लेकिन सख्त वेदर उसे तोड़ रहा है। आंखों में विलेन जैसी चमक के साथ गिंचिल माउंटेन साइड पर जोर डालता है, एक एवलांच ट्रिगर करने की कोशिश में उस अनजान आदमी से छुटकारा पाने के लिए। बाडी अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारता है, अपनी हिम्मत जोड़ने की कोशिश करने के लिए, जैसे उसकी खोई हुई फैमिली की यादें दिमाग में फ्लैश हो रही हो। एक जोश के साथ वो चिल्लाता है कि उसे ठंड बिल्कुल फील नहीं हो रही, लेकिन उसकी हिम्मत ज्यादा देर नहीं टिकती और वो एवलांच में बह जाता है। जिन्होंने उसे हटाकर एक सिनिस्टर स्माइल देता है। इसके तुरंत बाद ब्रॉडकास्ट ड्रोन्स मैलफंक्शन कर जाते हैं और स्टाफ सिचुएशन मॉनिटर नहीं कर पाता। सीईओ को जो इस डिस्ट्रप्शन के पीछे होता है, खामोशी से अपने पॉन को गुड लक विश करता है। उम्मीद करता है वो कोई गलती न करे। सीन वापस सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट होता है, जहां कुछ रेगुलर प्लेयर्स सख्त कंडीशंस में भी एक दूसरे को एनकरेज कर रहे होते हैं। अचानक गिंचिल पीछे से लाइटनिंग स्पीड से उनके पीछे होता है। बिना वार्निंग के बोन के सर पकड़कर अपने हाथों में कुचल देता है और चैंपियन एम्प्यूटी इफेक्ट से एनहांस्ड गिंचिल बहुत बड़ा और अनस्टॉपेबल लगता है। रास्ते में आने वाले सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। मीनवाइल चोयोंग कंफ्यूज रह जाती है जब वो नोटिस करती है कि सारे टेक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अचानक काम करना बंद कर चुके हैं। देसुन के लिए ये लकी टर्न लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वो अपनी स्किल्स बिना नोटिस हुए फ्रीली यूज कर सकता है। देसुन क्लिफ से जंप करता है और डिस्ट्रक्शन ड्रैगन नाइट वाला का आर्मर एक्टिवेट करता है। जैसे ही उसके मजेस्टिक डेमोनिक विंग्स खुलते हैं, वो हवा में उड़ने लगता है। चोयोंग एक पावरफुल और अनफेमिलियर ऑरा फील करती है। ऊपर देखकर डैंग को इंपोजिंग प्रेजेंस के साथ उड़ते हुए देखती है। मीनवाइल जिनशिल जो अभी भी प्लेयर्स को स्लॉटर कर रहा होता है, देसुन को पीक की तरफ उड़ते हुए देख लेता है। वो अंदाजा लगाता है कि देसुन ने शायद हार्पी एम्प्यूल यूज करके उड़ने की एबिलिटी पाई है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। सीन अटेंशन बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है, जहां जूनियर ब्रांच मैनेजर से अर्जेंटली टेस्ट अबॉर्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। वो आर्ग्यू करता है कि अवेकन की सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए और टेस्ट तुरंत रोक देना चाहिए। प्रेसिडेंट जो थोड़ा लॉस्ट सा लगता है, सोल क्लैन कैप्टन जूनियर को पेशेंस रखने को कहता है और अश्योर करता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही भेजी जाएगी। सीईओ को इस मोमेंट का फायदा उठाकर जूनियर का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि अगर वो छोटे रिस्क हैंडल नहीं कर सकते तो उन्हें अवेकन क्यों कहा जाता है। ये बात जूनियर के गुस्से को भड़का देती है। कैप्टन जूनियर सीधा सीईओ को पूछता है क्या वो इस सिचुएशन के पीछे है। सीईओ को क्वेश्चन इग्नोर करके उसे टॉन्ट करता रहता है। ये हिंट देता है कि अगर वो इतना वरिड है तो शायद चोयोंग वीक है। वो उसे बूढ़ा कहकर रिटायर होने का मशवरा देता है, जिससे वो जानबूझकर उसके नर्व्स पर वार करता है। सीन वापस देसुन पर शिफ्ट होता है, जो पीक पर पहुंच चुका है और थर्ड फ्लोर में एंटर होने के लिए वार्म अप कर रहा है। मीनवाइल पुराना बाडी कैसे भी करके एवलांच से बच जाता है। बर्फ में बड़ा रोता रहता है, लेकिन खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है कि वो बच गया और जीत गया। कहता है पहला कदम सबसे मुश्किल होता है और उसे इस मोमेंट को एंजॉय करने का हक है। जैसे ही चोयोंग थर्ड फ्लोर में एंटर करती है, उसे इस लेवल क्लियर करने की कंडीशंस पता चलती है। आगे बढ़ने के लिए पार्टिसिपेंट्स को 1000 पॉइंट्स चाहिए होंगे, जो इस नए एनवायरनमेंट के मॉन्स्टर्स को हरा कर मिलेंगे। बहुत अंधेरा होने की वजह से चोयोंग कॉशियस रहती है और अपनी आंखों को शैडोज के साथ एडजस्ट होने देती है। अचानक पीछे से एक लाउड नॉइज आता है। मुड़कर वो अपने राइवल चीटर गिंचिल को देखती है, जो स्टेरॉइड्स पर होने जैसा बल्कि लग रहा होता है। गिंचिल कहता है वो लकी है कि वो उससे पहले पहुंच गई, लेकिन चोयोंग उसकी बात इग्नोर करके उसे चुप रहने को बोलती है। उसकी असली टेंशन गिंचिल नहीं बल्कि देसुन है, जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों पर सबसे आगे निकल गया। इवन उसके कैप्टन ने भी उसकी स्ट्रेंथ एक्सेप्ट की है। तभी चोयोंग को ऑरा रिएक्टर एरर का अलर्ट मिलता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही गिंचिल पीछे से कावर्डली अटैक करके उसे इंजर कर देता है। चीटर गिनो स्मग टोन में कहता है कि पहले उसका प्लान देसुन को डील करने का था, लेकिन अब उसने अपना टारगेट बदलकर उसे बना लिया है। मीनवाइल हमारा डीमन लॉर्ड स्टेज क्लियर करने के लिए पॉइंट्स ग्राइंड कर रहा होता है। वो अपनी फायर कैनन स्पेशल स्किल एक्टिवेट करता है और सामने के टारगेट्स को आसानी से खत्म कर देता है। वो फायर किंग से कहता है कि अगर इतने छोटे ओपोनेंट्स को हराने में इतना टाइम लग रहा है तो वो रस्ट हो गया है। अपने पॉइंट्स पर नजर डालता है तो देखता है वो 530 पर अटके हुए हैं और सोचता है क्या हो रहा है। वो डिसाइड करता है पहले सारे बचे टारगेट्स को खत्म करे फिर इशू समझे। सीन ब्रांच मैनेजर पर शिफ्ट होता है, जो नेटवर्क वापस ना आने की वजह से ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जब एटमॉस्फेयर में एंजाइटी फंस जाती है तो सबसे बड़ा चीटर सीईओ को बिल्कुल रिलैक्स रहता है। उसने जो एम्प्यूल अपने पॉन को दिया था उसे हेजहॉग के साथ फ्यूज कर दिया है ताकि वो उसकी पल्स मॉनिटर कर सके। सीईओ को एंशियस जूनियर की तरफ देखकर कहता है कि अगर उसकी ट्रेनी जिंदा वापस आई भी तो शायद आधी अंधी या बुरी हालत में होगी। सीन चोयोंग पर शिफ्ट होता है, जो बुरी तरह से इंजर्ड है। वो गिंचिल से उसका ऑब्जेक्टिव पूछती है। एक डिस्टर्बिंग तरीके से चीटर नंबर 14 लड़की का खून चाटकर उसे टॉन्ट करता है। पूछता है क्या वो अपनी शील्ड और यूज नहीं करेगी। चोयोंग लड़ने का डिसीजन लेती है और गिंचिल पर एक किक लॉन्च करती है, लेकिन उसकी किक मिस हो जाती है और वो तुरंत पीछे हटकर छुप जाती है। ये मूव गिंचिल को इरिटेट करता है और वो उसे कावर्ड बोलकर मजाक उड़ाता है। डेस्परेट होकर वो खुद को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन गिंचिल उसे देख लेता है। एक स्विफ्ट मोशन में वो अपने डिफेंसिव सूट उसके फेस पर फेंकती है, फिर उसके ग्रॉइन पर स्ट्राइक करती है और उसके फेस पर नी स्लैम मारती है। खुद को सोल क्लैन का एज डिक्लेयर करते हुए वो अपनी सारी ताकत एक अटैक में डाल देती है और घूल को जोर से जमीन पर पटक देती है। इसके बाद वो वहां से निकल पड़ती है, मॉन्स्टर्स को ढूंढकर उनका शिकार करने का इरादा बनाते हुए। मीनवाइल देसोंग अपने पहने हुए डिवाइस से ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार लग रहा होता है। एक भी पॉइंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा। वो सोचता है क्या ऑर्गेनाइजर्स के पास जाकर इस मैल फंक्शनिंग इक्विपमेंट के बारे में पूछे। समझ आता है कि सबके डिवाइसेस रस्टी और अनरिलायबल लग रहे हैं। उसी वक्त चोयोंग एरिया में मूव करती हुई खुद को बिल्कुल अकेला पाती है। ये सोचकर कंफ्यूज होती है कि बाकी सब लोग कहां गायब हो गए। अचानक जिनशिल पीछे से आता है, बदले की नियत से। अलर्ट होते ही वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जिनशिल पलक झपकते ही उसके सामने अपीयर हो जाता है और उसे जमीन पर दे मारता है। वो बिना रुके उस पर अटैक करता रहता है, बिल्कुल एक गंदे गॉब्लिन की तरह, और उसे खून से भर देता है। उसके बालों से पकड़कर उसका सिर उठाता है और टॉन्ट करता है। कहता है कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। चोयोंग के चेहरे पर आंसू बहते रहते हैं जब वो खून बहती हुई पेट पर एक और पंच खाती है। जिनशिल उसे चढ़ाता है और कहता है हेल्प के लिए बुलाओ, फिर खुद ही मजाक उड़ाता है, याद दिलाते हुए कि सारा इक्विपमेंट तो टूट चुका है। मौका देखकर चोयोंग अपनी उंगली सीधा जिनशिल की आंखों में घुसा देती है। उससे खून निकलता है और वो दर्द से चीखने लगता है। वो खुद को संभालकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिनशिल उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। जैसे ही वो उसे घोंटकर मारने वाला होता है, देसोंग पीछे से आ जाता है, उसे रोकता है और पूछता है वो क्या कर रहा है। डायसोंग को देखते ही जिनशिल तुरंत चोयोंग को छोड़ देता है और पागल की तरह हंसने लगता है। उसे लगता है शिकार खुद उसके जाल में आ गया। हमारे डीमन लॉर्ड को देखकर वो कहता है कि वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था। डीमन लॉर्ड जिनशिल का वेट करने के लिए शुक्रिया करता है और उसका अटैक डॉज करते हुए चोयोंग के पास चला जाता है। उसकी बुरी हालत देखकर वो सोचता है क्या उसे कोई सीरियस वुंड है जो इतनी धीरे रिकवर हो रही है। फिर जोरो की तरफ मुड़कर देसोंग पूछता है क्या उसने ही उसको ऐसे इंजर किया। स्मग के साथ जिनचू कहता है उसने बस उसे एक सबक सिखाया है और जल्द ही डायसोंग को भी उसके जैसा बना देगा। डायसोंग फिर से अपना सवाल रिपीट करता है, क्लैरिफाई करता है कि वो ब्रोकन पॉइंट मीटर के बारे में पूछ रहा है। जिनचू हंसकर डायसोंग पर एक वेव अटैक छोड़ देता है। वो डीमन लॉर्ड का मजाक उड़ाता है और कहता है इमरजेंसी प्रोटेक्शन तो टूट चुकी है, अब उसकी किस्मत खराब है। इंस्टेंटली डायसोंग सीधा उसकी तरफ डैश करता है और उसके चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है, उसे दूर उड़ा देता है। उसके बाद फायर बैराज अटैक करके और इंसल्ट कर देता है। फिर भी चीटर अपनी सिचुएशन समझने को रेडी नहीं होता। उसे लगता है वो आराम से डायसोंग को हरा देगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तब हिल जाता है जब वो अचानक डायसोंग के पीछे टीम किए हुए स्पिरिट्स का एक ग्रुप खड़ा देखता है जो उसे डर से भर देता है।
सीन कोरियन हंटर्स एसोसिएशन बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है, जहां क्लर्क लेडी ब्रांच मैनेजर के पास आकर बताती है कि सेकंड फ्लोर का नेटवर्क रिस्टोर हो गया है, लेकिन थर्ड फ्लोर का नेटवर्क वापस आने में अभी 30 मिनट्स लगेंगे। ब्रांच मैनेजर उसे ऑर्डर देता है कि सेकंड फ्लोर की सिक्योरिटी क्रू को थर्ड फ्लोर के डोर पर डिप्लॉय कर दिया जाए। दो बड़े गिल्ड्स के लीडर्स के बीच एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। तभी एक स्टाफ मेंबर आकर ब्रांच मैनेजर को शॉकिंग न्यूज देता है। सिक्योरिटी टीम के हिसाब से सेकंड फ्लोर पर एक कंफर्म डेथ और कई लोग इंजर्ड हैं। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर टेंशन में आ जाता है। उसे लगता है उसे टेस्ट पहले ही रोक देना चाहिए था। मीनवाइल चानहो न्यूज अपडेट देख रहा होता है और पता चलता है कि एक टेस्ट साइट का वीडियो ट्रांसमिशन 1 घंटे से ज्यादा टाइम से बंद है। उसे रियलाइज होता है कि ये वही जगह है जहां उसका दोस्त गया है। वो तुरंत अपना कोट उठाता है और वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। सीन वापस गिंगशिल चीटर नंबर 14 पर आता है, जो अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, क्योंकि शिकार अब शिकारी बन चुका है। अचानक उसकी एक टांग कट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। गिंगशिल तुरंत रीजनरेशन एम्प्यूल यूज करके अपनी टांग दोबारा उगा लेता है। अब उसके पास सिर्फ एक और बचा है। डाइसोंग उसका मजाक उड़ाता है, उसे हेल के बग से कंपेयर करता है, जो ऐसे ही गंदे तरीके से रीजनरेट करते हैं। जैसे ही गिंगशिल की टांग वापस आती है, थर्ड फ्लोर का नेटवर्क रिस्टोर हो जाता है और सब लोग स्क्रीन पर दिसोंग को गिंगशिल से सामना करते हुए दिखते हैं। स्याकू टेंशन में आ जाता है, जो अपने पपेट को घुटनों पर बैठा अपनी जान की भीख मांगते देखता है। कहता है उसने सारे एम्प्यूल यूज कर लिए हैं, अब वो रीजनरेट नहीं कर सकता। रीजनरेशन एम्प्यूल क्या होता है, इससे अनजान दिसोंग कहता है वो उसे 2 टुकड़ों में काटकर देख लेगा, क्या वो बैक्टीरिया की तरह मल्टीप्लाई करता है। जैसे ही क्रीप पिटने लगता है, वो और ज्यादा डेस्परेट होकर मर्सी मांगता है। तब दिसोंग को एक लाइट का स्पार्क दिखता है और समझ आता है ये कैमरा है, कनेक्शन वापस आ गया है। वो फिर गिंगशिल की तरफ मुड़ता है और उसे एक ऑफर देता है। दिसोंग कहता है अगर वो उसके 3 सवालों का सही जवाब दे दे तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेट गिंगशिल तुरंत पूछता है क्या वो सच बोल रहा है। दिसोंग अपनी स्टिक जैसी डिस्गाइज स्वॉर्ड से घूल को झुकने पर मजबूर करता है और एक ठंडी मौत जैसी नजर डालते हुए कहता है अगर उसने झूठ बोला तो वो उसे 2 टुकड़ों में काट देगा। इसके बाद डीमन लॉर्ड सवाल शुरू करता है। पहला सवाल वो पूछता है कि जिंगशिल ही टेस्ट साइट पर हुई सब चीजों का जिम्मेदार है। ये सवाल एटमॉस्फेयर को और हैवी बना देता है, खासकर स्याकू जैसे चीटर कैप्टन पर प्रेशर बढ़ जाता है। लाउड माउथ के अचानक चुप हो जाने से अनॉयड डीमन लॉर्ड गिंगशिल को वार्न करता है जल्दी जवाब दे वरना वो उसे 2 टुकड़ों में काट देगा। गर्व से भरा हुआ आदमी रोने लगता है और क्राई बेबी की तरह सब मान लेता है कि सब कुछ उसने ही प्लान किया था। दिसोंग को ये इमोशनल कन्फेशन इंटरेस्टिंग लगता है। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा हीरो दूसरा सवाल पूछता है। मास्टरमाइंड का नाम बताने के प्रेशर में जिंगशिल तुरंत अपने क्लैन लीडर को भेज देता है। होंगमा क्लैन का नाम सुनकर हमारा हीरो भी हैरान हो जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम में अफवाहें तेज हो जाती हैं। शुरू से शक होने की वजह से सब लोग उस लंबे बाल वाले क्रीप की तरफ देखने लगते हैं। एक्यूजेशन सुनकर स्याकू गुस्से से उबलने लगता है अपने ही आदमी के बिट्रेयल से। तरीके खत्म होने पर वो मैनेजमेंट पर चिल्लाने लगता है, लेकिन ब्रांच मैनेजर बिल्कुल काम रहता है और उसे पुलिस को एक्सप्लेनेशन देने के लिए रेडी होने को कहता है। अपनी हार समझकर वो मान जाता है और हंटर्स ब्यूरो में हियरिंग अटेंड करने के लिए एग्री कर लेता है और चुपचाप अपना सर झुका लेता है ताकि और अटेंशन ना मिले। कुछ देर बाद स्टेडियम के बाहर स्याकू अपने गार्ड्स के साथ निकल जाता है। उनमें से एक पूछता है कि क्लैन लीडर क्यों किसान की तरह सर झुका रहा है। स्याकू शांति से कहता है ये सबसे स्मार्ट चॉइस है सोल क्लैन के लीडर के गुस्से से बचने के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि कंट्रोल रूम में जुनयोंग गुस्से से उबल रहा होता है। मैनेजर उसके पेशेंस के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन जुनयोंग कहता है उसे एसोसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ब्रांच मैनेजर अपनी टीम को मैक्सिमम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर देता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट तीसरा सवाल पूछता है, जो उसके सामने घुटनों पर बैठा ए रैंकर सुन रहा होता है। वो पूछता है क्या गिंगशिल के पास कोई पॉइंट्स है। रोता हुआ आदमी डर के मारे सच जवाब दे देता है और इसी के साथ एआई दिसोंग की विक्ट्री और 3 फेज एग्जाम के एंड का अनाउंसमेंट कर देती है। लेकिन डीमन किंग के सडन विन से सैटिस्फाइड नहीं होता। जैसे ही गिंगशिल सोचता है अब वो सेफ है और ऊपर देखता है, उसकी स्माइल 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अपने टाइटल के हिसाब से हिल का रूलर कहता है ये उसकी सजा है टाइम पर जवाब ना देने की। जाने से पहले उसकी नजर चियोंग पर पड़ती है, जो पूरे टाइम हीलिंग ऑरा में लिपटी जमीन पर पड़ी होती है। कुछ देर बाद सिक्योरिटी टीम आकर इंजर्ड लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू करती है। चियोंग को भी ऑब्जर्वेशन ऑफिस से कियोस्क देखते हुए एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपना लैपटॉप बंद कर देता है जब वो एंटी होंगमा कमेंट्स पढ़ रहा होता है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि सारे 10 क्लैंस मीटिंग के लिए जमा हो रहे हैं। बूढ़ा सोचता है कि दिसोंग कोरिया के फेमस नंबर 1 ली चांगिप के बाद पहला मॉन्स्टर है। जब सेक्रेटरी कंफर्म करती है कि हमारा हीरो इंस्टेंट प्रमोट हो गया है, तो हंटर्स का ग्रैंडफादर उसे हर हाल में रिक्रूट करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, होंगमा क्लैन के डाउनफॉल की अफवाह फैलने लगती है, लेकिन क्यूट एआई की अनाउंसमेंट सबका ध्यान खींच लेती है। वो बताती है अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस की वजह से रैंकिंग फर्स्ट लेवल पास करने के ऑर्डर से होगी। इस वजह से हमारा लड़का फर्स्ट प्लेस सिक्योर करके ए रैंक पा लेता है। रिजल्ट्स देखकर चानहो तुरंत दिसोंग को कॉल करता है और पूछता है वो कहां है। उसका दोस्त कैजुअली बोलता है वो एस रैंक हंटर के रेस्ट रूम में चिल कर रहा है। ये सुनकर वो स्पीचलेस हो जाता है। मसाज चेयर पर रिलैक्स करते हुए हमारे लड़के की शांति उसके बेस्ट फ्रेंड के आने से टूट जाती है, जो पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहा होता है। हमारा गाय कैजुअली कहता है प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ने उसे एस रैंक रूम में चिल करने को बोला। चानहो हैरान हो जाता है कि दिसोंग को बिग बॉस ने पर्सनली इनवाइट किया। जब वो बोबा सिप करता है तो बोलता है शायद उसे एस रैंक में प्रमोट भी कर दिया जाए। चानहो शॉक होकर सोचता है कितना पागल अमाउंट का पैसा वो कमा सकता है। वो बताता है बाहर इस न्यूज़ की वजह से काफी हंगामा हो रहा है। उसी वक्त जर्नलिस्ट और रिक्रूटर्स जमा हो रहे होते हैं। तभी एलिवेटर से एक पार्टिसिपेंट बाहर आता है। सबकी नजर उस पर टिक जाती है और सब उसका फर्स्ट इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। स्पॉटलाइट एंजॉय करते हुए फेमस गाइजर लाइसेंसिंग एग्जाम की अपनी बड़ी जीत सेलिब्रेट करता है। रिपोर्टर्स उसका नाम पूछते हैं। स्ट्रेट फेस के साथ वो खुद को हान डाइसोंग इंट्रोड्यूस करता है। इस मोमेंट पर भीड़ पागल हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब भीड़ उसे ऑलमोस्ट कुचलने लगती है तो लोगों को रियलाइज होता है कि दिसोंग कोई गंजा बुढ़ा नहीं हो सकता। जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट खत्म होती है, उस बुढ़े का बॉर्डरलाइन रैंक रिवील हो जाता है। मीनवाइल रेस्क्यू हंटर्स बाहर निकलकर गिंगशिल को उसकी घटिया हरकतों के लिए कोस रहे होते हैं, लेकिन पीछे से होंगमा क्लैन का इनसाइडर पैनिक में होता है। गिंगशिल की बॉडी का कोई पता ना होने पर वो मजबूरी में गेट बंद करने का डिसीजन अप्रूव कर देता है। उसी वक्त हमारे हीरो की मां सेंसेशनल न्यूज़ देख रही होती है। एंकर बताता है कि सबसे टफ लाइसेंसिंग एग्जाम में एक भयानक एक्सीडेंट के बावजूद एक एप्लीकेंट ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अचानक टीवी पर दिसोंग की फोटो आती है और उसे ए रैंक मिलने और एस रैंक प्रमोशन की स्पेकुलेशन के साथ कांग्रेचुलेट किया जाता है। उसकी मां शॉक में आ जाती है और जल्दी से जीसू को बुलाती है। बीटी टेंशन में भाग कर आती है और टीवी देखती है। दोनों मां बेटी तब और ज्यादा शॉक हो जाती है जब वही आदमी घर के अंदर आकर कैजुअली उन्हें ग्रीट करता है। मीनवाइल होंगमा क्लैन बिल्डिंग में एसोसिएशन के इंस्पेक्टर्स लीडर को अल्टीमेटम देते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें हंटिंग करने की इजाजत नहीं है। दोनों इंस्पेक्टर्स स्याकू को शांति से उनके साथ चलने की सलाह देते हैं, लेकिन अपनी रैंक दिखाने की कोशिश में स्याकू कहता है इतनी छोटी बात पर उसे हटाना बिल्कुल बेकार है। बाहर से फेक स्माइल रखता हुआ क्लैन लीडर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा होता है, क्योंकि उसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट अब उसकी ही बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ब्यूरो से मैनेजर किम एक और वार्निंग देता है। जवाब में क्लैन लीडर खड़ा होकर जोर देता है कि सिर्फ गिंचो से कनेक्शन होने की वजह से उसे डिटेन नहीं किया जा सकता। बहुत देर तक बहस सुनकर थक चुके मैनेजर सयोको को एक लास्ट वार्निंग देता है और फोर्स यूज करने की तैयारी करता है। रैंक 6 हंटर मैनेजर को याद दिलाता है कि सयोको लीडर कैसे बना था। ये बात सुनकर कूल मैन के चेहरे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उस लंबे बालों वाले क्रीप ने रेड के दौरान पिछले लीडर को मारकर उसकी जगह ले ली थी। इसके साथ ही सयोको अपनी पपेटियरिंग स्किल अनलीश कर देता है। मैनेजर अपने पार्टनर को फाइट के लिए रेडी होने को बोलता है, जिससे स्पाइकी हेड इंस्पेक्टर डर जाता है। मैनेजर उसे डांट कर कहता है अगर जिंदा रहना है तो हिम्मत दिखा, और सीधा सयोको पर चार्ज कर देता है। डेविलिश स्माइल के साथ सयोको एक ही मूव में फाइट खत्म कर देता है। मैनेजर रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही जोंग वू उसी की बैग में चाकू घुसा देता है, जो उसका खुद का पार्टनर होता है। बिट्रेयल देखकर किम शॉक में उस पर चिल्लाता है, लेकिन स्पाइकी हेड आदमी कहता है उसने अपना बॉडी खुद नहीं हिलाया। तब तक किम समझ जाता है कि ये सब सयोको की स्किल का असर है, और तभी लॉन्ग हेड क्रीप अपना फाइनल मूव यूज करता है। किम को उसके ही पार्टनर के हाथों खत्म करवा देता है। ट्रॉमेटाइज्ड इंस्पेक्टर कांप रहा होता है और सयोको बिल्कुल कैजुअली अपने ऑफिस से निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो डिसाइड करता है अगला वार्निंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देगा। सीन चोयोंग पर शिफ्ट होता है, जो ट्रीटमेंट कैप्सूल में रेस्ट कर रही होती है। उसे देखते हुए क्लैन लीडर को खबर मिलती है कि उसकी ऑरा परमानेंटली डैमेज हो चुकी है और अब वो काम नहीं कर पाएगी।
जो योंग के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है और वो सयोको से बदला लेने की कसम खाता है। मीनवाइल घर पर डेसो की मां उसे इतना डेंजरस काम करने देने से हिचकिचाती है। उसकी सिस्टर भी मां की बात से एग्री करती है। वो कहती है उसे खुशी है कि वो फेमस हो रहा है, लेकिन जॉब फिर भी डेंजरस है। ये सुनकर हमारा लड़का चॉन हो की बात याद करता है कि ज्यादातर हंटर्स अपने परिवार के खिलाफ जाते हैं या घर से निकाल दिए जाते हैं। आंसू के करीब पहुंच चुकी मां कहती है अगर उसे फिर से कुछ हो गया तो वो टूट जाएगी। तब वो एक बॉम्बशेल गिरा देता है कि वो पहले ही चॉन हो के क्लैन के साथ साइन कर चुका है। इसके बाद हमारा लड़का अपनी इन्वेंट्री में हाथ डालकर कैश के बंडल से भरा बैग निकालता है। मां उसकी मैजिक देखकर शॉक में रह जाती है और वो प्राउडली बताता है कि ये डाउन पेमेंट है जिससे उनका कर्ज चुकाया जाएगा। मां और बेटी दोनों टेबल पर रखे इतने पैसे देखकर स्टन रह जाती है। डेसो अपनी सिस्टर से कहता है इतना शॉक होने की जरूरत नहीं। वो उसे एनकरेज करता है मैनेजर की दिल से बोली बातें और उस रात की फादरली स्माइल को याद करने के लिए। ये याद उसके दिमाग में घूमती रहती है। फिर वो रियलिटी में वापस आता है। कांपते हुए मैनेजर के ठंडे बेजान बॉडी के ऊपर खड़ा होता है। उसे रोते हुए देखकर बैंक मैनेजर शॉक में कहता है सयोको इतना आगे तक चला गया। जोंग वू गुस्से से भरा हुआ सबको बोलता है सयोको को हाथ ना लगाएं और कसम खाता है मैनेजर किंग का बदला अपने हाथों से लेगा। ये हार्ट रेंचिंग सीन देखकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ब्रांच मैनेजर को ऑर्डर देता है कि सारे रिसोर्सेज यूज करके होंगमा क्लैन को लियोको के साथ मिटा दिया जाए। मीनवाइल हमारा आधा सोया डीमन किंग नोटिफिकेशंस की बारिश से उठ जाता है। वो फोन चेक करता है कौन इतने मैसेजेस भेज रहा है। उन सब में से उसे चॉन हो का मैसेज दिखता है जो कहता है उठने पर कॉल करना। तो वो थोड़ा वॉक पर निकलता है और चॉन हो गुड न्यूज शेयर करता है कि उसने एक सी रैंक गेट सिक्योर कर लिया है। बस उसे आना है और इजी मनी स्वीप करना है। सीन होंगमा क्लैन बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। स्काई स्क्रेपर के बाहर गाड़ियों की लाइनें लग चुकी होती हैं और काले यूनिफॉर्म्स में कई लोग जमा होते हैं। रैंक हंटर जिन की होंग के लीडरशिप में जोंग वू बिल्डिंग पर चढ़ाई की तैयारी करता है। कैवलरी को ऑर्डर मिलता है जो भी रेजिस्ट करे उसे दबा दो, जरूरत पड़े तो मार दो। जैसे ही कि होंग ग्रीन लाइट देता है एजेंट्स हर डायरेक्शन से बिल्डिंग पर रेड कर देते हैं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो शॉक में पड़ जाते हैं। हर जगह होंगमा मेंबर्स बुरी तरह इंजर्ड पड़े होते हैं। फिर भी कैप्टन की होंग मेन फोर्स को रिट्रीट करने को बोलता है और बाकी को अपने साथ आने को कहता है। सयोको के ऑफिस के पास पहुंचते हुए जोन योंग अकेला बैठा मिलता है, बहुत थका हुआ। कंफ्यूज जोंग वू बेहोश बॉडीज के बीच से भागकर सयोको की ऑफिस की तरफ बढ़ता है। हाथ में डैगर लेकर वो होंगमा क्लैन लीडर को बाहर आने को चिल्लाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने विलन जमीन पर पड़ा होता है, बुरी तरह पिटा और खून में लथपथ। बाकी फोर्सेस भी आकर उतने ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कैप्टन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पागल सा जोंग वू बोल पड़ता है और सयोको की डेथ कंफर्म कर देता है और रिवेंज से भरे इंस्पेक्टर को काम होने को कहता है। कैप्टन की होंग कंसर्न दिखाता है कि बदले में भी लीडर जोन योंग शायद ज्यादा आगे चला गया, लेकिन वो सीरियस आदमी क्लैरिफाई करता है कि उसने सिर्फ बाहर वालों को गिराया, अंदर आने से पहले ही उसे सयोको मरा हुआ पाया। ये न्यूज जल्दी फैल जाती है कि होंगमा क्लैन लीडर मरा हुआ मिला है और सस्पेक्ट सोल क्लैन लीडर होंग जुन योंग को माना जा रहा है। दूसरी तरफ बॉल्ड गाइजर परेशान है कि अपनी फेम के 8 चांस से पोर्टर क्लैन बनाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा। उसे डर लगता है काम मिलने से पहले ही भूखा न मर जाए। तभी एक सही वक्त पर आई कॉल उसकी उम्मीद वापस ले आती है। मीनवाइल चॉन हो की कार में डेसो कंफर्म करता है कि उसने बाकी सब प्लान्स के ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। चॉन हो सोल क्लैन के क्रेजी गियर का ब्लैक करता है, लेकिन हमारा लड़का हेल के अपने अमेजिंग गियर के बारे में सोचकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। अचानक उसे ख्याल आता है और पूछता है सी रैंक गेट से कितना पैसा मिलता है। लेकिन चॉन हो रैंट करने लगता है कि एक गेट खरीदने में 50 बिलियन लगते हैं, जिसमें से 40% टैक्सेस और फीस में चले जाते हैं। ये सुनकर डेसो ग्रीडी सिस्टम को कोसने लगता है। चॉन हो समझाता है गेट क्लियर करने से ज्यादा ईथर कोर का प्रॉफिट ही असली पैसा है। फिर वो पूछता है क्या वो अकेला जाकर ठीक रहेगा, जो डेसो को सरप्राइज कर देता है। हमारा गाय इंसिस्ट करता है कि चॉन हो भी साथ आ रहा है। ये सुनकर आदमी डर से पसीना पसीना हो जाता है। वो बताता है उसने अपनी सिस्टर से पेपर वर्क करवाया और उसने उसके बेस्टी को पोर्टर रजिस्टर कर दिया। चॉन हो की आंखें फट जाती हैं और वो सोचता है क्या उसका भाई उसे मरवाना चाहता है। आखिर दोनों एक बड़े लाल सी रैंक गेट पर पहुंचते हैं। गार्ड सल्यूट करता है और चॉन हो एंट्री फॉर्म दे देता है। पढ़कर गार्ड कंसर्न दिखाता है कि सिर्फ 2 हंटर्स एंटर कर रहे हैं और कंफर्म करता है कि क्या वो सच में 3 गेट को पैर में क्लियर करना चाहते हैं, जबकि मिनिमम 100 हंटर्स चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर चॉन हो समझाने की कोशिश करता है कि एक क्रेजी ए रैंक हंटर के चक्कर में गेट मत खोलो। वो कहता है वो अभी सिंगल मरना नहीं चाहता, लेकिन गार्ड ट्रबल से बचने के लिए गेट खोल देता है। एक लास्ट बार चॉन हो रीजन करता है कि यस रैंकर भी 3 गेट सोलो क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन हमारा लड़का उसकी गर्दन पकड़कर गेट के अंदर घसीट लेता है। मीनवाइल हंटर एसोसिएशन में सयोको के लास्ट मोमेंट्स का फुटेज चलाया जा रहा होता है। दिख रहा होता है किसी ने उसे घुटनों पर झुकने पर मजबूर किया, टेलीकिनेटिकली उसके हाथ पैर अलग-अलग डायरेक्शंस में मोड़ दिए। फिर एक मिस्टीरियस पोर्टल से एक हाथ निकलता है और सयोको का दिल उसके बॉडी से निकाल लेता है। वीडियो एनालाइज करते हुए प्रेसिडेंट ब्रांच मैनेजर और कैप्टन की होंग से पूछता है क्या वो कुछ पता लगा पा रहे हैं, कि होंग कहता है एक कैमरा की फुटेज काफी नहीं है और ब्रांच मैनेजर बताता है कोई और ट्रेस भी नहीं मिला। प्रेसिडेंट हैरान होकर सोचता है क्या उनके पास कोई घोस्ट किलर है। मीनवाइल रेड पोर्टल के बाहर ओल्ड बॉडी नाम बदलकर पोर्टल बनकर पहुंचता है। गार्ड शक से पूछता है इतनी देर से क्यों आया, लेकिन ब्लेजिंग कॉन्फ्रेंस के साथ बॉडी कहता है क्या डेसो अंदर है। जब गार्ड कंफर्म करता है तो बॉडी गाइजर खुशी से पागल हो जाता है। ये लाइफ टाइम का चांस है, वो डेसो के स्लैब्स खुद ही ले सकता है। सीन पास में शिफ्ट होता है। गिनशील के 2 टुकड़ों में काटने के तुरंत बाद वो फेटल इंजरी से रीजनरेट होते हुए अपनी बेइज्जती पर रोता है और बदला लेने की कसम खाता है। तभी वही एंटिटी जो सयोको की जान ले चुकी थी सामने आती है। डरावनी हंसी के साथ वो आईबॉल उसके बदले का ऑफर देता है। इधर हमारा डीमन लॉर्ड अपने दोस्त चॉन हो के साथ डंजन में एंटर करता है। चॉन हो पहली बार गेट के अंदर आने की वजह से घबरा रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है। डासो दूर से आते मॉन्स्टर्स के स्टैम्पीड की तरफ इशारा करता है, जिससे चॉन हो पैनिक हो जाता है और पूछता है कि इतने बड़े क्यों हैं। ये अप्रोचिंग मॉन्स्टर्स क्लास 3 वेस्टलैंड लिजर्डलिंग्स होते हैं जो दोनों को बस खाना समझ रहे होते हैं। लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड स्वॉर्ड निकालता है और इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है ध्यान से देख और सीधा आसमान में लीप कर जाता है। मॉन्स्टर्स पर लैंड करते ही वो अपनी थर्ड हिडन स्किल हेलफायर वोल्केनो एक्टिवेट करता है, जो आसपास सब कुछ जला देती है और सारे मॉन्स्टर्स को राख बना देती है। दूर से चॉन हो में सब देख रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता क्या ये वही बचपन का दोस्त है। डायसो उसके पास आता है तो चॉन हो उसे डांटता है कि उसने इतने टाइम तक अपनी स्ट्रेंथ छुपाई क्यों। स्माइल के साथ डीमन लॉर्ड कहता है अब तो दिखा भी। एक्साइटमेंट से भरा चॉन हो डिक्लेयर करता है कि वो एक नया प्लान बनाएगा जो सिर्फ साउथ कोरिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लान होगा। सीन गेट के बाहर खड़े गार्ड्स पर शिफ्ट होता है जो कुछ अजीब नोटिस करते हैं। उसे गेट फ्रैक्चर समझकर पैनिक करने लगते हैं और सिग्नल कोर हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करने के ऑर्डर्स देते हैं। लेकिन निकलने से पहले ओल्ड बॉडी बोलता है कोई गेट से बाहर आ रहा है। उनकी हैरानी में हमारा हीरो और उसका दोस्त बाहर आते हैं। चॉन हो प्राउडली गार्ड को बताता है कि बाय प्रोडक्ट्स वो हैंडल कर लेंगे क्योंकि उन्होंने गेट क्लियर कर दिया है। गार्ड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने कभी किसी को इतनी जल्दी गेट क्लियर करते नहीं देखा। ओल्ड बॉडी तुरंत हमारे हीरो के पास आकर अपना कार्ड देता है। फेक नाम अनडाइसो बताकर अपनी डिटेल्स शेयर करता है और याद दिलाता है कि वो टेस्ट में उसके साथ था। वो कहता है बाय प्रोडक्ट डिस्पोजल उसकी जिम्मेदारी है। दोनों का नाम सेम देखकर डाइसो को बुढ़ा सस्पिशियस लगता है। चॉन हो पूछता है अगर वो पोर्टर प्लान में काम करता है तो अकेला क्यों है। ओल्ड डूड अपना कार्ड वापस ले लेता है और कहता है प्लान उसने ही बनाया है और प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। चॉन हो और पूछता है क्या उसका नाम सच में डाइसो है। ओल्ड गाय थम्स अप देकर कहता है फ्यूचर में नाम बदल देगा ताकि दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। असली डाइसो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वहां से निकल जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है एक रियल एस्टेट ब्रोकर पर जो हमारे डीमन लॉर्ड और उसकी फैमिली को एक अपार्टमेंट दिखा रहा होता है। डाइसो की सिस्टर जगह देखकर काफी एक्साइटेड लगती है, खासकर इस बात से कि हर रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है। एक टिपिकल मां की तरह डाइसो की मॉम सीधा पॉइंट पर आती है और एजेंट से अपार्टमेंट का प्राइस पूछती है। एजेंट बताता है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शंस में इस घर की वैल्यू $18 बिलियन है। प्राइस सुनते ही मां के चेहरे पर शॉक देखकर एजेंट समझाता है कि पास में हंटर्स एसोसिएशन होने की वजह से डिमांड बहुत हाई है। वो एम्फसाइज करता है कि आज के टाइम में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी वजह से प्राइस इतना ज्यादा है। फिर वो अपना शक कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या उनका बेटा एक सक्सेसफुल हंटर है। मां कुछ बोल पाती उससे पहले ही डाइसो की सिस्टर बीच में बोल पड़ती है और प्राउडली बताती है कि उसका भाई ए रैंक एडवेंचर है और जल्द ही एस रैंकर बनने वाला है।
रहा है। वो ये भी ऐड करती है कि इस न्यूज़ से मीडिया में काफी हंगामा मचा हुआ है। एजेंट कहता है उसे समझ आ गया कि डाइसो उसे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था। मीनवाइल हमारा डीमन लॉर्ड घर को पूरी तरह एनालाइज करके उसे अपना डोमेन मान लेता है। वो पेमेंट प्रोसीजर के बारे में पूछता है और कहता है अगर वो फुल अमाउंट अपफ्रंट दे तो क्या डिस्काउंट मिल सकता है। डीलर बताता है अगर डाइसो सच में ए रैंक एडवेंचर है तो वो प्रेफरेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकता है। वो समझाता है कि अपार्टमेंट रेजिडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के दौरान हंटर अट्रैक्शन के लिए 2 बिलियन वॉन का फंड कलेक्ट होता है और अगर कोई एस रैंकर हो तो उसे 10 बिलियन वॉन का डिपॉजिट मिल सकता है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर दोनों लेडीज पेट्रिफाइड हो जाती है, जबकि हमारा हीरो एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि वो सिर्फ 8 बिलियन वॉन में घर ले सकता है और अगर एस रैंकर बन गया तो 10 बिलियन वॉन तक सेव भी कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है एक लेडी पर जो पिच ब्लैक रात में रोड पर चल रही होती है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक वो ट्रिप करती है लेकिन गिरने से पहले कोई उसे पकड़ लेता है। डरी हुई लड़की पूछती है कौन है। वो आदमी क्रीपी स्माइल के साथ पास आता है और उसका गंदा सा चेहरा दिखाई देता है। वो कहता है उसे चुना गया है। अगले दिन उस लेडी की लाश मिलती है और उसकी बॉडी नेशनल पुलिस एजेंसी बिल्डिंग की ऑटोप्सी स्वीट में ले जाई जाती है। ऑटोप्सी ऑफिसर कहता है ये औरत बिल्कुल सियाकू की तरह ही मरी है और ये सिर्फ इस बड़े शहर में 10th विक्टिम है। कैप्टन कीहोंग को शक होता है क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा मर्डर जरूर किसी अवेकनर का काम लगता है। उसे लगा था सिचुएशन शांत हो गई है लेकिन अब उसे एक नए सीरियल किलर केस से सामना करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर जोंगवू उसे टेंशन ना लेने को कहता है और अश्योर करता है वो मैटर हैंडल करेगा। लेकिन कैप्टन कीहोंग उसे पहले हेड ऑफिस के गेट सर्च वर्क को प्रायोरिटी देने को बोलता है। जाते हुए ए रैंक कैप्टन कीहोंग फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट से कहता है इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक करे और इंस्पेक्शन ब्यूरो को एक्टिव सपोर्ट देने का प्रॉमिस करता है। मीनवाइल जिनचेल चीटर नंबर 14 खुद को एक लेबोरेटरी में जिंदा पाता है। आंखें खोलते ही वो कंफ्यूज हो जाता है और चिल्लाता है वो कहां है। पास खड़ा साइंटिस्ट उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है वो बिल्कुल बच्चे की तरह चिल्ला रहा है। जिनचेल फिर से पूछता है वो कहां है। साइंटिस्ट बताता है रूम होंगा बिल्डिंग लेबोरेटरी जैसा ही लग रहा है और तब जिनचेल को समझ आता है कि वो अवेकनिंग एम्बुलेंस फ्यूजन रूम में है। साइंटिस्ट सिचुएशन समझाता है और खुद को हॉर्न का एल्डर इंट्रोड्यूस करता है, अपना नाम रोमन बताता है। वो कहता है उसने चीफ प्रीस्ट से स्पेशल रिक्वेस्ट करके उसे बचाया है। जिनचेल एक अजीब सी आंख को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस करता है और कंफ्यूज होकर सोचता है क्या वो सच में मरा नहीं था। रोमन बताता है कि अब वो हॉर्न के लोगों में दोबारा जन्म ले चुका है लेकिन लड़का अभी भी लॉस्ट लगता है। फिर रोमन एक एम्प्यूल दिखाता है और पूछता है क्या वो उनके साथ मिलकर दुनिया पर राज करना चाहता है। मीनवाइल चन्हो को अपने क्लोज फ्रेंड कॉन्फिडेंट डीमन लॉर्ड का कॉल आता है जो बताता है वो एस रैंक में प्रमोट होना चाहता है। चन्हो कहता है उसे गेट्स क्लियर करने पर फोकस करना चाहिए लेकिन जब वो उसकी रीजनिंग सुनता है तो क्यूरियस हो जाता है कि वो अचानक घर क्यों खरीदना चाहता है। आखिर में चन्हो एग्री करता है कि वो जितने गेट्स मिल सकते हैं सब पर बिड करेगा और डाइसो से कहता है वर्कलोड कम करने के लिए और मार्केट से कुछ इक्विपमेंट ले आए। जब सुपीरियर गियर पैंथियन से मिल सकता है तो इक्विपमेंट खरीदने की क्या जरूरत। ये सोचकर हमारा हीरो पैंथियन में एंटर करता है और एब्सोल्यूट रूलर्स फील्ड इंप्लीमेंटेशन क्वेस्ट चूज करता है। 5 तरह के फील्ड्स में से वो 5वां चूज करता है जिसे बालक्स आयरन कासल कहा जाता है। डीमन लॉर्ड को बताया जाता है कि हर फील्ड के रूलर्स को हेवेंस की ट्रांसेंडेंस ने ब्रेन वॉश कर दिया है और उसका मिशन उन्हें हराना है। वो रिक्वायर्ड डेटा लोड करता है और इंप्लीमेंटेशन के लिए रेडी हो जाता है। उसे बालक्स के आयरन कासल में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहां वो देखकर इरिटेट हो जाता है कि उसे सस्ती सी आर्मर सेट मिली है जिसमें शील्ड और सोर्ड भी शामिल है। वो इन आइटम्स का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि ऐसे गियर देकर उसे नर्फ कर दिया गया है। सीन कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में शिफ्ट होता है। ब्रांच मैनेजर ऑर्डर्स दे रहा होता है तभी बिना वार्निंग एक प्लग अर्जेंट न्यूज़ के साथ अंदर दौड़ आता है। ओशन प्लान एक बी रैंक गेट क्लियर करने में फेल हो गया है। मैनेजर का असिस्टेंट शॉक में पड़ जाता है क्योंकि ओशन प्लान जिसे बैक हैवन लीड करती है कोरिया के टॉप 4 प्लान में से एक है लेकिन क्लर्क बताती है गेट के मॉन्स्टर्स कैप्टन की ऑरा स्किल के कंपैटिबल नहीं थे इसलिए उसने एस रैंकर की हेल्प मांगी है। ऐसे रिक्वेस्ट से नॉर्मली टेंशन होती है लेकिन ब्रांच मैनेजर कॉन्फिडेंट फील करता है। आखिर बैक हैवन एक एलिगेंट और पावरफुल फिगर है जिसे हेल्प करने के लिए कोई भी रेडी होगा। मैनेजर तुरंत ऑर्डर्स देता है एस रैंकर्स ली चंगशिक और सेओ डोंगचुन को लोकेट करने के लिए और उन्हें सिचुएशन बताने के लिए। असिस्टेंट कहता है ये इजी टास्क होगा क्योंकि कोरिया में कोई भी बैक हैवन जैसे टॉप हीलर हंटर की रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं करेगा लेकिन क्लर्क एक एक्सेप्शन बताती है रियूसन यांग फ्रॉम द फोर्ट्रेस जो बैक हैवन से पुरानी दुश्मनी रखता है। फाइनल ऑर्डर्स देकर और हेलीकॉप्टर यूज करने की परमिशन देकर ब्रांच मैनेजर स्टाफ को डिसमिस कर देता है। सीन होप नर्सरी स्कूल पर शिफ्ट होता है जहां बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं हंटर्स और मॉन्स्टर्स बनकर। उनके बीच क्रो क्लैन का एस रैंक हंटर सेओ डोंगचुन बच्चों के साथ खुशी से खेल रहा होता है। एक सिस्टर उसके पास आकर उसे डायरेक्टर कहकर एड्रेस करती है और बताती है हंटर्स एसोसिएशन से अर्जेंट नोटिस आया है। एस रैंकर बिना टाइम वेस्ट किए उसे बच्चों का ख्याल रखने को कहता है। उसे तुरंत गेट अटेंड करना है। सिस्टर टेंशन में उसे केयरफुल रहने को कहती है लेकिन वो स्माइल के साथ कहता है जब वो साउथ कोरिया का नंबर 1 हंटर है तो टेंशन की जरूरत नहीं। मीनवाइल दूसरा एस रैंकर ली चांगशिक अभी जेजू आइलैंड पर एक सी रैंक गेट क्लियर करके वापस आया है। उसे ये लो रैंक डंजन्स बोरिंग लगते हैं और वो किसी टफ चैलेंज की तलाश में है। उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है ओशन प्लान की बैक हैवन ने हेल्प मांगी है। ली चांगशिक तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाता है और निकलने की तैयारी करता है। ये क्लियर होता है कि वो लेडी हैवन को स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है। उसका नाम ही उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। मीनवाइल पैंथियन में हमारा हीरो आयरन कासल के गेटकीपर के सामने खड़ा होता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उसकी असली पावर से गेटकीपर कोई थ्रेट नहीं होता लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक करप्ट सोर्ड और एक बेकार सा आइस शील्ड है। वो बैठकर सोचता है पिछली बार उसने इस एनिमी को कैसे हराया था। वो अपने पास के आइटम्स को ध्यान से देखता है और सोचता है कि आइस शील्ड ही इस पजल की है। कुछ रियलाइज करके वो खड़ा होता है और गेटकीपर से दोबारा लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। सीन बी रैंक गेट पर शिफ्ट होता है जिसे ओशन प्लान क्लियर नहीं कर पाया। रिपोर्टर्स वहां जमा होकर बड़े मोमेंट्स कैप्चर करने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो पब्लिक को बताते हैं ओशन प्लान सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तभी लेडी हरन वहां पहुंचती है और रिपोर्टर्स तुरंत उसके पास जाकर सवाल पूछने लगते हैं। उसे देखते ही सब जैसे उसके चाम में आ जाते हैं। वो एक रिपोर्टर से माइक लेकर पब्लिक से इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करना चाहती है। मीनवाइल दोनों एस रैंकर्स ली चांगशिक और डोंगचुन भी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाते हैं। चांगशिक के बिहेवियर से क्लियर होता है कि वो उस पर क्रश रखता है। रिपोर्टर्स अपनी कवरेज के टाइटल को लेकर आर्ग्यू करने लगते हैं। जैसे ही हंटर्स गेट के अंदर जाते हैं एक आवाज आती है जो कहती है टाइटल में लियो बेग जैसा कॉम्बो यूज करो ताकि पब्लिक का टेंशन ज्यादा मिले। सीन वापस पैंथियन पर शिफ्ट होता है जहां डाइसन डिटर्मिनेशन में गेटकीपर को आग लगाकर जगाने की कोशिश करता है। गेटकीपर चीख कर उठता है और उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। हमारे हीरो को पता है ये गलती उसकी मौत का सबब बन सकती है। वो स्मार्टली लूरेंट यूज करता है जिससे मॉन्स्टर फिसलकर गिर जाता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है वो आगे बढ़कर सोर्ड उसके सील में घुसा देता है और उसे आसानी से हरा देता है जैसे बच्चों का खेल हो। हमारे हीरो को गर्व होता है कि उसने टाइम पर उस स्लीपिंग जायंट की वीकनेस याद कर ली। वो आइटम्स गिरा देता है। उसे पता है आयरन कासल के अंदर उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर एंटर करते ही उसका पहला गोल एक वेपन ढूंढना होता है लेकिन जल्दी वो एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। हेल के अपने पुराने एक्सपीरियंसेस याद करते हुए उसे वॉल में छिपा सीक्रेट बटन याद आता है और वो तुरंत उसे ढूंढ लेता है। बटन दबाते ही बालक ट्रेजर चेस्ट रूम का एंट्रेंस एक्टिवेट हो जाता है जो सिर्फ 5 मिनट के लिए अवेलेबल है। सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड्स में वो अपनी ढूंढी हुई वेपन पा लेता है। ड्रैगन स्लेयर ब्लैक सोर्ड जो ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ मशहूर है। भले ही हेलफायर सोर्ड जितनी पावरफुल ना हो लेकिन वो जानता है वेपन की असली कीमत उसके विल्डर पर डिपेंड करती है। जैसे एक पेन एक स्कॉलर के हाथ में वैल्यू रखता है लेकिन किसी अनपढ़ के लिए बस बेकार कचरा होता है वैसे ही उसकी नई वेपन की असली कीमत भी उसके यूज पर डिपेंड करती है। थोड़ा टाइम अभी भी बचा होता है तो वो ट्रेजर रूम को और एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। चमकदार खजाने उसका ध्यान खींच लेते हैं और वो सोचता है क्या इन्हें रियल वर्ल्ड में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। ब्लैक सोर्ड को मजबूती से पकड़कर वो बलार्ड के चेंबर में एंटर करने की तैयारी करता है अपने आप को काम रखते हुए और खुद को याद दिलाता है कि फॉर्मर रूलर को बस एक पैथेटिक लोनर बॉस की तरह देखना है। मीनवाइल बी रैंक डंजन में ओशन क्लैन लगातार मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। डोंगचो एक नास्टी क्रीचर की तेज चीखों से इरिटेट हो जाता है और गुस्से में उसका मुंह ही क्रश कर देता है ताकि आवाज बंद हो जाए। मॉन्स्टर के सर पर वेपन मारकर वो ओशन क्लैन को रैली करता है और कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करने को बोलता है। केओस के बीच हरन डोंगचो को चीयर करती है उसे एनकरेज करते हुए। तभी चांगशिक सीन पर आता है खून में लथपथ और थका हुआ। वो हरन से पूछता है अगर वो डंजन क्लियर कर दे तो क्या वो सच में उसके साथ डिनर पर जाएगी। उसकी हालत देखकर हरन तुरंत उसे हील करती है और उसकी स्ट्रेंथ वापस ले आती है। चांगशिक फिर उसके सामने ओगर किंग का सर ट्रॉफी की तरह पेश करता है। हरन हैरान होकर पूछती है क्या उसने इतना बड़ा कैलामिटी क्लास थ्रेट सोलो पड़ा। ओशन क्लैन अभी तक बदबूदार मॉन्स्टर को नहीं गिरा पा रहा। देखकर डोंगचो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगता है सबका बोझ वो अकेला ही उठा रहा है। चांगशिक फिर हरन को उसका डिनर वाला प्रॉमिस याद दिलाता है और फाइट में शामिल हो जाता है। कंफ्यूज हरन सोचती है उसने ऐसा प्रॉमिस कब किया था। सीन वापस पैंथियन में शिफ्ट होता है जहां हमारा हीरो काफी पॉइंट्स खर्च करके हर अवेलेबल बफ पोशन अप्लाई करता है। जैसे ही उसके स्टैट्स बूस्ट होते हैं उसका मोरल भी बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंटली फाइनल रूम में एंटर करता है। अंदर जाकर वो अपने पुराने दुश्मन बलार को ग्रीट करता है लेकिन सामने से कोई वार्म रिस्पांस नहीं मिलता। बलार गुस्से में एक लिजर्ड ड्रैगन समन कर देता है जो हीरो पर अटैक करता है। मीनवाइल देसू साइड में खड़ा स्मग करता है और ब्लड न्यूट्रलाइजेशन एक्टिवेट करके डेमी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक लाइव स्ट्रीमर योंग चिल्बर जो अपने लेटेस्ट वीडियो में साउथ कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर ऑफ द वीक का एनालिसिस कर रहा होता है। उसके हिसाब से टॉप रैंकर चांगशिक है एक पावरफुल चेबाल फैमिली का सबसे छोटा बेटा। वो बताता है चांगशिक का हंटिंग के लिए डीप पैशन ही उसकी रैंकिंग को इतना हाई बनाता है। सेकंड प्लेस पर डोंगचिल है। अगर उसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो डैडी होगा। होप ऑर्फनिक डायरेक्टर होने के नाते उसने गेट फ्रैक्चर्स में फैमिली खो चुके सब लोगों को अपना बच्चा माना है और उन्हें सपोर्ट दिया है। थर्ड प्लेस पर ओशन क्लैन की लेडी है। योंगचिल रीसेंट क्राइसिस का जिक्र करता है जहां
जहां बी रैंक डंजन में ये 3 हंटर्स एक साथ आए और सिर्फ 6 घंटे में डंजन क्लियर कर दिया। लाइव स्ट्रीम एंड करते हुए योंगचिल देसु को वेब पर नोटिस करता है और उसे एक अजीब सी फेमिलियरिटी फील होती है। जल्द ही उसे पता चलता है डीमन लॉर्ड ने एक टीम डंजन सोलो क्लियर कर दिया। ये बात उसके लिए हजम करना मुश्किल हो जाता है। सीन हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहां जेक नाम का आदमी डेली न्यूज स्क्रॉल कर रहा होता है और गेट क्लियर्स की बढ़ती स्पीड से नाराज लगता है। काम खत्म होने पर उसका एक दोस्त उसे ड्रिंक के लिए बुलाता है। जेक मना कर देता है, कहता है घर पर कुछ काम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करने का प्रॉमिस करता है। मीनवाइल पैंथियन में हमारा हीरो एक पावरफुल स्ट्राइक में लिजर्ड ड्रैगन को काट देता है और खून उस पर छिड़क जाता है। क्रिम्सन स्टेन्स उसे अपना पास्ट याद दिला देते हैं जब वो अक्सर बैटल्स में खून में नहा जाता था। फिर वो फाइनल बॉस की तरफ मुड़ता है, कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी। जैसे ही बॉस पहला अटैक करता है, हीरो एक्सपर्टली डॉज करता है और फाइट के लिए खुद को रेडी करता है। बलाड लगातार अटैक्स करता रहता है, लेकिन हीरो आसानी से सब ब्लॉक कर देता है जैसे ये कोई आम सी बात हो। फिर देसु कहता है अब उसकी बारी है और अपनी सोर्ड को ब्राइट पर्पल ऑरा से चार्ज करता है, लेकिन अटैक लॉन्च करने से पहले ही बॉस एक नई स्किल यूज करता है और उसे सरप्राइज कर देता है। इरिटेटेड देसु देखता है बलाड थंडर ड्रैगन स्किल एक्टिवेट करके विंड मोनार्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मॉकिंग ग्रिम के साथ डीमन लॉर्ड उसे लिजर्ड बोलकर मजाक उड़ाता है जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। एक ही पल में वो काउंटर अटैक करता है और एक पावरफुल हिट में बलाड को उड़ा देता है। जैसे ही बलाड गिरता है, एक मिस्टीरियस क्रीचर देसु के सामने अपीयर होता है जो खुद को कोई डिवाइन हेवनली बीइंग बताता है। सीन अर्थ पर शिफ्ट होता है जहां एक सीरियल किलर एक और दिल के ऊपर खड़ा है जो उसने कलेक्ट किया है। वो गेट सीकर टीम के मैनेजर जेक को कॉल करता है, उसे अपना प्रीस्ट कहता है। किलर बताता है उसने जितने हार्ट्स कलेक्ट किए उनसे एक ऑर्डर बना लिया है। जेक उसे प्रेज करता है और कहता है वो तुरंत हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करके सैक्रिफाइस अरेंज करेगा। सीरियल किलर क्यूरियस होकर पूछता है ऑर्डर कब तोड़ना है। जेक कहता है जब तक काफी वैल्यूएबल सैक्रिफाइसेस कलेक्ट ना हो जाए तब तक वेट करे। सीन वापस देसु पर आता है जहां उसका सिस्टम हाई वायर होने लगता है और अलर्ट देता है कि अननोन बीइंग्स ने इन्फिल्ट्रेशन कर लिया है। स्टेटस बोर्ड बताता है ये एंटिटी हेवनली ट्रांसेंडेंस में से एक है, लेकिन बाकी इंफो हिडन है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है फील्ड इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है। ये परफेक्ट मोमेंट समझकर हीरो एब्सोल्यूट बॉडी रीइंफोर्समेंट एक्टिवेट करता है। हेवनली क्रीचर पूछता है क्या देसु उनके प्लान्स में इंटरफेयर करेगा और तुरंत एक आउरा बॉल अटैक करता है। उसे लगता है वो खत्म हो गया है, लेकिन क्रीचर शॉक में पड़ जाता है जब हीरो बिल्कुल सेफ बाहर निकलता है। एक पल में वो पावरफुल पंच से काउंटर अटैक करता है। क्रीचर बोस करता है उसे कोई हार्म नहीं कर सकता, लेकिन देसु का हाथ उसके आर-पार निकल जाता है और क्रीचर स्टन रह जाता है। स्मर्क के साथ देसु हेवनली क्रीचर को टॉन्ट करता है और पूछता है अब भी इतना कॉन्फिडेंट है। फिर वो हेल का अल्टीमेट स्किल हेल फायर एटर्नल पेन अनलीश करता है, एक ऐसा डेवास्टेटिंग अटैक जो सिर्फ इसी डोमेन में यूज हो सकता है। क्रीचर इस अटैक की पावर से ओवरवेल्म हो जाता है। आग में जलते हुए वो ब्लैक होल में वैनिश होने लगता है। आखिरी कोशिश में वो रोकर कहता है वो अपनी मम्मी को बता देगा। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है हेवनली क्रीचर अचानक गायब हो गया है और समहाउ डिफीट हो चुका है। देसु को फिर थ्रोन पर बैठने के लिए डायरेक्ट किया जाता है ताकि क्वेस्ट कंप्लीट हो सके। वो वॉल को टच करता है जो शेप बदलकर स्टेज बन जाती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, हेल के मॉन्स्टर्स उसकी तारीफ करते हैं और उसे बॉटमलेस पिट से फ्री करने को कहते हैं ताकि वो बदला ले सके। थ्रोन पर बैठते ही देसु क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता है। चैलेंज में जो मॉन्स्टर्स उसने हराए थे वो उसके मिनियंस बनकर समन हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज उसे इरिटेट करती है। हाथ हिलाकर वो उन्हें ऑर्डर देता है जब तक ना बुलाएं चले जाएं। मीनवाइल अर्थ पर अचानक एक ए रैंक गेट अपीयर हो जाता है और बड़ा हंगामा मच जाता है। एसोसिएशन प्रेसिडेंट बिल्डिंग में एंटर करता है और हर तरफ से सवाल आने लगते हैं। वो ब्रांच मैनेजर से पूछता है क्या ये गेट वही जैसा लगता है जिसने 5 साल पहले एक शहर को जलाकर राख कर दिया था। ब्रांच मैनेजर अब तक गैदर की हुई सारी डिटेल्स बताता है और सिचुएशन की अर्जेंसी समझाता है। जवाब में प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है सारे अवेलेबल हंटर्स को मोबिलाइज किया जाए और वर्ल्ड एसोसिएशन से भी हेल्प मांगी जाए। सीन वापस देसु पर शिफ्ट होता है जो अपनी सारी स्किल्स और इंप्लीमेंटेशन को ध्यान से चेक करता है। उसे लगता है ये अभी भी काफी नहीं है, तो वो कुछ और स्किल्स लेकर डिसाइड करता है। इस गोल के साथ वो डेंजरस स्पाइडर वैली में एंटर करता है। मीनवाइल एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने अपने सारे हायर अप्स के साथ कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। जो लोग पर्सनली नहीं आ सकते वो वीडियो कॉल से ज्वाइन करते हैं। ब्रांच मैनेजर बताता है सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं और मीटिंग का पर्पस डोंगकोक डोंग में आए नए एक लास्ट गेट का सॉल्यूशन ढूंढना है। अगले सीन में प्रिजन वैन दिखाई जाती है जिसमें जुनियॉन्ग हैंडकफ्स में बैठा होता है। वो सोचता है सियोको को किसने मारा, क्योंकि हाईएस्ट रैंक असैसिन भी ऐसा नहीं कर सकता। ये रियलाइजेशन उसे बेचैन कर देता है और उसे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त उसके दिमाग में बस चोयोंग की फिक्र चल रही होती है। मीनवाइल चोयोंग खाना खाने में स्ट्रगल कर रही होती है और हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करती है। नर्स प्यार से उसे कहती है अगर जिंदा रहना है तो कम से कम दिन में एक मील खा ले, वरना आईवी फ्लूइड्स पर शिफ्ट करना पड़ेगा। चोयोंग के चेहरे पर आंसू बहते रहते हैं। उसे अपनी बेबसी और बेकार होने का एहसास हो रहा होता है। बैक इन कॉन्फ्रेंस रूम हंटर्स की अवेलेबिलिटी डिस्कस हो रही होती है। फोर्ट्रेस क्लास के लीडर जोंगसू बताते हैं उनकी एस रियो सियायोन अभी ट्रेनिंग से वापस नहीं आई। मार्वल क्लैन के वाइस कैप्टन चो हानुक बताते हैं उनके कैप्टन हानुल सिलिकॉन वैली में आउरा वेपन डेवलपमेंट में बिजी हैं। ब्रांच मैनेजर फिर उन 3 एस रैंकर्स की तरफ मुड़ता है जिन्होंने रिसेंटली बी रैंक डंजन क्लियर किया था और पूछता है क्या वो अपकमिंग मिशन के लिए अवेलेबल हैं। डोंगचू लेजी डोन में कहता है उसे कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा। चुंग भी एग्री करता है, कहता है उसे हरिन से किया प्रॉमिस निभाना है। हरिन प्लेफुल प्रोटेस्ट करती है, कहती है वो ऑलरेडी उसके साथ डेट पर जा चुकी है। चुंग आर्ग्यू करता है डोंगचू भी साथ था तो उसे प्रॉपर डेट नहीं माना जा सकता और तीनों में हल्का सा फन एक्सचेंज होता है। डोंगचू बीच में बोलकर मैनेजर को अश्योर करता है कि वो सिचुएशन हैंडल करेगा और कहता है सब अवेलेबल ए रैंक हंटर्स का सपोर्ट जरूरी होगा। इस बात पर प्रेसिडेंट ब्रांच मैनेजर को ऑर्डर देता है कि 100 रैंक हंटर्स अरेंज किए जाएं, साथ ही 1 लाख ईथर कोर्स भी। वहां बैठे लोगों में से कुछ लोग तुरंत अपनी कंसर्न जताते हैं, कहते हैं ये अमाउंट बहुत ज्यादा है और हंटर एसोसिएशन के पूरे 1 साल के बजट के बराबर है। लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें चुप करा देता है और कहता है सब पार्टिसिपेंट्स को उनकी मेहनत का पूरा रिवॉर्ड मिलेगा और मिशन की इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर है। जेक जो ऑफिसर्स के बीच बैठा होता है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक खतरनाक इविल प्लान सोच रहा होता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पब्लिक अनाउंसमेंट होने लगती है जिसमें पास के रेजिडेंट्स को हंटर एसोसिएशन के एयर डिफेंस शेल्टर में इवैक्यूएट होने को कहा जाता है। आसमान में काले बादल जमा होने लगते हैं और तेज बारिश के साथ हंटर्स खुद को आने वाले चैलेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं। सारी अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद सब गेट के पास जमा हो जाते हैं और इस अचानक आई गेट को लेकर धीमी आवाजों में बात करते हैं जिससे एक अजीब सी बेचैनी और टेंशन का माहौल बन जाता है। काफी ए रैंकर्स कहते हैं कि वो सिर्फ इसलिए मिशन में आए हैं क्योंकि एस रैंक फ्री वहां मौजूद है, वरना वो कभी इतनी हिम्मत नहीं करते डंजन में एंटर करने की। आगे के खतरे को महसूस करते हुए डोंगचोल मजाक में चोंगचे को छेड़ता है कि क्या अभी वो हेरन के साथ डिनर पर जाना चाहता है। फिर वो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के साथ सब हंटर्स को मोटिवेट करता है और टीम बन के लड़ने के लिए एनकरेज करता है। अंदर जाने से पहले वो कुछ एडवाइस भी देता है और सबको लीड करते हुए डंजन में एंटर करता है। अंदर जाते ही वो एक सरप्राइजिंगली पीसफुल जगह पर पहुंचते हैं। डोंगचोल सब हंटर्स को बोलता है अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट चेक करें और ज्यादा एरिया कवर करने के लिए स्प्रेड आउट हो जाएं। ग्रुप अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाता है जिसमें हाइरन और चोंगचे भी शामिल होते हैं ताकि इस अननोन जगह में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। सब हंटर्स अपनी ईयरपीसेस टेस्ट करते हैं ताकि इंश्योर कर सके सब सही काम कर रहा है। मीनवाइल चोंग बार-बार हमारे हीरो को कॉल कर रहा होता है। जैसे ही देसोंग फाइनली कॉल उठाता है, चोंग फ्रस्ट्रेशन में अपनी सिचुएशन पर कंप्लेन करने लगता है। पता चलता है चोंग नया घर शिफ्ट करने में बिजी है। जल्दी से पॉइंट पर आते हुए वो देसोंग को बताता है एक नया ए रैंक डंजन अचानक अपीयर हुआ है और सब बी रैंकर्स और उससे ऊपर वालों को बुलाया गया है। हमारा हीरो लोकेशन चेक करता है और पता चलता है ये उसके नए घर के काफी पास है। वो अपने दोस्त से पूछता है सिर्फ एक गेट के लिए इवैक्यूएशन ऑर्डर क्यों दिया गया। उसका दोस्त उसे 5 साल पहले के ए रैंक गेट फ्रैक्चर वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। जब वो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है तो वो अपने दोस्त से पूछता है अगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो क्या उसे एस रैंक में प्रमोट किया जा सकता है। चोंग को हैरानी जताता है और कहता है उसका बेस्ट फ्रेंड बस एस रैंक स्टेटस पाने का ही सपना देखता रहता है। गेट के अंदर डेंजरस ब्लड वुल्फ मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। हंटर्स जो स्काउट की तरह काम कर रहे होते हैं एक दूसरे को उनकी लोकेशंस बताते हैं। अचानक वो खुद को इन डरावनी क्रीचर से घिरा हुआ पाते हैं। कहा जाता है कि एक वक्त था जब इंसानियत तबाही की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर ईथर कोर नाम का रिसोर्स जो मॉन्स्टर्स को हराने पर मिलता है इंसानियत के लिए नया एनर्जी सोर्स बन गया। इसीलिए और इक्विपमेंट चलाने के लिए कितनी ईथर कोर्स चाहिए ये डिसाइड करता है रेड सक्सेसफुल होगी या नहीं। हर तरफ से घिरे होने पर डोंगचो सबको बोलता है अपनी ईथर कोर्स यूज करके और गियर पावर करे। मीनवाइल गुस्से से भरे वुल्फ बीस्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए चांग अपनी वाइड एरिया एग्रो स्किल यूज करता है, भले ही उसे ये बिल्कुल पसंद ना हो। वाइट हेडेड हीरो मॉन्स्टर्स को अपने पीछे खींचता है और उस वक्त डोंगचो हेरन की सपोर्ट के साथ अटैक लॉन्च करने की तैयारी करता है।
अपनी डेडली स्किल चार्ज करके वो अपने प्रे को अनाउंस करता है कि ये सिंगल यूज स्किल 1 मिलियन ईथर कोर्स से भी ज्यादा कॉस्ट करती है। लाइटनिंग फास्ट में डूबा हुआ एस रैंक हंटर अपना अल्टीमेट स्किल थंडरबोल्ट जमीन पर छोड़ देता है। बिजली तुरंत वाइड एरिया में सब बीस्ट को जलाकर राख कर देती है। फिर हेरन की स्पीड स्किल एक्टिवेट होती है जो सब हंटर्स को सुपर चार्ज कर देती है। नई ताकत और मोरल के साथ सब हंटर्स मॉन्स्टर्स को खत्म करने की तैयारी करते हैं। मीनवाइल बाहर शहर की हालत बिगड़ चुकी होती है। हुंबा क्लैन के कुछ बचे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनमें से एक स्काउट वार्न करता है कि पुलिस आ रही है और सब पैनिक में भागने लगते हैं। भागते हुए करली हेड आदमी को पुलिस कार रोक लेती है। हेडलाइट की रोशनी में एक अजीब सी आवाज आती है जो कहती है सरेंडर करो वरना फेक ड्रग चार्जेस लग जाएंगे। वो आदमी अपना डैगर निकालता है, लड़ने या मरने के लिए रेडी, लेकिन उसकी हैरानी के लिए एक मशहूर हंटर कार से बाहर निकलता है। वो हंसकर कहता है कि हुंबा क्लैन के लीडर्स कितने बेकार लग रहे हैं। ये बात उन्हें इरिटेट कर देती है और ज्यादा स्ट्रांग लगता हुआ जिंगचुल उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। एक मरे हुए आदमी को जिंदा देखकर सबके मुंह खुले रह जाते हैं। अपने सिले हुए चेहरे पर स्माइल के साथ जिंगचुल सर्वाइवर्स को एक नया पर्पस ऑफर करता है। मीनवाइल गेट पर रेड ऑलमोस्ट खत्म लग रहा होता है। हंटर्स सोचने लगते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार ए रैंक गेट बिना किसी कैजुअलिटी के क्लियर हो गया। हेरन उसकी वुंड्स हील कर रही होती है और डोंगचुल हंसता है, कहता है अगर उसके पास उसकी हीलिंग स्किल होती तो वो कितने गेट्स क्लियर कर लेता। लेकिन हेरन एक लंबी रन शुरू कर देती है कि उसकी स्किल्स कितने महंगे ईथर कोर्स कंज्यूम करती हैं। उसे लॉजिस्टिक्स के बारे में बोलते सुनकर डोंगचुल के कान दर्द करने लगते हैं उसकी एस रैंक 9 स्किल से। और ऑफ कोर्स जोंगशिक अपनी हर घंटे वाली फ्लोटिंग का कोटा मिस नहीं करता, जिससे सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। पास ही एक हंटर एक कॉर्प्स से रेयर बी रैंक ईथर को निकाल रहा होता है, तभी उसके बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा अचानक टुकड़ों में कट जाता है। उसके दोस्त शॉक में देखते रह जाते हैं जब एक शानदार व्हाइट वुल्फ जिसके चार चमकती हुई आंखें होती हैं सामने खड़ा होता है। बाहर का माहौल टेंशन से भरा होता है। न्यूज़ एक्सपर्ट्स अपनी चिंता जताते हैं क्योंकि ट्रिपल एस रैंक टीम गेट क्लियर करने में बहुत टाइम ले रही है। एक रिपोर्टर अनाउंस करता है कि 10 घंटे बीत चुके हैं और एसोसिएशन जितने ए रैंकर्स हो सके उन्हें भेजा है। ब्रांच मैनेजर न्यूज़ देखकर इरिटेट होता है कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की बैकअप अब तक नहीं पहुंची। कोई गेट में एंटर नहीं कर सकता तो सब बाहर रिजर्व जमा करते हैं और ड्रीम टीम की सक्सेस के लिए दुआ करते हैं। मीनवाइल गेट के अंदर हंटर्स एरोस की बारिश से फाइट स्टार्ट करते हैं जायंट बीस्ट पर। बीस्ट बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है और आगे बढ़कर अपना पंजा उठाता है पूरी प्लेटून को मिटाने के लिए। व्हाइट हेडेड सोर्समैन टाइम पर अटैक इंटरसेप्ट कर लेता है। वो स्किल यूज करता है लेकिन व्हाइट बीस्ट के टफ क्लॉज उस इंपैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। बीस्ट के जोंगशिक पर अटैक करता है और उसके रॉ फोर्स से एस रैंकर खून देता है। जैसे ही वो उसे फिनिश करने वाला होता है डोंगचुल टाइम पर उसे बचा लेता है। हेरन जोंग की कहीं कसी करती है और वो फिर से उसे फ्लर्ट करने लगता है। ओशन क्लैन की क्यूट लड़की उसे डांटती है, कहती है बकवास बंद करो और फोकस करो क्योंकि उसकी लास्ट स्किल भी वेस्ट नहीं करनी क्योंकि उसके पास ईथर कोर्स खत्म हो चुके हैं। पूरी तरह कवर होते ही व्हाइट नाइट वापस फाइट में घुसता है और डोंगचुल को कवर करता है। तभी फुल पावर स्ट्राइक के साथ कोरिया का टॉप हंटर व्हाइट बहमत को एक ही शॉट में गिरा देता है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं जिससे डोंगचुल इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है कि लड़का हमेशा उसकी गोली चला लेता है। तभी एक डेफिंग आवाज सबके कानों को चीर देती है। सबके सामने एक ह्यूमनॉइड वुल्फ अपीयर होता है और हंटर्स को उनकी दुनिया में घुसने के लिए कस करता है। उसके पीछे काउंटलेस व्हाइट वुल्फ्स खड़े होते हैं और हंटर्स का मोरल टूट जाता है। जोंग शॉक में चुप हो जाता है लेकिन डोंगचुल सब कुछ जल्दी से इकट्ठे होने को बोलता है। गेट फ्रैक्चर हो जाता है और एसोसिएशन में पैनिक फैल जाता है। क्लब लेडी और ब्रांच मैनेजर शॉक में रह जाते हैं। उन्हें लगता है अंदर की रेडिंग टीम सब मर गई होगी। होप खत्म होने के बावजूद मैनेजर तुरंत रिजर्व यूनिट्स डिप्लॉय करने और सब फॉरेन हंटर्स को कॉल करने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल वुल्फ बॉस अपनी जायंट वुल्फ आर्मी के साथ मैसेज स्टार्ट करने का ऐलान करता है। गेट के पास कैप्टन की होंग रिजर्व यूनिट्स इकट्ठे करता है। वो जी प्लान नेम्स पढ़ते हुए डिसअपॉइंट होता है जब बी रैंक वियर्डोस को देखता है। आखिर में वो डोंग क्लैन का नाम लेता है। हमारे हीरो को देखते ही कैप्टन तुरंत पहचान लेता है कि ये वही ए रैंकर है जिसे प्रेसिडेंट ढूंढ रहा था। जब कैप्टन इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगता है डेसन थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसका दोस्त नहीं आया या कॉल नहीं किया। फिर याद आता है कॉल तो उसने खुद नहीं उठाया था। अचानक गेट फ्रैक्चर की लाउड आवाज पूरे शहर में गूंज उठती है। सब टेंशन में आ जाते हैं लेकिन डायमंड किंग एक्साइटमेंट से ग्रीट करता है। गेट के अंदर रेडिंग टीम के मेंबर्स की लाशें वुल्फ बीस्ट के बीच पड़ी होती हैं। टॉप टियर हंटर्स की पूरी रेजिस्टेंस के बावजूद बेहेमत की ताकत उन पर भारी पड़ती है। डोंगचुल एक हंटर को बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसे चिल्लाता है सीरियस हो जा वरना डॉग फूड बन जाएगा। मीनवाइल कोरिया का नंबर 1 हंटर बीस्ट को एक एक करके गिराता रहता है। थककर वो सोचता है डोंगचुल और बाकी कितनी देर तक टिक पाएंगे। सीन फ्लैशबैक में जाता है जब डोंगचुल को एक एस रैंक प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट मिला था। ब्रांच मैनेजर बताता है ये प्रेसिडेंट का प्राइसलेस गिफ्ट है जो एस रैंक ईथर कोर्स से बनाया गया है। डोंगचुल उसकी कॉज को लेकर परेशान होता है लेकिन उसे एश्योर किया जाता है प्रेसिडेंट अपने हंटर्स को अपने बच्चे मानता है और उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। मैनेजर उसे प्रॉमिस करवाता है कि सबको जिंदा वापस लाने का। थोड़ी देर रुककर वो मजाक में कहता है प्रेसिडेंट को और बच्चे पैदा करना बंद करना चाहिए और पूरी टीम को प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। वापस गेट के अंदर आकर वो कंफर्म करता है कि सब इकट्ठे हैं और आर्टिफैक्ट निकालता है। जैसे ही वो उसे जमीन पर रखता है एक जायंट बैरियर बन जाता है जो सब वुल्फ बीस्ट को टकरा कर वापस फेंक देता है। डोंगचुल जर्मन टेक्नोलॉजी का ब्लैक करता है लेकिन तभी वुल्फ बॉस आसमान में जंप करके अपनी एक्स बैरियर पर मारता है। बैरियर जली की तरह हिलते देखकर सब हंटर्स पैनिक में आ जाते हैं। हमारा बैडास एस रैंकर वुल्फ बॉस का मजाक उड़ाता है और उसे फ्यूनरल एंड बोलता है। जब एक हंटर पूछता है अब क्या करेंगे तो वो नाक में उंगली डालते हुए कहता है क्लासिक वेट एंड सी ट्राई करते हैं। स्पाइकी हेड एस रैंकर पर परसिवियरेंस का ध्यान देने लगता है और जोंगशिक और हिन बेचारे उसकी बातें सुनते रहते हैं। जब सब हंटर्स कंफ्यूज होते हैं तो हांस की एक सस्पिशियस स्टूडेंट आर्मी अपना आर्टिफैक्ट करता है। अचानक एक नया गेट फ्रैक्चर कहीं से भी अपीयर हो जाता है। ये देखकर वुल्फ बॉस का ध्यान उस तरफ चला जाता है। अजीब सी घटना देखकर सब हंटर्स शॉक में रह जाते हैं। गेट के उस पार ह्यूमन वर्ल्ड को देखते हुए व्हाइट वुल्फ का किंग डरावनी मुस्कान के साथ कहता है इस बार मॉन्स्टर रीडिंग टीम इंसानियत का शिकार करेगी।